भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 या साझेदारी अधिनियम 1932 कह सकते हो। पहले ये अलग से अधिनियम नहीं था। इसके प्रावधान भारतीय संविधान अधिनियम में ही धारा 239 से 266 तक थे। 1932 में इसको अलग करके एक नया अधिनियम बना दिया गया। ये 8 अप्रैल 1932 को तो बनकर तैयार हुआ और 1 अक्टूबर 1932 से लागू हो गया। इसमें 74 धाराएं, 8 अध्याय और 1 अनुसूची है। इसका उद्देश्य क्या है? भागीदारी से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना। 1932 का अधिनियम संख्या 9 है ये। अध्याय 1 प्रारंभिक है, धारा 1 में बताया हुआ है। इसका संक्षिप्त नाम होगा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और ये 1932 के अक्टूबर के प्रथम दिन से प्रवर्तन में आया है। लेकिन सिवाय धारा 69 के, ये जो है 1933 की अक्टूबर के प्रथम दिन आई, तो ये ध्यान रखना है। बाकी तो सब 1932 में ही प्रवर्तन में आ गए थे। ये सेक्शन 69 है, ये 1933 के अक्टूबर के ही प्रथम दिन आया है। सन का डिफरेंस है। अब धारा 2 में परिभाषा दी हुई है, तो कम में बताया हुआ है फर्म का कार्य क्या होगा। तो पहले बात तो फर्म होती क्या है? तो जब सारे साझेदार को सामूहिक रूप से कहा जाता है फर्म। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, मतलब कोई साझेदार या उसका एजेंट, तो कब कहेंगे कि वो फर्म का कार्य कर रहा है? तो फर्म के सभी भागीदारों का या फिर किसी भागीदार का या फिर उनके किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोप जिससे फर्म द्वारा या फर्म के विरुद्ध उसको प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। क्योंकि कोई व्यक्ति को ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि फर्म को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, मतलब फर्म के विरुद्ध बांधा जा सकता है, फिर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि फर्म को कोई अधिकार आ रहा है किसी के विरुद्ध उसको प्रवर्तित करवाने का, तो कहेंगे कि वो फर्म का कार्य है। जैसे कि किसी साझेदार ने फर्म के लिए कोई माल खरीदा है, अब अगला व्यक्ति अगर माल ना बेचे तो फर्म को अधिकार होगा उसके विरुद्ध उसको प्रवर्तित कराने का। तो ये जो माल खरीदना है ना, ये फर्म का कार्य समझा जाएगा। यहीं अगर वो साझेदार खुद के पर्सनल काम के लिए कोई वस्तु खरीदता, खुद के घर के काम के लिए, तो उससे फर्म का कोई अधिकार होना, तो उसको अगर वो पूरा नहीं किया जाता तो प्रवर्तित कराने का। इसीलिए फर्म का कार्य के लिए जरूरी है कि फर्म को कोई अधिकार आना चाहिए या फर्म के विरुद्ध कोई बात ला सके, ऐसा कोई कार्य करना चाहिए। अब दूसरी परिभाषा है कारोबार की। तो इसमें कोई भी व्यापार, उपजीविका और वृत्ति आती है। तो ये क्या होती है? कोई भी व्यापार, उद्योग, धंधा, पेशा आ सकता है साझेदारी के कारोबार में। तो ऐसे कारोबार के लिए जरूरी क्या है? पहली बात तो ये व्यवसाय विद्यमान होना चाहिए, मतलब भविष्य में कोई व्यवसाय करने का अगर अपन कोई ठहराव करें तो वो नहीं होगा, लेकिन कोई विद्यमान व्यवसाय होना चाहिए जिसको चलाने के लिए अपन अभी साझेदारी करें। क्योंकि जो साझेदारी है वो किसी विद्यमान व्यवसाय के संचालन के लिए होती है और वो जो व्यवसाय है वो निरंतर भी होना चाहिए, मतलब सौदे की एक श्रृंखला होनी चाहिए। केवल एक बार कोई सौदा करके उसका लाभ को बांट लेना साझेदारी नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति मिलकर गेहूं खरीदते हैं और फिर उससे जो प्राप्त लाभ हो रहा है उसको बांट लेते हैं, तो ये बस एक ही बार उन्होंने किया, तो इसको साझेदारी नहीं कह सकते अपन। तीसरा है कि अगर ये भी जरूरी नहीं कि सौदों की श्रृंखला हो, तो इसका मतलब ये स्थायी उद्यम या फिर उपक्रम होना चाहिए। कोई एक उपक्रम या फिर कोई ठेका भी ले सकते हो आप निर्माण कार्य का, तो वो भी साझेदारी हो सकती है। लेकिन बस यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो व्यवसाय होता है ना वो श्रृंखला में होना चाहिए, ये नहीं कि एक ट्रांजेक्शन अपन ने कर लिया, लाभ बांट लिया, साझेदारी नहीं हुई वो। चलो तीसरी परिभाषा पे चलते हैं। विहित क्या क्या मतलब है जो नियम बनाए जाएंगे इस अधिनियम के। चौथी परिभाषा पर व्यक्ति का क्या मतलब है? तो जब किसी फर्म या फिर किसी भागीदार के संबंध में अगर इसको प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो कि फर्म का भागीदार नहीं है, कि फर्म के लिए फर्म के भागीदारों के अलावा जो भी व्यक्ति है ना वो पर व्यक्ति है। और पांचवी परिभाषा है जो भी मद यहाँ पे परिभाषित नहीं है ना, तो उसका आपको अर्थ लेना है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 से। अब धारा 3 बताती है कि जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के जो भी उपबंध है वो इस अधिनियम से अगर असंगत नहीं है ना, तो वो इस अधिनियम पर भी लागू होंगे। लेकिन जहाँ असंगति आएगी वहाँ ये अधिनियम अवधिभावी होगा, लेकिन जो भी उपबंध वहाँ किए हुए हैं और इससे इस अधिनियम से संगत है तो वो यहाँ भी लागू होंगे। जैसे साझेदारी अधिनियम में क्या वो संविधान अधिनियम में बताया हुआ है कि आपका जो भी कार्य होना चाहिए संविधान वो विधिपूर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पे कारोबार भी आपका विधिपूर्ण होना चाहिए। यहाँ अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अवैध कार्य के लिए साझेदारी कर सकते हो, संविधान अधिनियम यहाँ पे भी लागू होगा। अब आ जाते हैं अध्याय 2, ये है भागीदारी की प्रकृति क्या है। तो धारा 4 जो है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, ये याद करनी है। यहाँ पे भागीदार, भागीदारी और फर्म का नाम सबको परिभाषित किया हुआ है और सबसे पहली बात तो परिभाषा दी हुई है भागीदारी होती क्या है, साझेदारी क्या होती है। तो इसमें बताया हुआ है कि उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। तो सबसे पहला पॉइंट तो व्यक्तियों के बीच का संबंध होती है भागीदारी। और दूसरा पॉइंट है कि जिन्होंने किसी कारोबार के लाभों को में अंश पाने का करार किया है। तो व्यक्तियों के बीच पहले बात तो संबंध होना चाहिए और उनका संबंध होना चाहिए कारोबार के लाभों को अंश पाने का करार किया होना चाहिए उन्होंने। और तीसरा कंडीशन है कि वो जो कारोबार है उन सबके द्वारा या उनमें से किन्हीं के द्वारा या किसी के द्वारा जो कि उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है वो चलाया जा सकता है। तो भागीदारी क्या है? व्यक्तियों के बीच का संबंध है, संबंध को भागीदारी कहते हैं। तो वो संबंध क्यों है? कोई कारोबार के लाभ में हिस्सा पाने के लिए उन्होंने कोई करार किया इसीलिए। और वो जो कारोबार है वो चाहे तो उन सबके द्वारा चलाया जाए, उनमें से कोई चला ले या फिर उनकी ओर से कोई और चला सकता है। अब आगे बताया हुआ है कि व्यक्ति जो एक दूसरे से भागीदारी कर लेते हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को क्या कहेंगे? भागीदार। और सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? उनको फर्म। और जिस भी नाम से उनका फर्म का कारोबार चल रहा है उसको कहेंगे फर्म का नाम, जैसे कि एबीसी एंड कंपनी, ऐसा कुछ नाम रख ले वो। आ जाते हैं धारा 5 पर। तो ये बताती है कि जो भागीदारी है वो संविदा से उद्भूत होती है, ये राजनीति से उद्भूत नहीं हो सकती। कि बस कुछ लोगों के बीच में परिस्थिति दिख रही है तो वो साझेदारी नहीं कर सकती। साझेदारी के लिए जरूरी है कि वो संविदा करे, चाहे वो स्पष्ट रूप से कर ले या फिर गर्भित रूप से, लिखित मौखिक कैसा भी हो सकता है, लेकिन संविदा होनी जरूरी है। जैसे कि अब्दुल बनाम सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज का मामला था। इसमें जो दो भाई थे उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने कुछ संपत्ति उत्तराधिकार में मिली, तो उन्होंने आपस में बांटी नहीं संपत्ति, लेकिन उसमें से एक जो बाग था उसको 5,000 $5,000 में बेच दिया और जो धनराशि आई उससे लकड़ी का व्यवसाय प्रारंभ किया। यहाँ पे कोई स्पष्ट अनुबंध नहीं हुआ, लेकिन आचरण से उनके स्पष्ट हो रहा है कि ये जो लकड़ी का व्यवसाय किया है इनका जो लाभ है वो आपस में बांटने का इरादा रखते हैं वो। लेकिन जो व्यवसाय था वो असफल रह गया और लाभ नहीं हुआ, तो फिर ये दायित्व का चुकाने के लिए विवाद उत्पन्न हुआ। तो न्यायालय ने निर्णय किया कि ये साझेदारी के रूप में दायित्व वहन करेंगे, क्योंकि भले स्पष्ट रूप से अनुबंध ना हो लेकिन इनके आचरण से स्पष्ट हो रहा है कि साझेदारी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया? परिवार की संपत्ति को बेचा, धनराशि प्राप्त की, लकड़ी का व्यवसाय प्रारंभ किया, फिर उसमें तो लाभ बांटने के उद्देश्य से किया है सब काम। तो यहाँ इनका आचरण बता रहा है कि साझेदारी करना चाहते थे। लेकिन जो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य या फिर बर्मी बौद्ध पति पत्नी जो होते हैं ये मिलकर अगर व्यवसाय करते हैं तो वो साझेदारी नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में कोई संविदा नहीं होती साझेदारी के रूप में कार्य करने के लिए। अपनी जो परिस्थिति के कारण व्यवसाय करते हैं ये। जैसे कि एक व्यक्ति था, उसका एक एकाकी व्यापार था, वो सिंगल रूप से एक व्यापार करता था, फिर उसकी जैसे मृत्यु हुई तो उसके उत्तराधिकारी में व्यवसाय चला गया, तो अब वो उस व्यवसाय पर अधिकार रख रहे उत्तराधिकारी, तो वो उत्तराधिकारी साझेदार नहीं हो गए इसमें, क्योंकि ये परिस्थिति के कारण उत्तराधिकार में मिला कोई व्यवसाय। तो इसी यही डिसाइड किया गया था हबीब बख्श बनाम सैमुअल फिट्स के मामले में, सैमुअल फिट्स कंपनी। अब वैसे ही एक पति है अपनी पत्नी के जो निजी धन है उसको मांगता है, उससे व्यवसाय करता है, तो अब इस पति पत्नी के बीच में कोई साझेदारी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ कोई ठहराव नहीं किया, उन्होंने कोई संविदा नहीं की है। ये निर्धारित किया गया था प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार में। तो ये एक्सेप्शन तो धारा 5 में बताया हुआ है कि अगर कोई संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं, उस हैसियत में कार्य कर रहे हैं, कौटुंबिक कारोबार चला रहे हैं, या फिर जो बर्मी बौद्ध पति पत्नी है उस हैसियत में अगर कारोबार चला रहे हैं तो ये भागीदार नहीं होते हैं।
तो ये धारा बस ऐसे पूछी जा सकती है कि जो भागीदारी का संबंध जो है संविदा से उद्भूत होता है, किसी परिस्थिति से नहीं, ये किस धारा में बताया, तो धारा 5 याद रखनी। अब धारा 6 जो है टेस्ट बताती है कि भागीदारी है कि किसी समूह के बीच में या नहीं, तो इसको निर्धारित कैसे किया जाता है। तो ये उदाहरण करने के लिए कि व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति उसका फर्म का भागीदार है या नहीं, उन पक्षों के बीच में जो भी वास्तविक संबंध है उसको ध्यान में रखा जाएगा और सारे सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेकर ये विचार किया जाएगा कि भागीदारी है नहीं। तो ये तथ्य कौन से होते हैं, जैसे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच ठहराव होना चाहिए, उनकी संविदा होनी चाहिए, कोई कारोबार होना चाहिए पहली बात तो, और उनका उद्देश्य उस कारोबार का लाभ कमाना और उसमें को बांटना होना चाहिए। उस कारोबार का संचालन या तो सभी साझेदार द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा या उनकी ओर से किसी द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो आते ही नहीं अगर स्पष्ट रूप से साझेदारी चलाते हैं ना, जैसे कि साझेदारी विलेख बनाकर, तब तो क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर कोई नील बनाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है, विलेख बनाना भी जरूरी नहीं साझेदारी का, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कोई समूह है वो साझेदार है या नहीं। अब स्पष्टीकरण में बताया हुआ है कि जो संपत्ति से उद्भूत लाभ या फिर कुल प्रत्यागमों का उस संपत्ति में संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंश पाना स्वयं ऐसे व्यक्तियों को भागीदार नहीं बना देता। तो ये जो दोनों स्पष्टीकरण है ये इस फैक्ट पर आधारित है कि केवल मात्र लाभों का हिस्सा बांटने से साझेदारी का काट्य प्रमाण नहीं हो जाता है। अगर कोई लोग लाभों में हिस्सा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो साझेदारी हो गए। तो लाभों में हिस्सा पाना साझेदारी का काट्य प्रमाण नहीं है, ये तो केवल ऊपरी या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण है, अंतिम प्रमाण नहीं है। अंतिम प्रमाण तो ये है कि क्या उन साझेदारों के बीच में पारस्परिक एजेंसी है या फिर नहीं। तो पारस्परिक एजेंसी क्या होती है, क्योंकि जो हर साझेदार ना एक दूसरे का एजेंट होता है। जैसे वो तीसरे पक्षकार से डील कर रहा है ना फर्म की ओर से, तो वो उन सब बाकी के पक्षकारों का एजेंट है और वो जो भी कार्य कर रहा है ना उसके लिए वो प्रधान, मतलब बाकी के जो पक्षकार है वो भी उत्तरदायी है। वो जो पक्षकार कार्य कर रहा है उससे जो तीसरा पक्षकार डील कर रहा है ना उसके लिए तो वो पक्षकार भी फर्म का मालिक है, क्योंकि वो भी प्रधान ही है। जैसे कि राम, श्याम और गोपाल साझेदार है पर एक रहीम है जो कि उस फर्म से अनुबंध कर रहा है। तो रहीम के लिए तो, क्योंकि राम से रहीम कुछ डीलिंग कर रहा है, तो रहीम के लिए तो राम फर्म का स्वामी भी है, प्रधान भी है। लेकिन जो श्याम और गोपाल है उसके लिए राम एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसी चीज़ को इन दोनों स्पष्टीकरणों में बताया गया है कि अगर कोई बस लाभ में हिस्सा पा रहे हैं ना तो वो साझेदारी नहीं हो जाती। तो स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है कि जो सहस्वामी होते हैं ना वो साझेदार नहीं होते हैं। तो एक मामला था गोविंद नायर बनाम मेगा का। इसमें क्या था कि 2 व्यक्ति थे, वो संयुक्त रूप से एक चाय की दुकान खरीद रहे हैं और उसके अंदर जो भी बर्तन वगैरह थे वो बराबर रूप से धनराशि लगा के लाते हैं और उसको दुकान को ठेके पर दे देते हैं। उससे जो भी आय होती है ना, मतलब किराया मिल रहा है, ठेके पर दे दी उन्होंने तो उस दुकान का, तो उसको आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो दुकान के सहस्वामी हो गए, साझेदार नहीं हुए, क्योंकि ये व्यवसाय खुद नहीं कर रहे और ना ही जिसको इन्होंने ठेके पर दिया ना वो इनकी ओर से कार्य कर रहा है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, लाभ कमा रहा है और जो आय होगी उसको ये आपस में बांटेंगे। इनका उस व्यवसाय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ये जो है उस चाय की दुकान के सहस्वामी है। लेकिन ये मान लो कि अंता बनता मिलकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, तो वो सहस्वामी हो गए उसके। अब वो मिलकर ही उस पर खेती करते हैं, खुद मजदूर वगैरह लगवाकर धन उधार लेते हैं, खर्चा वगैरह करते हैं, फिर फसल आती है तो उसको बेचते हैं। ये खुद इन्वॉल्व होकर व्यवसाय कर रहे हैं ना, भले ही मजदूर लगवा रहे लेकिन लगवाते खुद ही रहे, फिर ये लाभ को बांटेंगे। तो ये साझेदार हैं। अब स्पष्टीकरण 2 में बताया गया कि कोई व्यक्ति कारोबार के लाभों में से कोई अंश प्राप्त कर रहा है या फिर कारोबार के जो लाभ होंगे उस पर समाश्रित या उपार्जित हुए लाभ के अनुसार घटते बढ़ते हुए किसी संदाय की प्राप्ति कर रहा है, तो इससे वो कारोबार का भागीदार नहीं बन जाएगा। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने आपको लोन दिया और आपको व्यवसाय चला रहे हो और कह रहे हो कि व्यवसाय में अगर लाभ होगा तो तुम मेरे को 5% उसमें से हिस्सा दे देना ब्याज के रूप में, तो वो आपके लाभ के अनुसार घटने बढ़ने वाला कोई उस लाभ में हिस्सा प्राप्त कर रहा है आपके कारोबार से, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपका भागीदार बन गया। जैसे कि ज़्यादा लाभ होगा, जैसे कि तो वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट मांग रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, आपके लाभ पर डिपेंड कर रहा है उसका जो भी हिस्सा है, तो ये मतलब ये नहीं कि वो भागीदार हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि वो आपके लाभों में से किसी भी तरीके से हिस्सा प्राप्त करो। इसके एग्जाम्पल आगे दिए हुए कि कौन किस किस परिस्थिति में कोई लाभ हिस्सा प्राप्त करता है। जैसे कि बताया है कि कोई व्यक्ति अगर उधार दे रहा है किसी कारोबार में लगे हुए व्यक्ति को, या फिर जो कारोबार करने वाले हो उनको उधार दे रहा है, और उधार पर जो है ब्याज के रूप में लाभ में से कोई हिस्सा प्राप्त कर रहा है ना, या फिर उसके ब्याज जो है इनके लाभ पर निर्भर कर रहा है कि अगर लाभ होगा तो ब्याज मिलेगा, तो इससे ये साझेदार नहीं बन जाएगा। इसने सिर्फ लोन दिया है, ये बाकी साझेदारों का एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो लाभ है ना ये ऊपर से देखने के लिए क्या लाभ में रिश्ता बांट रहे हैं, कोई लोग तो साझेदार हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय ये नहीं होता है। एजेंसी होती है उनके बीच का अंतिम निर्णय कि वो साझेदार या नहीं। जैसे कि बेडले बनाम कंसोलिडेटेड बैंक ने एक ठेकेदार को उसका ठेका पूरा करने के लिए कुछ ऋण दिया और जो उस ठेकेदार की जो मशीन प्लांट थी वो बैंक के नाम पर बंधक थी और जो बैंक है वो 10% ब्याज दे रहा था, 10% लाभ में से हिस्सा प्राप्त कर रहा था। तो न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि दोनों के बीच साझेदारी नहीं है। ऐसा ही फैक्ट्स मोलो मार्च एंड कंपनी बनाम कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स का था। इसमें एक राजा ने अंग्रेजी व्यवसायियों को ऋण दिया था और वो भी ऐसे हिस्सा प्राप्त कर रहा था लाभ में ब्याज के साथ। 12% ब्याज मिला था और उसको 20% कमीशन के रूप में लाभ में हिस्सा मिला था। वैसे ही हमें बताया है कि अगर कोई सेवक या अभिकर्ता है, एजेंट है, अगर वो पारिश्रमिक के रूप में लाभ में से हिस्सा प्राप्त कर रहा है तो भी वो साझेदार नहीं हो जाता। तो इसका एक मामला था अब्दुल लतीफ बनाम गोपेश्वर का। इसमें क्या था, एक ठेकेदार था जो कि रेलवे से जो माल लादने उतारने का ठेका दिया उसने, उसकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, जो कि वो व्यक्ति उस लाभ का जो भी लाभ होगा ना ठेके से उसका 75% भाग लेगा और जो भी हानि होगी वो सारी हानि भी वो कर्मचारी उठाएगा। लेकिन सिर्फ वो कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है ना, उस ठेके को संभाल रहा है, 75% अपना कमीशन के रूप में ले रहा है, तो वो ठेकेदार का एजेंट मात्र है, वो साझेदार नहीं हो गया। ये निर्धारित किया गया था न्यायालय ने। इसी प्रकार तीसरा है कि कोई अगर मृत भागीदार है, उसकी विधवा अथवा अपत्य बच्चे जो है वार्षिकी के रूप में अगर कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो भी वो साझेदार नहीं होंगे। जैसे कि 3 साझेदार थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद जो उसके पति का हिस्सा था, पूंजी वगैरह थी, वो निकलवाई नहीं। उसके बदले में उसने ये ठहराव कर लिया कि वो 10% हिस्सा मांग लेगी लाभों में से। तो अब ये पत्नी जो है ये साझेदार नहीं हो गई। ये था CIT बनाम केशरमल का मामला। अब जो होता है कि अगर कारोबार का कोई पूर्वोत्तर स्वामी है या फिर भागी स्वामी है जो अपने कारोबार की जो गुडविल है या फिर अपना अंश है वो विक्रय कर देता है, उसके प्रतिफल के रूप में अगर कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो वो साझेदार नहीं हो जाता। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसने दूसरे डॉक्टर को अपनी जो क्लिनिक है और कार्य है उसको बेच दिया, तो वो गुडविल बेच रहा है मतलब कि, और वो जो डॉक्टर है वो आता रहेगा बार बार उस दूसरे डॉक्टर की क्लिनिक पर, और जो उसके भी ग्राहक होंगे उसको उस डॉक्टर से मिलवाता रहेगा और वो क्लिनिक में उस दूसरे व्यक्ति का हित स्थापित हो जाए इसके सारे प्रयास करेगा। इसके बदले में वो क्या मांग रहा है, शुद्ध लाभों में से हिस्सा मांग रहा है। तो अब वो डॉक्टर उसका साझेदार नहीं हो गया। ये केस था रॉयल्सन बनाम क्लर्के का। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, वो अपन कुछ अंतर समझ लेते हैं। तो साझेदारी और सह स्वामित्व में अंतर होता है। तो साझेदारी तो एक अनुबंध से बनती है, लेकिन संविदा करनी होती है साझेदारी के लिए लोगों के बीच में, और जो सह स्वामित्व है वो कानूनी प्रभाव से फिर उत्तराधिकार से आ जाता है। कानूनी प्रभाव से दो लोग मिलकर अगर कोई संपत्ति खरीद ले तो वो सह स्वामी बन जाती है, फिर उत्तराधिकार में किसी 2 लोगों को संपत्ति मिल जाती है किसी व्यक्ति की। और साझेदारी में व्यवसाय होता है, लेकिन सह स्वामी जरूरी नहीं कि व्यवसाय हो भी,
जैसे किसी पिता ने व्यवसाय कर रखा है तो उसके जो बेटे हैं दो उनको हो सकता है व्यवसाय ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मान लो कि संपत्ति ट्रांसफर हो रही है तो भी वो सह स्वामी, लेकिन व्यवसाय तो नहीं है। और जो साझेदारी होते हैं ना उसके लिए अधिकतम संख्या भी निर्धारित की गई है। तो वो इस अधिनियम में तो नहीं, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में ये बताया हुआ है कि अगर साझेदार फर्म की जो अधिकतम संख्या है 50 व्यक्तियों से अधिक हो जाती है तो साझेदारी वैध नहीं रहती, मतलब इसको कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। और सरकार जो है इस नियम को संशोधित करके ये जो अधिकतम संख्या है इसको 100 तक बढ़ा भी सकती है, लेकिन अभी तो 50 ही चल रही है। तो यही ये भी जान लो कि दो हिंदू परिवार संयुक्त हिंदू परिवार मिलकर इकट्ठा मिलकर भी साझेदारी कर सकते हैं, तो उसकी सदस्य की संख्या गिनी कैसे जाएगी, जो भी उस हिंदू परिवार के वयस्क सदस्य होंगे उनको गिना जाएगा। और ऐसे वयस्क सदस्य की संख्या 50 से ज़्यादा हो जा रही है तो इस साझेदारी का को कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब साझेदारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते आप। तो क्या अपन अंतर पढ़ रहे थे, तो जो साझेदार होते हैं वो अधिकतम 50 हो सकते हैं, लेकिन सह स्वामी की कोई न्यूनतम या अधिकतम संख्या नहीं है। और साझेदार जो होते हैं एक दूसरे के एजेंट होते हैं, जबकि सह स्वामी ऐसे नहीं होते हैं, एजेंट नहीं होते एक दूसरे के। साझेदार जो होते हैं अपना हित अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अंतरित नहीं कर सकते, लेकिन सह स्वामी जो होता है अपना हिस्सा दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना भी बेच सकता है। और साझेदार जो है बंटवारे की मांग नहीं कर सकते, लेकिन सह स्वामी बंटवारा मांग सकते हैं। और साझेदारी स्थायी नहीं होती है, अगर कोई साझेदार मरता है या अलग होता है तो साझेदारी का भी अंत हो जाता है, लेकिन सह स्वामित्व में ऐसा नहीं होता है, वो स्थायी होता है। अगर कोई सह स्वामी मरता है तो उसका जो उत्तराधिकारी उसका स्थान ले लेता है। और वैसे ही साझेदारी और संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय है उसमें भी अंतर होता है। साझेदारी का तो साझेदारी देने लगता है और संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय है उनको हिंदू लगता है। साझेदारी के लिए आपको अनुबंध करना पड़ता है, लेकिन जो संयुक्त हिंदू परिवार में जो व्यवसाय होता है वो कानूनी प्रभाव से चलता है। साझेदारी में जो नया साझेदार होता है उसका प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से होना चाहिए, लेकिन हिंदू परिवार का जो व्यवसाय होता है उसमें जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है वैसे ही वो उसका समान श्री समान श्री को पार्टनर बन जाता है। और साझेदारी में तो सब साझेदार व्यवसाय चला सकते हैं, लेकिन जो संयुक्त हिंदू परिवार होता है उसमें कर्ता का सारे अधिकार होते हैं। तो एक अवयस्क साझेदार तो नहीं हो सकता, लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार का एक अवयस्क सदस्य होता है। तो वैसे ही साझेदारी और कंपनी में भी अंतर है। साझेदारी पर साझेदारी अधिनियम मिलेगा, कंपनी पर कंपनी अधिनियम मिलेगा। साझेदारी का उसके साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन कंपनी का जो उसके जो अंशधारी होते हैं उससे अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। जैसे कि जो सदस्य होते हैं कंपनी के उनकी मृत्यु होती है, दिवालिया होता है, लेकिन कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। वैसे अब साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी है 50, लेकिन जो कंपनी होती है वो अगर सार्वजनिक है तो उसकी न्यूनतम संख्या तो 7 होती है, लेकिन अधिकतम संख्या कुछ नहीं है। अगर निजी है तो उसमें न्यूनतम संख्या 2 है और अधिकतम 200 हो सकती है। जब साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है अभी तक तो, लेकिन कंपनी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। और साझेदारों का जो दायित्व होता है ना वो असीमित होता है, लेकिन जो कंपनी के अंशधारी होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। उनका जो अंश पूंजी में हिस्सा था वो अगर वो अंश पूंजी का पूरा अपना हिस्सा लगा देते हैं तो उससे ज़्यादा दायित्व उनका नहीं होता। अब साझेदार तो खुद ही प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, लेकिन जो कंपनी होती है उसका तो संचालकों के माध्यम से कार्य होता है, अंशधारी उसमें भाग में लेते हैं। अब साझेदारों में तो साझेदारी संलेख बनता है और कंपनी में उनके सीमा नियम या फिर अंतर नियम होते हैं। अब ऐसे ही साझेदारी और क्लब में भी अंतर होता है, क्लब या फिर संघ। साझेदारी को लाभ कमाने के लिए होते हैं, लेकिन जो क्लब होते हैं वो अपने सदस्यों के पारस्परिक हित के लिए फिर समाज सेवा के लिए बनाए जाते हैं। तो साझेदारी का उद्देश्य होता है कारोबार करना और क्लब वगैरह का उद्देश्य होता है मनोरंजन, खेलकूद, स्वास्थ्य या फिर कोई सामाजिक सेवा करना। अब साझेदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं, जो लेकिन क्लब के सदस्य एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। साझेदारी दिन लगेगा और क्लब या संघ पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट लगेगा। अब ये तो पढ़ लिया अपन अंतर। अब इस वापस से बैक आ जाते हैं। धारा 7 बताती है कि अगर भागीदारों के बीच संविदा द्वारा भागीदारी का जो अस्तित्व है वो कब तक रहेगा या फिर उनकी भागीदारी का पर्यवसान होगा कैसे, इसका कोई बंद नहीं किया हुआ है। तो वो भागीदारी जो होती है इच्छाधीन भागीदारी बन जाती है, मतलब कि वो भागीदारी तब तक चलेगी जब तक चल रही है। अगर कोई भागीदार चाहता है कि इसको खत्म करना है तो नोटिस वगैरह देके उसको खत्म कर सकता है, तो इच्छाधीन हो जाती है, किसी भागीदार की इच्छा पर उसको खत्म किया जा सकता है। अब धारा 8 बताती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का किसी विशिष्ट प्रोद्यमों या फिर उपक्रमों में भागीदार बन सकता है। जैसे कोई ठेकेदार है तो उससे कोई व्यक्ति मिलकर कि सिर्फ एक विशिष्ट ठेकेदारी में उसका पार्टनर बन जाए कि हाँ तेरे को सब माल वगैरह अपन पोतेंगे, अपन दोनों मिलकर ठेका ले लेते हैं और फिर इसका लाभ जो अपन बांट लेंगे। तो एक विशिष्ट ठेका भी ले सकते हो आप, कोई विशिष्ट प्रोजेक्ट भी साथ में मिलकर ले सकते हो। जरूरी नहीं कि पूरा व्यवसाय आप हमेशा चलते रहो, तो विशिष्ट कार्य के लिए भी आप भागीदारी कर सकते हो, क्योंकि जब तक वो विशिष्ट कार्य चलेगा तब तक आपकी भागीदारी चलेगी। वो कार्य खत्म होते ही आपका भागीदारी खत्म। पढ़ते हैं साझेदारों के प्रकार कैसे होते हैं। बैरक में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपन डिस्कस करते हैं 6 प्रकार के साझेदार होते हैं। पहला तो होता है वास्तविक या फिर सक्रिय साझेदार, जो कि साझेदार अनुबंध के आधार पर बनता है, स्पष्ट या फिर गठित, क्योंकि वो जो होता है ना कारोबार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वो फर्म के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और फर्म का प्रधान के रूप में बाकी लोगों के कार्य से उत्तरदायी भी होता है। मतलब ऐसे साझेदार को सब जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि हाँ ये साझेदार के रूप में कार्य कर रहा है। तो अगर ये निवृत्त होता है ना उस फर्म से तो उसको सार्वजनिक सूचना भी देनी पड़ती है, ताकि जो तृतीय पक्षकार को पता चल जाए कि निवृत्त हो गया है। यही दूसरा होता है सुषुप्त या फिर निष्क्रिय साझेदार। ये भी अनुबंध से साझेदार बनता है, तो साझेदार को तो पता है कि हाँ ये साझेदार है, लेकिन ये साझेदारी व्यवसाय में सक्रिय रूप से कार्य नहीं करता है, लेकिन ये पूंजी लगाता है, फर्म में लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है। सारे रणों के लिए अन्य साझेदारों की तरह ये भी दायी रहता है। बस जो फर्म के बाहर के लोग हैं ना उनसे गुप्त रहता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं कि साझेदार भी है। तो जो निष्क्रिय साझेदार होता है ना वो बाहरी व्यक्तियों से फर्म के लिए लेनदेन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि फर्म के लिए कर रहा है, सब ये समझेंगे कि व्यक्तिगत रूप से कुछ खरीद रहा है। इसीलिए ये ना अपने कार्य से अन्य साझेदार को बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन अन्य कार्य साझेदार अगर कोई कार्य करेंगे ना तो प्रधान के रूप में तो ये बाध्य होगा, क्योंकि साझेदार तो है। इसीलिए एक निष्क्रिय जो साझेदार होता है ना वो अगर निवृत्त होता है, मतलब रिटायर होता है उस फर्म से, तो उसको सार्वजनिक सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोग जानते नहीं उसको। लेकिन जो लोग जानते हैं ना कि साझेदार है उनको सूचना देनी होती है बस। अब तीसरा होता है एक नाम मात्र का साझेदार, क्योंकि ये साझेदार होता ही नहीं है फर्म का, लेकिन क्या होते हैं साझेदार जो होते हैं ना इस व्यक्ति का बस नाम या इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी फर्म में, क्योंकि ये व्यक्ति अच्छी ख्याति का होता है और ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इससे फर्म की जो बस प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इस व्यक्ति का फर्म में कोई भी आर्थिक हित नहीं होता, न तो ये लाभों में से हिस्सा प्राप्त करता है फर्म की, लेकिन ये तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जनता तो इसके नाम से जान रही है फर्म को, तो वो तो उत्तरदायी ठहराएगी इसको, क्योंकि इसकी गलती है कि ये अपना नाम क्यों यूज़ करने दे रहा है लोगों को, भ्रमित कर रहा है फिर जनता को। ये तो भले ही ये फर्म से लाभ वगैरह प्राप्त नहीं कर रहा है, तो भी अगर फर्म इसका नाम यूज़ करी ना तो तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो एक निष्क्रिय साझेदार और एक नाम मात्र के साझेदार में नॉमिनल पार्टनर में क्या अंतर होता है। जो निष्क्रिय साझेदार होता है ना वो तो साझेदार होता है, फर्म का लाभ वगैरह सब लेता है, पूंजी भी लगाता है, लेकिन जनता को पता नहीं रहता इस बारे में। लेकिन नाम मात्र जो साझेदार होता है उसको जनता के तो सब पता है कि हाँ ये साझेदार है बस नाम से, लेकिन वास्तव में वो साझेदार होता ही नहीं, उसने ना तो लाभ में भाग लिया ना तो पूंजी लगाई है। एक चौथा होता है केवल लाभ के लिए साझेदार, कि वो साझेदार होता है, अनुबंध करता है साझेदारों के साथ, लेकिन वो बस लाभ में हिस्सा लेता है, उसका हानि में कोई हिस्सा नहीं होता। हानि हो गई तो उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन तृतीय पक्षकारों के प्रति जो भी फर्म के कार्य है उसके लिए तो ये समान रूप से उत्तरदायी होता ही है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं ना वो इसको उत्तरदायी तो ठहरा ही सकते हैं, भले ये लाभ में हिस्सा ले रहा है हानि में हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन फर्म अगर कोई कार्य कर रही है तो तृतीय पक्षकार इसको भी उत्तरदायी ठहरा सकता है, इस पर विवाद ला सकती है। पांचवा एक होता है उप साझेदार। उप साझेदार क्या होता है ना, एक कोई साझेदार होता है वो अपना जो लाभ का हिस्सा होता है ना उसको किसी अन्य व्यक्ति से शेयर करने के लिए सहमत हो जाता है, तो ये उस साझेदार का उप साझेदार है, मतलब कि इसको फर्म की लेखा बहियों में कोई भी
भाग लेने का फर्म में अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब फर्म की समाप्ति होती है ना, तब ये लिखा भाई वगैरह जरूर देख सकते हैं। तो ये कह सकते हो कि ये साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं है, एक साझेदार का साझेदार है, जिस साझेदार के लाभ में वो हिस्सा बांट रहा है खुद। ये फर्म के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और ना ही ये फर्म के जो ऋण और दायित्व से संबंधित व्यक्ति पक्षकारों के प्रति कोई भी दायित्व है तो उसके लिए उत्तरदायी होता है। बस ये फर्म का जब समापन होगा ना, तो जिस साझेदार का ये साझेदार था उसका हिस्सा तो लेगा, तो इसलिए वो खाते वगैरह देख सकता है और प्रतिलिपि मांग सकता है। अब छठा है प्रदर्शन द्वारा साझेदार, मतलब कि पार्टनर बाय एस्टॉपल या फिर होल्डिंग आउट। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये धारा 28 में बताया हुआ भी है। तो जनरल रूल क्या है कि साझेदारी जो है ना, साझेदारों के बीच में किसी अनुबंध से या करार से निर्मित होती है, लेकिन कभी कभी कोई पक्षकार जो है ना, अपने आचरण या बोलचाल से भी साझेदारी को निर्मित कर लेता है। तो जो प्रदर्शन द्वारा साझेदारी है ना, वो उस आचरण या फिर बोलचाल का ही परिणाम है। तो जब कोई साझेदार अपने शब्दों या आचरण से तृतीय पक्षकार के मस्तिष्क में आभास प्रकट करता है कि, अथवा दूसरों को ये आभास करने देता है कि वो साझेदार है, जबकि वो साझेदार नहीं है, और अगर वो तृतीय पक्षकार इस पक्षकार पर विश्वास कर फर्म को उधार दे देता है, तो ऐसा आभास कराने वाला व्यक्ति प्रदर्शन या फिर विबंधन द्वारा साझेदार बन जाता है और उस उधार देने वाले व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी रहता है। ये धारा 28 में बताया हुआ है। जैसे कि अंता है, बंता का परिचय संता से कराते हुए कहता है कि बंता भी अंता का साझेदार है, और बंता कुछ बोल नहीं रहा उस टाइम। तो ऐसे में संता जब फर्म को ऋण दे देता है, जो कि अंता की जिसका पार्टनर बनता नहीं है, तो अब बनता भी संता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि उसने अपने आचरण से ये प्रदर्शन किया कि वो साझेदार है। नहीं था तो उसको बोल देना चाहिए था कि नहीं भाई मैं साझेदार नहीं हूँ। ऐसे ही अंता एक एकाकी व्यापार चलाता है, क्योंकि वो खुद ही व्यापार चलाता है, और उसका एक मैनेजर है बनता। उस फिर बाद में क्या करता है, वो बनता का नाम उसकी आज्ञा से अपनी फर्म के नाम में जोड़ लेता है। तो अब ऐसी दशा में प्रदर्शन द्वारा साझेदारी बन गई इन दोनों के बीच में। ऐसे ही मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि पुराना ख्याति प्राप्त व्यवसायी है, और वो कुछ व्यक्ति की फर्म में अपनी को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लेता है, जो मानद अध्यक्षता स्वीकार कर लेता है, मतलब कि इसका कंट्रोल वगैरह है फर्म में। तो कुछ लोग इस पर विश्वास करके संस्था को उन फर्मों को ऋण दे देते हैं। तो अब ये ऋण जिन व्यक्तियों ने दिया ना, तो उसके प्रति ये दायी है, क्योंकि इसने प्रदर्शन किया है। इसी को नामात्र का साझेदार भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ख्याति वाला है, तो इस फर्मों ने उसको अध्यक्षता दे दी। तो ये फैक्ट है लेख बनाम डक ऑफ आर्गिल। ऐसे अगर कोई साझेदार जो है निवृत्त होता है, लेकिन वो उसकी सूचना नहीं देता, सार्वजनिक सूचना, तो भी वो प्रदर्शन द्वारा साझेदार बन जाता है। अब वैसे जैसे वो निवृत्त भले ही हो गया, लेकिन जब तक वो सूचना नहीं देगा ना, तब तक वो तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ये जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार होता है ना, वो सिर्फ उन पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी रहता है जिसके सामने उसने प्रदर्शन किया है। और ये जो साझेदार है फर्म के लाभों में हिस्सा नहीं मांग सकते, क्योंकि वो साझेदार नहीं है। लेकिन इस प्रदर्शन द्वारा साझेदारी के दो अपवाद भी है। पहला तो 28 की धारा 2 में बताया हुआ है कि अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है, फिर भी उस फर्म जो है कारोबार पुराने नाम से ही चला रही है, तो जो साझेदार के उत्तराधिकारी है वो मृत साझेदार के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी तृतीय पक्षकार उसके उत्तराधिकारी को इसे उत्तरदायी नहीं कर सकता है कि भाई उस फर्म में तो उसका नाम लिखा हुआ है, तो उस पर भरोसा कर लिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब वो प्रदर्शन द्वारा साझेदार थोड़ा बन सकता है, वो अब उसके उत्तराधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे इसके लिए। वैसे ही दूसरा है धारा 34 की धारा 2 में बताया है कि जैसे कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया, उसके लिए दिवाला आदेश निकल जाता है ना, उस स्थिति के बाद से वो फर्म के कार्य के लिए जो दिवालिया व्यक्ति है ना, उसकी संपत्ति उत्तरदायी नहीं रहती है, भले वो जो फर्म है वो पुराने नाम से ही चला रही हो अपना फर्म को। यह है 3 भागीदारों के एक दूसरे के प्रति संबंध। धारा 9 में बताया हुआ है कि भागीदारों के साधारण कर्तव्य क्या होंगे। तो पहला तो है भागीदार को सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म का कारोबार चलाना है। मतलब कि साझेदार का कर्तव्य है कि वो फर्म के लाभ के लिए कार्य करे, किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, और जो कार्य करे फर्म के लिए वो अपने पूरे कौशल और ज्ञान का उपयोग करे, ताकि फर्म का सामान्य हित हो। जैसे कि तथा ब चीनी रिफाइनरी के साझेदार है, ब को चीनी खरीदने का अधिकार है, और वो क्या करता है की जानकारी के बिना उसके पास जो निजी स्टॉक पड़ा था ना चीनी का, उससे ही फर्म को आपूर्ति कर देता है, जो कि उसने कम भाव पर खरीदा था, लेकिन अब वो फर्म को बाजार मूल्य पर बेच रहा है और लाभ कमा रहा है। तो उसको अब फर्म को जो उसने लाभ कमाया ना, उसको उसकी समस्त राशि देनी होगी। ये मामला था बेंटले बनाम क्रेवन का। दूसरा कर्तव्य है कि वो एक दूसरे के प्रति जो साझेदार है वो विश्वास परायणता से कार्य करे और वफादार हो एक दूसरे के प्रति। और तीसरा है कि सही हिसाब किताब दे वो हर भागीदार को भी, और अगर उसके कोई विधिक प्रतिनिधि है तो उसको भी। और चौथा है कि फर्म पर प्रभाव डालने वाली सारी बातों की पूरी जानकारी दे बाकी के साझेदारों को। मतलब कि फर्म के कारोबार के संबंध में उसको कोई भी सूचना प्राप्त हुई है तो वो अन्य साझेदारों को वो बताए, छुपाए ना। अब धारा 10 में बताया हुआ है कि अगर कोई भागीदार कपट करता है और उससे फर्म को कोई हानि हो रही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी उस भागीदार को। जैसे कि एक साझेदार ने फर्म का कोई माल किसी तृतीय पक्षकार को कपट करके बेचा, तो उस तृतीय पक्षकार ने फर्म पर वाद लाया, उसने वसूली कर ली अपने को जो भी कटपट हुआ उसके लिए। तो अब जो साझेदार जिसकी गलती की वजह से फर्म को नुकसान हुआ, उसको क्षतिपूर्ति करने की फर्म को। अब धारा 11 बताती है कि जो भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य है वो भागीदार खुद संविदा करके निर्धारित कर सकते हैं, और ऐसी संविदा भी कर सकते हैं जो कि व्यापार अवरोधी हो। धारा 1 क्या बताती है कि इस अधिनियम के बंधों के अधीन रहते हुए ही फर्म के जो भागीदार है अपने पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्य का निर्धारण संविदा द्वारा कर सकेंगे, और वो जो संविदा है वो व्यक्त भी हो सकती है, या तो आप लिखित में या मौखिक में कर लो, फिर आपका जो व्यवहार चर्चा है उससे विकसित भी हो सकती है, क्योंकि आपके आचरण से वो दिख रही हो कि हाँ ये अधिकार दायित्व तो साझेदार को है। और ये बताया हुआ है कि अगर इस संविदा में जो आपके अधिकार दायित्व के लिए आपने कर रखी है उसमें अगर कोई फेरफार करना है तो वो सभी साझेदारों की सम्मति से होगा, और ये सम्मति जो है वो भी अव्यक्त या फिर व्यवहार चर्चा से विकसित भी हो सकती है। तो सम्मति जरूरी नहीं लिखित में दे, मौखिक में दे, अपन व्यवहार से भी बता सकते हैं कि हाँ कोई कार्य कर रहा है, कोई दायित्व बदल रहे हैं, और कोई साझेदार अगर मौन है कुछ नहीं कह रहा, तो मतलब कि व्यवहार से पता चल रहा है कि उसने सहमति दे दी। अब धारा 2 ये बताती है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 27 में कुछ होते हुए भी, धारा 27 क्या कहती है कि व्यापार में कोई भी अवरोध डालने वाला जो भी करार होता है वो व्यर्थ होता है, लेकिन उसमें कुछ भी होते हुए भी जो साझेदार है वो संविदा कर सकते हैं कि जो भागीदार है जब तक भागीदार रहे तब तक फर्म के कारोबार के सिवाय कोई और कारोबार वो ना करें, मतलब कि उनको फुल टाइम पार्टनर के रूप में कार्य करना है, क्योंकि जो फर्म को कुछ नुकसान होता होगा, मतलब फुल टाइम काम करने की जरूरत है अगर फर्म में, तो संविदा कर सकते हैं पार्टनर की, कोई और कार्य नहीं करना है आपको जब तक आप फर्म में भागीदार हो। 18-12 जो है कारोबार के संचालन के कुछ मामूली अधिकार बताती है भागीदारों के जो होते हैं। तो भागीदार ने अगर कोई संविदा कर रखी है तो उसके अधीन रहते हुए जनरली कोई भी कारोबार के लिए भागीदार को क्या अधिकार है। तो पहला तो है हर भागीदार को कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। तो कोई भी भागीदार ये नहीं कह सकता है दूसरे को कि क्या तेरे में क्या दिमाग में चलाता हूँ कारोबार, सबको अधिकार है बराबर का। वहीं ख में कर्तव्य डाला हुआ है कि भागीदार आबद्ध भी है कि वो कारोबार के संचालन में अपने सभी कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक पालन करे, कि कोई भागीदार ये ना करे यार तुम देख लो काम मेरे पे मत डालो। अब ग बताती है कि जो कारोबार के जो डिसीजन है वो कैसे लिए जाएंगे। तो मामूली बातों के बारे में उद्भूत होने वाले कोई भी मतभेद है तो उसका विनिश्चय भागीदार बहुमत से कर सकते हैं, मतलब कि जहाँ बहुमत हो 50% से ज़्यादा अगर साझेदार कह रहे हैं तो हाँ मान लेंगे उस काम को कर लेंगे, लेकिन हर भागीदार को अपनी राय अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा जब तक कि मामले का विनिश्चय नहीं हो जाता तब तक। तो मुझे अधिकार तो है आपको अपनी राय देने का। अब उस राय में मतलब अगर मामूली कारोबार के बारे में मतभेद है ना तो वो विनिश्चय हो जाएगा बहुमत से, लेकिन अगर कारोबार की प्रकृति का कोई तब्दीली या फिर
कि आप जो कारोबार कर रहे हो उसी की प्रकृति में आपको बदलाव करना है कोई, तो वो सारे भागीदारों की सहमति से होगा। जैसे कि आप चीनी की मिल चला रहे हो और आपको पूरा कारोबार ही बदल के स्टेशनरी पर लाना है, तो आप कारोबार की प्रकृति बदल रहे हो, तो ये जो काम होगा ना, ये सारे भागीदारों की सहमति से ही होगा। क्योंकि जो सहमत नहीं होंगे फिर वो निकलेंगे, फिर भागीदारी खत्म होगी। लेकिन सहमति करके ही आप प्रकृति को बदल सकते हो। अब चौथा अधिकार बताया है कि हर भागीदार को फर्म की जो पहिया है उनमें से उन पर पहुंच होने का और उसका निरीक्षण करने, उसकी नकल प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब धारा 13 भी कुछ पारस्परिक अधिकार बताती है, दायित्व बताती है भागीदारों की। अगर आपने संविदा कर रखी है तो वो अलग है, लेकिन अगर जनरली नहीं कर रखी है तो ये अधिकार दायित्व माने जाते हैं भागीदार के। तो पहला तो है, जो भागीदार होता है वो कारोबार के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होता है। अपनी संविदा कर रखी है कि हाँ वो जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है उसको पारिश्रमिक भी देना है तो बात अलग है, लेकिन जनरल रूल यही है कि अगर भागीदार काम कर रहा है तो उसको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, तो लाभ तो मिल रहा है आपको सबको। ख बताता है कि भागीदार को उपार्जित लाभ में से समानता अंश पाने का अधिकार है, और फर्म में अगर हानि हो रही है तो उसको भी समानता उठाने का उसका दायित्व है। लेकिन यहाँ भी अगर अपनी संविदा कर रखी है और रेशियो अलग अलग कर रखा है तो अलग हो सकता है, लेकिन अगर कुछ भी निर्धारित नहीं कर रखा है तो ये लग जाएगा कि आपको लाभ भी बराबर बांटना है और हानि भी। अब ग बताती है कि अगर भागीदार अपनी पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है तो जो ब्याज है वो लाभों में से ही दिया जाएगा। तो ये एक जनरल रूल है। तो सब भागीदार पूंजी लेके आते हैं, उस पर अगर आपने अनुबंध कर रखा है कि यहाँ ब्याज भी मिलेगा, तो ब्याज लाभों में कैसे दिया जाएगा ये आपने तय नहीं कर रखा है। तो जनरल रूल यही रहेगा कि अगर लाभ होगा ना तभी ब्याज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये पूंजी पर ब्याज है, मतलब सब लाते हैं पूंजी को। लेकिन अगर आप संविदा करते हो तो आप इसको अलग भी कर सकते हो, मतलब कि अगर ये ब्याज जो है पूंजी में से भी देने का प्रावधान है आपका तो कर सकते हो, लेकिन जनरल रूल यही कि लाभ होगा तभी ब्याज मिलेगा। और घर में बताया कि कोई भागीदार है वो पूंजी के अतिरिक्त कोई रकम ला रहा है जिसके लिए करार किया है कारोबार के प्रयोजन के लिए भागीदारों ने, और उसने कोई संदाय या विदाई किया है ऐसा पूंजी के अतिरिक्त, तो उस पर वो 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है। अगर आपने कोई संविदा नहीं कर रखी है ना, तो अगर अतिरिक्त कुछ धन लेके आ रहे हैं ना कोई साझेदार, तो उसको कहेंगे ऋण दे रहा है वो पूंजी से अतिरिक्त कुछ भी लगा रहा है, तो उस पर उसको ब्याज पाने का अधिकार है, वो भी 6% की दर से। आप इस दर को बढ़ा घटा सकते हो, खुद अगर संविदा कर लो तो, नहीं तो जनरली तो मिलेगा 6%। अब द में बताया हुआ है कि अगर कोई भागीदार इन दोनों कार्यों के लिए जो नीचे बताया हुआ है कोई संदाय कर रहा है या उसने कोई दायित्व उपगत कर लिया है तो उसके लिए फर्म क्षतिपूर्ति करेगी उसको। कि अगर कोई साझेदार है जो पहला तो कारोबार के मामूली और उचित संचालन में कोई भी संदाय कर रहा है, कोई भी खर्च उसने किया है, तो उसका क्षतिपूर्ति फर्म करेगी। जैसे कि कोई पार्टनर था वो कोई माल वगैरह खरीद के लेके आया फर्म के लिए, तो उसने जो भी खर्चा वगैरह उठाया उसका भुगतान फर्म करेगी। और मान लो कि खरीदने करने में मामूली काम में कोई भी उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग गई, उसका भुगतान उसका दायित्व का भुगतान उसने किया तो उसकी भी क्षतिपूर्ति फर्म करेगी, क्योंकि कारोबार के मामूली संचालन में उसने किया। और दूसरा है कि अगर भागीदार ने हानि से फर्म की संरक्षण के प्रयोजन के लिए आपातकाल में कोई ऐसा कार्य किया है जो कि कोई मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति भी वैसी परिस्थितियों में करता, तो उसकी भी क्षतिपूर्ति फर्म करेगी। जैसे कि मान लो एक पार्टनर था वो गाड़ी में सेब वगैरह फल वगैरह लेके जा रहा था कहीं और बेचने के लिए, और रास्ते में वो बारिश वगैरह हो रही थी तो खराब होने लगा, और फटाफट उसने मामूली जैसा प्रज्ञान व्यक्ति करता है वैसे उसको वहीं के वहीं बेच दिया, और इसमें उसको कुछ लॉस भी हुआ। मान लो धूप में सब फल वगैरह बेचा तो उसकी हेल्थ पे कोई इंपैक्ट आया, तो उसकी क्षतिपूर्ति फर्म को करनी पड़ेगी। अब चार में बताया हुआ है कि भागीदार भी उस हानि की फर्म को क्षतिपूर्ति करेगा जो कि कारोबार के संचालन में उसके द्वारा की गई जानबूझकर किसी उपेक्षा के कारण हुई है। जैसे कि 2-3 लोग फर्म चला रहे हैं आरा मशीन का, और वो जो है एक साझेदार जो है उपेक्षा करके उस सारे को चालू छोड़ के चला गया, जिससे एक मजदूर को चोट लग गई और फर्म को उसको क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। तो अब इस जो साझेदार की उपेक्षा से ये घटना घटी ना, तो साझेदार फर्म को वापस क्षतिपूर्ति करेगा। अब धारा 14 बताती है कि फर्म आप चलाओगे तो फर्म की कुछ संपत्ति भी होगी। एक तो किसी व्यक्ति की पर्सनल संपत्ति होती है और एक फर्म की संपत्ति जो भी लाई जाएगी, तो कौन सी संपत्ति को कहेंगे वो फर्म की है और कौन सी कहेंगे कि भागीदार की व्यक्तिगत है। तो धारा 14 ये बताती है कि भागीदार की भी संविदा अगर हो रखी है स्पष्ट की ये संपत्ति है तो उसके अधीन रहते हुए जनरली क्या होती है, जो तो पहले तो जो भी संपत्ति फर्म के स्टॉक में मूलतः लाई गई, जैसे ही फर्म की शुरुआत होती है तो सभी साझेदार कोई पैसा लाता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले आता है, तो जो भी चीज़ें अंशदान के रूप में लाई गई स्टॉक के रूप में रखी जा रही है मूलतः वो फर्म की संपत्ति है। फिर एक बार व्यापार शुरू हो गया, स्टॉक वगैरह लिया है अपन, संपत्तियाँ पहले शुरू हो गई, फर्म शुरू हो गई, अब वापस अगर अपन को फर्म के काम के लिए या तो फर्म के द्वारा ही या फिर फर्म के लिए कोई साझेदार खरीद रहा है या फिर फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए उसके अनुक्रम में कुछ भी क्रय किया जाता है या फिर अर्जित करी हुई सारी संपत्तियाँ अधिकार और हित वो भी फर्म की संपत्ति हो जाएगी। एक तो मूल पहले क्या हो गया, मूल था, आप जो भी लेके आए अंशदान के रूप में साझेदार लेके आए, उससे फिर कारोबार चला, कारोबार के चलते चलते फिर और संपत्तियों की या फिर स्टॉक वगैरह की जरूरत पड़ रही है, माल वगैरह की, तो वो जो भी लेके आ रहे हो आप फर्म के लिए वो भी फर्म की संपत्ति होगी, फर्म के नाम से क्रय कर रहे हो ना आप चीज़ें। और तीसरा है, जब फर्म का आप चला रहे हो तो एक गुडविल बन गई फर्म की, तो वो गुडविल भी फर्म की संपत्ति है। अब गुडविल क्या होती है कि जैसे कि फर्म का थोड़ा बहुत नाम हो गया तो फर्म के नाम से लोग जानते हैं कि आप भागीदार के नाम से नहीं कि ये भागीदार है इससे सामान लेना है, लेकिन फर्म का नाम हो गया कि आपको कोई मिठाई वगैरह लेनी है तो उस वाली फर्म से लेनी है, फिर अगर आपको लीगल एडवाइस वगैरह लेनी है तो ये वाली फर्म अच्छी है, ये जाएंगे। तो जिससे जनता जो है एक ही जगह पर आने के लिए अट्रैक्ट होती है, तो उसको कहते हैं गुडविल बन जाती है किसी चीज़ की। जैसे कि आप भुजिया में देखोगे तो बीकानेर की भुजिया फेमस है, तो वो क्या होगी, उसकी गुडविल होगी। वैसे अगर फर्म की गुडविल बन जाती है तो गुडविल भी फर्म की संपत्ति मानी जाती है। और जब फर्म वगैरह कोई भी व्यक्ति भी अपना अकाउंट बनाता है तो उसमें गुडविल को भी अपने एसेट में शो करता है कि इतने हज़ार की तो मेरी गुडविल है, लाखों की तो मेरी गुडविल है, इससे ग्राहक अपने पास वापस आते हैं। तो अपने टर्नओवर की जो संभावना होती है अपनी गुडविल से होती है, लेकिन इसलिए उसको एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है हमेशा। अब नीचे बताया हुआ है कि जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, फर्म के धन से अगर कोई भी चीज़ अर्जित या फिर अधिकार या फिर हित अर्जित किया जा रहा है ना, तो वो फर्म का ही समझा जाएगा। अब तक प्रतिकूल आशय कैसे हो सकता है, हो सकता है कि कोई भागीदार के खुद सारे भागीदार राजी हो जाए कि हाँ एक व्यक्ति को खुद के लिए गाड़ी चाहिए तो फर्म के पैसों से खरीदने की इजाजत दे दे, लेकिन जनरली अगर फर्म के धन से कुछ भी खरीदा जा रहा है तो वो फर्म का ही, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। अब धारा 15 ये बताती है कि भागीदारों के बीच अगर कोई संविदा हो रही है तो उसके अधीन रहते हुए जनरल रूल क्या है कि फर्म की जो संपत्ति है ना वो भागीदार द्वारा अन्यथा कारोबार के प्रयोजन के लिए ही धारित की जाएगी या उपयोग की जाएगी। जैसे कि कोई फर्म की गाड़ी है, उससे आप पर्सनल यूज़ के लिए घूमने फिरने पिकनिक वगैरह के लिए नहीं जाओगे आप, अगर वो फर्म की गाड़ी है तो वो फर्म के ही काम में लगी जाएगी। अगर आपने संविदा कर रखी है कि नहीं भाई संडे संडे को जा सकते हो आप पार्टनर वगैरह, लेकिन गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो बात अलग है, लेकिन जनरली तो जो भी फर्म की संपत्ति है वो कारोबार के प्रयोजन के लिए ही काम में ली जाएगी। अब धारा 16 ये बताती है कि कब जो भागीदार है वो कोई व्यक्ति लाभ अगर अर्जित करे तो उसको भागीदार को फर्म को देना होगा। तो अगर भागीदार के बीच कोई संविदा रखी तो उसके अधीन रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन जनरल रूल क्या है कि अगर कोई भागीदार फर्म के किसी व्यवहार से या फिर फर्म की संपत्ति से या फिर कारोबारी संबंध या फिर फर्म के नाम का उपयोग करके कोई लाभ अर्जित कर रहा है ना, तो उसका लेखा उसको फर्म को देना ही होगा, और वो जो लाभ है उसका संदाय भी फर्म को करना होगा। जैसे कि एक व्यक्ति, एक ग्राहक आया फर्म से आपकी चीनी खरीदने, आपका चीनी की फर्म है ना, और अगर पार्टनर जो है वो अपने घर पे वो अलग से चीनी भी खरीद के बेचता है, तो वो अपने घर वाली चीनी बेचते रहे, फर्म के नाम से खरीदने है, ग्राहक को फर्म से खरीदना है, और वो अगर व्यक्तिगत रूप से अगर उसको बेच रहा है ना, तो उसको सारा लेखा और लाभ जो भी हो रहा है ना फर्म को देना होगा। ऐसे ही फर्म की संपत्ति से अगर कोई लाभ, मतलब कि कोई ट्रांसपोर्ट वाली फर्म है और उसकी गाड़ी वगैरह है,
उसको अगर कोई साझेदार व्यक्तिगत रूप से कहीं किसी को किराए पे देके कुछ लाभ खरीद कमा ले रहा है तो भी उसको वो फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि फर्म की संपत्ति है तो लाभ भी फर्म का ही होना चाहिए। वो व्यक्ति उसको अपने पास नहीं रख सकता है। लेकिन फिर वही बात है, अगर भागीदारों ने संविदा कर रखी है कि चलो पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर आप ले जा रहे हो, किसी को कर रहे हो, तो अपना आप रख सकते हो अलग, तो बात अलग है। ऐसे ही हमें बताया है कि अगर कोई भागीदार जो है फर्म के बराबर की ही प्रकृति का या फिर प्रतियोगी कोई कारोबार चला रहा है तो उससे भी जो भी लाभ होगा उसका लेखा-जोखा भी उसको फर्म को देना होगा, और जो लाभ होगा वो भी फर्म को संदाय करना होगा उसको। फिर ये भी भागीदारों की अपनी संविदा की अतिथि है कि अगर संविदा कर रखी है आपने कि नहीं, पार्टनर खुद भी अपने नाम से वैसी प्रकृति का व्यापार कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जनरल रूल यही है कि आपको नहीं करना है व्यापार जब फर्म में आप हो तो। इसका एक मामला था लोच बनाम लेमन का। तो अतुल और प्रतुल मान लो दो व्यक्ति है, वो फर्म में साझेदार है और वो फर्म के गति सरकार को मांस की आपूर्ति करती है। अब अतुल जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर फिर सरकार को मांस की आपूर्ति कर दे रहा है और भारी लाभ कमा रहा है, तो ऐसे में अतुल को सभी लाभ का हिसाब फर्म को देना होगा, क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धी व्यापार में लग रहा है जो कि फर्म की प्रकृति का है। अब धारा 17 ये बताती है कि अगर फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसके पश्चात भागीदारों के अधिकार कर्तव्य कैसे निर्धारित होंगे। तो धारा 17 बताती है कि अगर भागीदारों के बीच संविदा हो जाती है तो उसको तो ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि अगर पुनर्गठन हो रहा है उसके बाद क्या अधिकार दायित्व होंगे वो खुद ही आप निर्धारित कर रहे हो संविदा से, तो फिर तो बात ही अलग है। अगर नहीं कर रखी है तो क्या रूल लगेंगे। अगर फर्म का गठन में कोई तब्दीली हो रही है, कैसे होता है, जैसे कि कोई साझेदार निवृत्त होता है, कोई साझेदार दिवालिया होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो वापस अपन पुनर्गठित करते हैं फर्म को। मतलब अब फर्म में नए साझेदार होंगे या फिर नए साझेदार रहता है तो भी नए साझेदार रहते हैं तो पुनर्गठित हो जाती है फर्म। तो जो पुनर्गठित फर्म है उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकार क्या होंगे, वही होंगे जो कि पहले तब्दीली से अव्यवहित पूर्व थे। अगर आपने नई संविदा कर ली है तो बात अलग है, नहीं तो अगर नहीं कर रखा है कुछ निर्धारित तो पहले वाले अधिकार दायित्व रहेंगे। तो जनरली क्या अधिकार दायित्व होते हैं कि जो लाभ है वो कैसे बटेगा, जो पूंजी है वो क्वांटिटी लेके आया है, इसी में परिवर्तन होता है। मान लो अगर एक साझेदार गया तो आप 50-50 बराबर बांट रहे थे प्रॉफिट को 3 लोगों में, तो 50-50 2 लोगों में बांट लो, और जिसको जो कार्य करने का अधिकार था पहले वही अभी भी कर लो। अब हमें बताया है कि अगर कोई साझेदारी नियत अवधि के लिए गठित करी हुई थी लेकिन फिर उस अवधि के अवसान के बाद भी आप कारोबार चलाते रहे हो तो आपकी जो साझेदारी है ना वो इच्छाधीन भागीदारी में बदल जाएगी, और जो आपके पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य है वो वैसे बने रहेंगे जैसे कि इस निश्चित अवधि के अवसान के पहले थे। अब ऐसे ही हमें बताया है कि अगर एक या एक से अधिक उपक्रम या फिर उपक्रम चलाने के लिए आपने कोई साझेदारी गठित की थी लेकिन उसके पूरा होने के बाद भी अगर आप उसको जारी रख रहे हो कि अन्य कोई प्रोग्राम या उपक्रम और चलाते जा रहे हो तो उन नए अन्य प्रोग्रामों या फिर उपक्रमों के बारे में भी भागीदारों के जो अधिकार दायित्व है वही रहेंगे जो कि पिछले वालों के लिए थे, मूल वाले के लिए। जैसे कि आप कोई एक मूवी बनाने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो और वो मूवी बन गई, उसके बाद आपने दूसरी मूवी भी ले ली, तो अब उस दूसरी मूवी के लिए भी आपके अधिकार दायित्व वही रहेंगे जो कि पहली वाली मूवी में आपके थे। जैसे अगर ठेका ले रहे हो, एक ठेका लिया आपने दोनों पार्टनर मिलकर, फिर दूसरा ठेका भी आपने ले लिया, आप बनाई तो एक ही ठेके के लिए थी, फिर आप दूसरे ठेके भी ले रहे हो तो वही अधिकार दायित्व रहेंगे जो कि मूल के थे। अब अध्याय 3 में तो अपन ने देख लिया कि जो भागीदार है उनके आपस में क्या संबंध रहेंगे, फर्म से संबंधित उनके क्या अधिकार दायित्व रहेंगे, फर्म के भागीदारों पर क्या अधिकार रहेंगे। अब अपन देखते हैं पर व्यक्तियों के भागीदारों से क्या संबंध रहेंगे। अभी जो भी तृतीय पक्षकार वगैरह हैं जो भी फर्म से या भागीदारों से डील कर रहे हैं उनके क्या अधिकार है फर्म के प्रति, और फर्म के क्या दायित्व है उनके प्रति, और किसी भागीदार के क्या दायित्व है एक तृतीय पक्षकार के प्रति। तो धारा 18 ये बताती है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए देखिए अगर कोई भागीदार जो है फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए बाहर के पक्षकार से डील कर रहे हैं तो वो फर्म का अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। तो धारा 18-19 से ही ये पता चलता है कि जो साझेदारी कानून है ना वो एजेंसी का ही एक शाखा है, क्योंकि साझेदारी जो है आधारभूत सिद्धांत पर निर्धारित है कि जो फर्म के सभी साझेदार होते हैं फर्म के कार्यों के करते समय एक दूसरे के प्रधान भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। तो प्रत्येक सक्रिय साझेदार की फर्म के प्रति दोहरी भूमिका होती है। तो पहला तो क्या है, वो फर्म का एजेंट है, वो अगर अन्य पक्षकारों से व्यवहार कर रहा है फर्म की ओर से तो वो फर्म का एजेंट है और उसके जो भी कार्य होंगे उसके लिए सभी साझेदार भी उत्तरदायी होंगे। और दूसरा है वो एजेंट भले ही है लेकिन वो फर्म का प्रधान भी है, मतलब अन्य पक्षकार अगर बात आते हैं फर्म पर तो उसने एजेंट के रूप में तो कार्य किया ही किया, लेकिन जो भी नुकसानी वगैरह होगी वो प्रधान के रूप में उसको भी उठानी पड़ेगी। वो ऐसा थोड़ा ना कह सकता है कि मैं तो एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था तो मैं तो बच गया, चलो जो भी नुकसानी है कि बाकी के पार्टनर झेलेंगे। नहीं, वो साझेदार है तो वो प्रधान भी है। अब धारा 19 जो है कुछ गर्भित अधिकार देती है अगर भागीदार फर्म के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको, तो इसको कहते हैं विवक्षित अधिकार फर्म के भागीदार के। तो ये जो विवक्षित अधिकार का सिद्धांत है ना ये एजेंसी के सिद्धांत से ही विकसित हुआ है। तो धारा 1 बताती है कि धारा 22 के बंधों के अधीन रहते हुए अगर भागीदारी को ऐसा कार्य करता है जो कि उस किस्म के कारोबार की है जैसे कि फर्म व्यवसाय चला रही है, तो उस किस्म के कारोबार को जैसे कि फर्म चलाती है प्रायिक रीति से चलाने के लिए किया गया है तो फर्म उस कार्य के लिए आबद्ध होगी। लेकिन कब आबद्ध होगी, जब धारा 22 के अनुसार किया वो कार्य भागीदार द्वारा, मतलब कि या तो फर्म के नाम से ही कोई दस्तावेज वगैरह निष्पादित किया उसने या फिर उसके आचरण से या फिर उसने खुद ने अव्यक्त किया हो कि वो फर्म की ओर से ये कार्य कर रहा है, तब फर्म आबद्ध होगी उसके कार्य से। तो फर्म का आबद्ध करने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो कार्य जो है उस भागीदार ने भागीदार की हैसियत से किया हो, जैसे कि 3 व्यक्ति मिलकर भावी फर्म बनाने के लिए कुछ उधार ले रहे हैं, उन तीनों में से मान लो एक अंता था, उस अंता ने ऋण लिया, तो अब जब फर्म बनेगी ना भावी वो उत्तरदायी नहीं होगी, क्योंकि अभी जो उधार ले रहे हैं ना तब तो फर्म बनी नहीं है, तो अभी तो ये तीनों लोग साझेदार है ही नहीं, तो जिस व्यक्ति ने उधार लिया वो साझेदार की हैसियत से तो लिया नहीं। और वो जो कार्य है ना वो कार्य जो है स्वयं के साधारण व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि 2 व्यक्तियों की एक कपड़े की फर्म है, अब जो उसका एक भागीदार है वो 5 की बोरी चीनी की खरीद रहा है, तो चीनी का कपड़े की फर्म से क्या मतलब है, तो अब इस चीनी के जो भी भुगतान करना होगा ना उसके लिए फर्म उत्तरदायी ही नहीं, क्योंकि वो जो साधारण व्यवसाय से संबंधित है ही नहीं ना। और तीसरा है वो कार्य ऐसा होना चाहिए जो फर्म के कारोबार को साधारण रीति से चलाने के लिए आवश्यक हो। किसी फर्म को साधारण रीति से चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने होते हैं, तो एक तो या तो आप माल बेच सकते हो, उसको कोई माल को गिरवी रख सकते हो, माल उधार खरीद सकते हो, साझेदारी से अगर इस प्रकृति के तो आप उधार लेने और ऋण चुका भी सकते हो, कोई प्रोग्राम में लिख सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, उसको भुना सकते हो, बेचान कर सकते हो, ये सब गर्भित अधिकार होते हैं। जैसे कि एक साझेदारी फर्म है जो कि जंगली हाथियों को पकड़ने का कार्य करती है, तो अब जो एक साझेदार है उसने दूसरे साझेदार की सहमति के बिना एक पिंजरा खरीद लिया, तो अब बताओ जो हाथी को रखने के लिए जो पिंजरा खरीदा वो जंगली हाथियों को पकड़ने के जो साधारण कारोबार है उसको चलाने के लिए जरूरी होता ही है, इसका भुगतान फर्म को करना पड़ेगा। लेकिन यही एक बात आती है कि एक फर्म जो है गैर व्यापारिक संस्था में लगी हुई के कार्य में लगी हुई, जैसे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, फिर इंजीनियर की फर्म है, वकीलों की फर्म है, तो ये क्या करते हैं जनरली इनका काम क्या होता है सलाह वगैरह देना, तो ये अगर ये फर्म धन उधार ले रही है या फिर दे रही है तो इनको ऐसा गर्भित अधिकार नहीं होता है, लेकिन इनके कारोबार को चलाने के लिए उधार वगैरह देना जरूरी है ही नहीं। कोई माल खरीदने बेचने वाली फर्म हो तब तो समझ में आया कि उधार पे उसको माल खरीदना होता है, आप लोन दे दो उसको। तो चला जाते हैं बैक पर, तो फर्म का आबद्ध करने का जो भागीदार का प्राधिकार है इसको कहते हैं विवक्षित प्राधिकार। अब धारा 2 बताती है कि तत्प्रतिकूल प्रथा या रूढ़ी के अभाव में भागीदार को निम्न विवक्षित अधिकार नहीं होते हैं।
तो धारा 1 में तो बताया कि क्या अधिकार हो सकते हैं, और धारा 2 क्लियर करती है कि ये अधिकार तो नहीं होते किसी भी भागीदार को। अगर अगर आपकी प्रथा या फिर रूढ़ी है तो मान लो कि हाँ हो सकते हैं। मतलब कि जब तक आपको स्पष्टतः ये अधिकार नहीं दे दिया गया हो ना, तब तक आपको ये विवक्षित रूप से अधिकार नहीं मिल जाते। तो पहला क्या है, फर्म के कारोबार से संबंधित कोई विवाद है तो उसको मध्यस्थम में देने के लिए आप निवेदन नहीं कर सकते हो। विवाद है तो जनरल कोर्ट में चलेगा। अगर आपको अभिव्यक्त रूप से सशक्त नहीं करा हुआ है तब तक आप उसको मध्यस्थम में कोई भी भागीदार नहीं दे सकते, सबकी सहमति से लिया जा सकता है। और दूसरा है कि फर्म की ओर से बैंक में स्वयं अपने नाम से कोई खाता खोल ले, तो ये आप बिना अधिकार के विवक्षित रूप से नहीं कर सकते हो। फर्म की ओर से बैंक में अपने नाम से कोई खाता खोल लो, फर्म की ओर से तो फर्म के नाम से खाता खुलेगा ना। तीसरा है कि फर्म द्वारा किए गए किसी दावे को या फिर उसके किसी भाग को आप समझौता करके या फिर त्याग दो, तो ये भी कोई भागीदार विवक्षित रूप से नहीं कर सकता है, सबकी सहमति लगेगी। और चौथा है, फर्म के द्वारा फाइल किए गए किसी वाद या कार्यवाही को आप प्रत्याहरित नहीं कर सकते, मतलब वापस नहीं ले सकते हो। पांचवा है, फर्म के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही में कोई दायित्व स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भागीदार खुद पर्सनल रूप से दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकते कि हाँ फर्म का दायित्व है, सारे भागीदार मिलेंगे तभी होगा। और छठा है, फर्म की ओर से कोई स्थावर संपत्ति आप अर्जित नहीं कर सकते हो। तो मतलब माल है तो चलो एक पार्टनर जाके खरीद के ला रहा है तो अपन सोच सकते हैं कि फर्म के लिए खरीद रहा हूँ, लेकिन कोई अकेला फर्म का भागीदार जाके स्थावर संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है, विवक्षित अधिकार कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी प्रकृति देखनी पड़ेगी। अगर मान लो कि आपका काम ही प्रॉपर्टी डीलिंग का है, मतलब कि आपका तो फर्म का माल ही प्रॉपर्टी है, तब तो भागीदार खरीदता है। तो लेकिन फिर भी देखा जाता है प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो पूरे फर्म के लिए खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, क्लियर तो करना पड़ता है तृतीय पक्ष कि भाई भागीदार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा, फिर फर्म को करना है अपन को उत्तरदायी। और सातवां है कि फर्म की कोई स्थावर संपत्ति अंतरित नहीं कर सकता है, मतलब जैसे खरीद नहीं सकता है उसी स्थावर संपत्ति को सबकी सहमति के बिना कोई भागीदार विवक्षित रूप से अंतरित करने का उसको अधिकार नहीं होता। और आठवां है कि फर्म की ओर से किसी भागीदारी में सम्मिलित हो जाए, मतलब एक फर्म दूसरे फर्म में तो भागीदार बन ही नहीं सकती, क्योंकि फर्म का कोई व्यक्तिगत अलग व्यक्ति नहीं होती फर्म, लेकिन कोई फर्म का भागीदार जो है फर्म की ओर से किसी दूसरी फर्म में भी नहीं जा सकता है। वो अपनी एक भागीदार दूसरी फर्म में भागीदार बन सकता है, उसको चाहिए तो, है ना, लेकिन वो फर्म की ओर से दूसरी फर्म में भागीदार नहीं बन सकता। आपको अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दो फर्म का भागीदार बनना है और आपको दोनों फर्म अलाउ कर रही है तो बंदे आपको जहाँ लाभ हो रहा है दो जगह काम कर सकते हो तो कर लो, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फर्म की ओर से आप ये काम नहीं कर सकते हो कि मैं उस फर्म का रिप्रेजेंटेटिव वो दो फर्म में मिल जाएगी, ऐसे करके नहीं। अब धारा 20 ये बताती है कि जो फर्म के भागीदार है वो आपस में संविदा करके जो भागीदार के विवक्षित प्राधिकार है इसको या तो विस्तारित या फिर निबंधित कर सकते हैं, क्योंकि जो अधिकार विवक्षित रूप से नहीं है वो भी दे सकते हैं भागीदार संविदा करके, या फिर जो विवक्षित रूप से अधिकार है उनको रोक भी सकते हैं। और आगे बताया हुआ है कि ऐसे किसी निबंधन के होते हुए भी अगर कोई भी भागीदार उसके विवक्षित प्राधिकार में आने वाला कोई कार्य करता है और जो तृतीय पक्षकार है उसको ये जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई निबंधन लग रखा है, और वो ये विश्वास करके कार्य कर रहा है कि वो जो भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो फर्म को आबद्ध कर सकता है। जैसे कि एक स्टेशनरी फर्म के पार्टनर है, वो उन्होंने निबंधन लगा रखा है कि कोई भी जो पार्टनर है कोई भी स्टेशनरी का सामान जो है बिना सहमति के नहीं खरीदेगा फर्म की, लेकिन जो जहाँ से स्टेशनरी का सामान आता है ना उस तृतीय पक्षकार को तो पता नहीं कि इन्होंने ऐसा निबंधन लगा रखा है, तो अगर वो सप्लाई कर देता है किसी भागीदार को तो वो आबद्ध कर सकता है। तारीख से बताती है कि भागीदार जो है आपात की स्थिति में फर्म की को हानि से बचाने के लिए वो सब कार्य कर सकता है जो कि मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति वैसी परिस्थितियों में करता, और फर्म जो होती है उसके किए हुए कार्य के लिए आबद्ध होती है। जैसे कि एक भागीदार को सूचना मिली कि वो जो पॉलीथीन का कार्य करती है फर्म, तो सरकार जो है पॉलीथीन पर बैन लगाने वाली है, तो उस भागीदार ने नुकसान से बचाने के लिए फटाफट रातों रात उस पॉलीथीन को एक्सपोर्ट कर दिया, तो अब फर्म जो है उस एक्सपोर्ट के लिए आबद्ध होगी, वो जो सारा माल है फर्म को बेचना पड़ेगा कम मूल्य पर ही। अब धारा 22 बताती है कि फर्म को आबद्ध करने के लिए भागीदार को कार्य करना कैसे होगा, तो या फिर वो भागीदार या फिर उसकी ओर से अगर कोई अन्य व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको जो निष्पादित लिखत है वो फर्म के नाम से बनाना होगा, या फिर अन्य प्रकार से उसको ये अपना आशय अभिव्यक्त करना होगा, या तो अव्यक्त रूप से या फिर विवक्षित रूप से कि वो फर्म की ओर से कार्य कर रहा है। जैसे कि एक रिटेल में फर्नीचर बेचने की फर्म है, वो थोक व्यापारी से फर्नीचर खरीदती है, तो अगर कोई भागीदार फर्म के लिए फर्नीचर वहाँ से खरीदने जा रहा है तो उसको या तो फर्म के नाम से साइन वगैरह करने होंगे या फिर व्यक्त करना होगा, फिर विवक्षित रूप से जैसे कि बल्क में अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो वैसे ही विवक्षित है कि हाँ फर्म के लिए कर रहा होगा और हमेशा आता जाता है वहीं से लेता है, तो लेकिन अगर वो व्यक्तिगत रूप से अपने घर के लिए कुछ ले रहा है तो उसको बताना पड़ेगा वहाँ पे। या फिर एक फर्नीचर लेने जा रहा है तो उसको लगेगा कि भाई व्यक्तिगत काम के लिए ले रहा है, फर्म तो बल्क में मंगाती है, तो अगर उसको एक फर्नीचर भी लेना है फर्म के लिए लेना है तो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ फर्म के लिए काम है, ये स्पेशल ऑर्डर है कोई। अब धारा 23 एविडेंस बताती है कि अगर फर्म के मामलों में उससे संबंधित कोई भी स्वीकृति या वैलिडेशन भागीदार द्वारा की जा रही है तो वो फर्म के विरुद्ध साक्ष्य है, अगर उसने वो कारोबार के मामूली अनुक्रम में की होगी। तो भागीदार ने अगर व्यापार के अनुक्रम में कोई स्वीकृति कर दी है तो उससे फर्म आबद्ध होती है और उस स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है फर्म के विरुद्ध। जैसे कोई केस चल रहा है कि एक फर्म ने एक व्यापारी से ऋण लिया है कि नहीं, तो किसी भागीदार ने किसी भी समय अगर किसी अन्य व्यक्ति के सामने ये स्वीकृति कर दी थी कि अरे हाँ हम लोग का तो लोन है चुकाना है बाकी है, तो उस भागीदार द्वारा किसी तृतीय व्यक्ति को की हुई यह स्वीकृति साक्ष्य में उपयोग की जा सकती है फर्म के विरुद्ध। तो जो तृतीय व्यक्ति है कोर्ट में आके एविडेंस दे सकता है कि हाँ इस भागीदार ने स्वीकार किया था, या जो भागीदार है उसने खुद ने उस व्यापारी को किसी ने लिख के दी अभी स्वीकृति दी थी कि हाँ भाई 30 तारीख को भुगतान कर दूंगा, तो उस अभी स्वीकृति को भी एविडेंस में लिया जा सकता है फर्म के विरुद्ध। वो जो पर्ची होगी ना जिस पर लिखा है भागीदार ने कि हाँ स्वीकार करता हूँ कि ऋण है। अब धारा तो इसी बताती है कि अगर कोई सक्रिय साझेदार है तो भागीदार जो है फर्म के कारोबार से अभ्यास तय कार्य करता रहता है, तो अगर उसे फर्म के मामलों से संबंधित कोई बात की सूचना दे दी जाती है तो ये माना जाता है कि वो सूचना फर्म को भी मिल गई है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर वो भागीदार खुद किसी कपट में भागी है, उसकी सूचना देने का दायित्व था फर्म को, लेकिन वो फर्म को के साथ खुद कपट करना चाह रहा है इसलिए वो सूचना नहीं देगा, तो ये बात लागू नहीं होगी। लेकिन उसका भागीदार को सूचना है, मतलब ये नहीं माना जाएगा कि फर्म को सूचना है। जैसे कि एक फर्म है ट्रेडिंग की, उसमें एक साझेदार को अधिकार दिया हुआ है कि वो माल खरीद के लाए तो वो बिकेगा फर्म में। अब वो साझेदार जो है फ्रॉड करके या फिर स्मगलिंग करके वो माल प्राप्त करता है कम मूल्य में, उसको फर्म को दे देता है बाजार मूल्य पर और फिर वो आगे फर्म बेचती। तो अब ये स्मगलिंग की सूचना फर्म को भी है, ये नहीं माना जा सकता क्योंकि जो भागीदार है वो खुद कपट कर रहा है। अब धारा 25 भागीदार का दायित्व बताती है कि जब भी भागीदार जो है फर्म के सारे कार्य जो कि उसके भागीदार रहते हैं वो किए गए हैं उसके लिए सही भागीदारों के साथ संयुक्त विदाई है और पृथक भी कि ABC 3 कारोबार साझेदार है और एक फर्म ने एक लोन लिया हुआ है, तो अब उस लोन के लिए किसी भी इंडिविजुअल साझेदार को भी दायी ठहरा सकता है जो लोन दे रहा है वो, और फर्म को भी ठहरा सकता है। संयुक्त विदाई हो सकता है कोई भी साझेदार और इंडिविजुअली भी हो सकता है। पूरा लोन किसी एक परिवाद लाके वसूल कर लिया जाए तो उसका अधिकार भले ही कि बाद में वो B और C से वसूल कर ले, लेकिन दायी तो वो संयुक्त भी है और व्यक्तिगत भी है। अब धारा 26 बताती है कि अगर फर्म के कारोबार के मामूली अनुक्रम में या फिर अपने भागीदारों से प्राधिकार लेकर कोई भागीदार कार्य कर रहा है और उससे कोई सदोष कार्य या फिर लोप हो जाता है, उससे किसी पर व्यक्ति को हानि या क्षति होती है या फिर उस सदोष कार्य या लोप से कोई शास्ति उगत होती है, तो फर्म उसके लिए उस भागीदार के दायित्व के विस्तार तक दायी होगी।
जैसे कि मान लो अंता और बनता साझेदार है। बनता ना अंता को अपराधिकार देता है कि जो भी प्रतिस्पर्धी व्यापारी है ना, उसकी जो सूचनाएं है अंदर की उसको निकलवा ले, जिससे अपने को फायदा हो। तो जो बनता है वो उस दूसरे प्रतिस्पर्धी व्यवसाय की एक लड़को को रिश्वत देकर उस संस्था की जो जानकारी है ना अंदरूनी वो निकलवा लेता है, जिससे कि उस संस्था को नुकसान होता है और वो संस्था वाद देती है फर्म पर। तो अब फर्म को उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अन्य भागीदार थे उसके प्राधिकार से उस व्यक्ति ने कार्य किया, लेकिन बनता ने कार्य किया, वो भी साझेदार है ना। तो ये बात था हेमलिन बनाम जॉन होस्टन का, होस्टन एंड कंपनी का। अब धारा 27 बताती है फर्म का दायित्व, जहाँ पहले तो अगर कोई भागीदार है वो अपने दृश्यमान प्राधिकार के अंदर कोई कार्य करता है और पर व्यक्ति से कोई धन या संपत्ति प्राप्त करता है, उसका दुरुपयोग करता है। जैसे कि मान लो एक फर्म है, मैकेनिक का कार्य करते हैं वो, और उसने कोई गाड़ी किसी व्यक्ति से पर व्यक्ति से प्राप्त की ताकि वो रिपेयर करके लिया फर्म से, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर देने उसको आराम से उस गाड़ी को या तो बेच दे रहा है या फिर घूम फिर रहा है उससे। अथवा फर्म अपने कारोबार के अनुक्रम में पर व्यक्ति से कोई धन या संपत्ति प्राप्त करती है और भागीदार में से कोई उस धन या संपत्ति का जो कि फर्म की अभिरक्षा में उसका दुरुपयोग कर देंगे, कि जैसे गाड़ियाँ वगैरह आई भी है फर्म में, उसमें से कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं आराम से घूम फिर के आ रहे हैं। अब फर्म अगर ऐसी दुरुपयोग से कोई भी हानि होगी तृतीय पक्षकार को, तो वो उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की बात हो रही, तो पर व्यक्ति को फर्म भुगतान करने के लिए दायी है। भले ही फर्म बाद में वो जो भागीदार से वसूल कर लेगी, लेकिन यहाँ चैप्टर ही पर व्यक्ति से संबंधित है, तो उसमें पर व्यक्तियों पर फर्म का दायित्व है। अब धारा 28 व्यवदेशन द्वारा साझेदारी, जिसको कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल और बाय होल्डिंग आउट। पहले पढ़ लिया था अपन ने इसको, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो जो कोई मौखिक या लिखित शब्द द्वारा या फिर अपने आचरण द्वारा ये व्यवदेशन करता है, जानबूझकर ये व्यवदेशन किया जाने देता है कि वो किसी फर्म का भागीदार है और कोई तीसरा व्यक्ति इस व्यवदेशन के भरोसे उस फर्म को कोई प्रत्यय दिया जाता है, मतलब कि कोई भी लोन वगैरह दे देता है, तो ऐसा व्यवदेशन करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति दायी है। भले ही ऐसे व्यवदेशन करने वाले व्यक्ति को ज्ञान रहा हो या नहीं रहा हो कि वो जो इस व्यवदेशन से प्रत्यय देने वाले व्यक्ति तक वो पहुंचा या नहीं, मतलब चाहे वो व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का तो स्वयं व्यवदेशन किया है या फिर जिसके भागीदार होने का व्यवदेशन किया गया है, उसको ये ज्ञान रहा हो या नहीं कि ऐसे व्यवदेशन से ऐसे प्रत्यय देने वाले व्यक्ति को तक पहुंचा है, ये व्यवदेशन ऐसे प्रत्यय देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है। जैसे कि मेरा नाम को एक फर्म यूज़ करिए, मेरी ख्याति बहुत अच्छी है और इस मेरा नाम फर्म यूज़ करिए, इसीलिए किसी तीसरे व्यक्ति को ये व्यवदेशन हो गया कि चलो इसकी ख्याति अच्छी है तो ये तो चुकाई देगा, लोन दे दिया उसने। अब मैं जिसके नाम से व्यवदेशन दिया जा रहा है मुझे पता नहीं कि किसी तीसरे पक्षकार ने मेरे नाम से व्यवदेशन करके ऋण दे दिया, भले ही नहीं पता तो भी मैं उस तृतीय पक्षकार के प्रति दायी हूँ, क्योंकि मैं अपना नाम यूज़ करने दे रही हूँ उस फर्म को। तो मैंने अपने आचरण से विबंध क्रिएट कर दिया और मैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गई हूँ। ऐसे ही अगर अंता है, मेरा दोस्त है, वो किसी तीसरे व्यक्ति को मेरे से इंट्रोड्यूस करा रहा है और कह रहा है ये मेरा भागीदार है, और वो तीसरा व्यक्ति यकीन कर ले रहा है, मैं चुप हूँ, मेरे को पता नहीं कि वो उससे लोन लेने के लिए मेरे को कह रहा है कि ये मेरा पार्टनर है, लेकिन मैं चुप रही और उसको मैंने तीसरे व्यक्ति के दिमाग में जाने दिया कि मैं भी भागीदार हूँ उसका, तो ये मेरी गलती है। मेरे को पहले पता नहीं कि वो लोन लेगा, उसको ऐसा व्यवदेशन हो रहा है, फिर भी वो लोन अगर देगा ना तो वो मेरे को उत्तरदायी ठहरा सकता है। लेकिन फिर उदाहरण 2 में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई भागीदार की मृत्यु हो गई और जो पुरानी साझेदारी है वो उसी नाम से कारोबार चला रही है, तो उस मृतक के जो विधिक प्रतिनिधि है वो या उनकी संपदा फर्म के लिए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जो कि मृत्यु के पश्चात किए गए फर्म द्वारा। क्योंकि कोई तृतीय पक्षकार ये नहीं कह सकता है कि आप फर्म में उस व्यक्ति का नाम क्यों यूज़ कर रहे हो, मेरे को भुगतान दो, अब मेरे विधिक प्रतिनिधि से नहीं मांग सकता कोई। अब धारा 29 बताती है कि अगर किसी भागीदार द्वारा फर्म में उसका हित या तो अत्यंतिक रूप से या फिर बंधक द्वारा या फिर कोई भार इसका सृजन करके अंतरित कर दिया जाता है, मतलब यूँ समझो कि भागीदारी में जो आपका हित है, जो आप लाभ ले रहे हो, जो आपने पूंजी लगाई, ये भी आपका एक अधिकार है और इसको आप अंतरित भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी। तो अगर अंतरित कर देते हैं तो आप अत्यंतिक रूप से विक्रय कर दो या बंधक कर दो या फिर हित मतलब कि भार सृजित कर दो, तो जो अंतरित है ना वो फर्म के चालू रहते कारोबार के संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई लेखा अपेक्षित नहीं कर सकता और भयों का निरीक्षण नहीं कर सकता। तो ऐसा अंतरिति बस वो जो अंतरिक भागीदार है ना उसके लाभों का अंश प्राप्त कर सकता है, और वो जो भागीदार खुद मानेंगे ना लेखा, उस लेखे को बस अंतरिति स्वीकार कर सकता है, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता उन लेखों में कि इसमें गड़बड़ी वगैरह है, बस जो मानेंगे उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन धारा 2 ये बताती है कि लेकिन अगर फर्म का विघटन हो रहा है, फर्म खत्म हो रही है, तब वो जो अंतरिक भागीदार है ना उसका जो अंश है फर्म में उसको पाने का वो हकदार होगा, और फर्म के विघटन होने की तारीख से वो लेखा भी लेने का हकदार होगा, ताकि वो निश्चित कर सकें कितना हिस्सा है उस अंतरिक का। अब धारा 30 तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई अप्राप्तव्य क्या भागीदार हो सकता है, नहीं हो सकता, बस वो भागीदारी के फायदे में सम्मिलित किया जा सकता है। तो धारा 30 के अनुसार आप ये नहीं कह सकते हो कि एक अप्राप्तव्य भागीदार है, बस वो हिस्सा प्राप्त कर रहा है लाभ में, और वो हिस्सा कैसे प्राप्त करेगा। तो धारा 1 बताती है कि वह व्यक्ति जो विधि के अनुसार जिसके वधाधीन है अप्राप्तव्य है अगर, तो वो फर्म का भागीदार तो नहीं हो सकता, लेकिन सब भागीदारों की सहमति से वो उस भागीदारी में फायदे में सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि अगर कोई नई पार्टनरशिप क्रिएट करना चाह रहा है और उसमें किसी अप्राप्तव्य को भी जोड़ रहा है, तब ऐसा नहीं कर सकते। कोई एग्जिस्टिंग पहले से भागीदारी फर्म है उसमें अप्राप्तव्य को आप लाभ के लिए हिस्सा दे सकते हो, वो भागीदार नहीं होगा उसका। ऐसा जनरली कब होता है, जैसे कि अपन 3 पार्टनर है और किसी एक पार्टनर की डेथ होगी, अब उसका कोई वयस्क बच्चा तो है नहीं जिसको अपन ले लिया पार्टनरशिप में, और अब वो पार्टनर की डेथ हुई है तो उसका जो पूंजी वगैरह है, ऋण वगैरह वो अपन को वापस लौटाना पड़ेगा, तो कारोबार में नुकसान होगा। तो अपन ऐसे करते हैं कि वो जो अवयस्क है ना उसको उस पार्टनर के लाभ में हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि अवयस्क है तो उसको भागीदार बना नहीं सकते। तो धारा 2 अप्राप्तव्य के अधिकार बताती है कि वो जो है फर्म की संपत्ति और लाभों में से अंश पा सकता है, जैसा कि करार किया गया है, और फर्म की जो लिखा है उस लेखे तक पहुंच रख सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, उसकी नकल भी ले सकता है। तो हमेशा लाभों में तो हिस्सा लेगा, संपत्ति में हिस्सा की करार किया है, जिस अनुसार वो अगर विघटित होगी फर्म तो उसकी संपत्ति में भी हिस्सा बनेगा, उसका वो भी ले सकता है वो। अब धारा 3 बताती है कि ऐसे अप्राप्तव्य का जो अंश है फर्म में वो फर्म के कार्यों के लिए दायी जरूर है, लेकिन वो अप्राप्तव्य जो किसी व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा। जैसे कि उस बच्चे का केस ले लो, अगर उसके पिता की जो भी पूंजी वगैरह धन वगैरह ऋण वगैरह लगा हुआ है फर्म में, वो तो दायी होगा तृतीय पक्षकार के लिए, फर्म के जो दायित्व होंगे। लेकिन अगर जो दायित्व आ गया उस पूंजी वगैरह से भी नहीं खप रहा है पूरा मामला, तो आप अप्राप्तव्य को व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं ठहरा सकते। लेकिन बाकी के साझेदार जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से दायी होते हैं, जैसे फर्म का जो भी संपत्ति बिक गई, फिर भी अगर कोई लोन वगैरह बचा है तो भागीदार को अपने पैसे लगा के लाना देना पड़ता है सब कुछ। तो धारा 4 बताती है कि जो अप्राप्तव्य है फर्म की संपत्ति या लाभों में से अपने अंश के लेखे के लिए या फिर उसके संदाय के लिए भागीदार पर वाद नहीं ला सकता, क्योंकि वो अपने लिखा भाई कि मेरा कितना हिस्सा बनता है, इससे लड़ नहीं सकता, या फिर मैं उसको लाभ नहीं दिया जा रहा तो वो तो भी भागीदार पर वाद नहीं ला सकता। लेकिन वो अपने संबंध को फर्म से विच्छेद करने के लिए वाद ला सकता है, क्योंकि वो कह सकता है कि भाई मेरे जो भी हिस्सा लगाया पूंजी वगैरह लगी मेरे पिता की उसको अलग कर दो, तुम लाभ वगैरह नहीं दे रहे हो टाइम से। तो इसके लिए वही जो उसकी रकम है उसका निर्धारण करने के लिए धारा 48 के जो नियम है उसके अनुसार उसका हिस्सा है उसको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन यह बताया है कि अगर
अगर वो अप्राप्तव्य जा रहे हैं वाद लेने के लिए कि मेरा हिस्सा अलग कर दो, तो जो फर्म के बाकी भागीदार है ना, वो एक साथ कार्य करते हुए फर्म को विघटन का भी निर्वाचन कर सकते हैं कि वो इस तरह कह सकते हैं कि रिचार्ज का हिस्सा निकालना है तो चलो पूरा फर्म को विघटित करना पड़ेगा। तो वो जो इस चेक को अलग करने का वाद है ना, उसी में उस फर्म के विघटन का वाद शुरू हो जाएगा फिर। या तो सब भागीदार सहमति से कर ले, या फिर अगर विघटन का हकदार कोई भी एक भागीदार भी भागीदारों को सूचना देता है तो भी विघटित करने का वाद चलेगा, न्यायालय विघटित करेगा फर्म को। ऐसा तो बताया अच्छी जब होती है ना भागीदारी, तो कोई भी भागीदार अन्य भागीदार को सूचना देकर उस फर्म को विघटित कर सकता है, नहीं तो जनरली तो सब भागीदार मिलकर विघटित करते हैं। तो कैसे भी अगर भागीदार चाह रहे हैं कि फर्म का विघटन कर दो, तब न्यायालय विघटन के लिए कार्रवाई करेगा और उसी अनुसार अप्राप्तव्य के अंश का भी निर्धारित कर दिया जाएगा और साथ में अन्य भागीदारों के भी हक को निर्धारित कर दिया जाएगा। अब उदाहरण 5 बताती है कि चलो अप्राप्तव्य लाभ में सब प्राप्तव्य चल रहा है मामला। अगर वो प्राप्तव्य हो गया तो क्या होगा, तो जैसे ही वो प्राप्तव्य होगा उस तारीख से, या फिर जैसे उसको ज्ञान हुआ कि वो भागीदारी फायदे में सम्मिलित है, इनमें से जो भी बाद में हो, जैसे कि एक तो मेरे को लाभ मिल रहा है, मैं प्राप्तव्य हूँ तो मेरे को पता है कि हाँ उस फर्म से मेरे को लाभ मिल रहा है, और जैसे ही मेरा बर्थ डेट आएगी, मतलब जिस दिन से मैं प्राप्तव्य हो जाऊंगी उस दिन से 6 महीने में, अगर मान लो मैं प्राप्तव्य मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को कोई फर्म से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे को जो पाल रहा है वो जान रहे हैं ना, मेरे को नहीं सूचना है, और मैं प्राप्तव्य हुई तो मेरे को सूचना नहीं है। फिर जिस दिन मेरे को सूचना होगी ना कि वयस्क होने के बाद कि मैं मेरे को लाभ मिल रहा है उस फर्म में से, जिस दिन वो सूचना मिली, इस दोनों डेट में से जो भी बाद में हो, मतलब या तो मेरे को जानकारी है तो मैं प्राप्तव्य हूँ उस तारीख से, और अगर मेरे को जानकारी नहीं है तो जिस दिन मेरे को जानकारी होगी उस तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे एक लोक सूचना देनी होगी और ये निर्वाचन करना होगा कि मैं क्या भागीदार बनना चाह रही हूँ या नहीं करना चाह रही हूँ। और परंतु बताया हुआ है कि अगर मैं सूचना देने में असफल रहती हूँ तो ये 6 महीने के अवसान के बाद मान लिया जाएगा कि मैं उस फर्म में भागीदार हूँ। तो धारा 6 बताती है कि अगर कोई व्यक्ति प्राप्तव्य हो गया है और उसको फर्म के लाभों में सम्मिलित किया जा रहा था, और प्राप्तव्य होने के 6 माह के अवसान के पश्चात भी किसी विशिष्ट तारीख तक उसको ये सूचना नहीं थी कि उसको लाभों में सम्मिलित किया हुआ है, तो ये साबित करने का भार जो है ना उस अप्राप्तव्य पर ही है। तो वो अप्राप्तव्य तो नहीं रहा, बल्कि उसी व्यक्ति पर है जो कि ये बात कह रहा है कि मुझे जानकारी नहीं थी कि मुझे ऐसे किसी फर्म में लाभ मिल रहा है मेरे प्राप्तव्य होने के 6 माह के पश्चात भी। तो मैं सिद्ध कर दूंगी ना कि भाई इस तारीख तक मेरे को जानकारी नहीं थी, अब हो गई, तो अब 6 महीने रहेंगे अपने पास लोक सूचना देने की। तो धारा 6 बस बर्डन डाल रही है मेरे ऊपर कि मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे को जानकारी नहीं थी 6 महीने के बाद की भी किसी तारीख तक। तो धारा 7 ही बताती है कि अगर वो व्यक्ति जो है भागीदार होने का निर्वाचन कर लेता है 6 महीने के भीतर में, तो क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा। तो कम बताया हुआ है कि अप्राप्तव्य के नाते उसके जो अधिकार दायित्व थे उस तारीख तक बने रहेंगे, लेकिन जिस तारीख को उसने निश्चित किया ना कि वो भागीदार के रूप में कार्य करना चाह रहा है, तब तक उसके अप्राप्तव्य के नाते जो भी लाभ मिला था वो मिलता रहेगा और वैसे उसका दायित्व रहेगा। लेकिन जैसे उसने निर्धारित कर लिया कि भागीदार होगा, तो उसको फायदे के लिए जिस दिन से सम्मिलित किया गया था फर्म में, तब से फर्म के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे फर्म के फायदे के लिए, वो उसके लिए पर व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी बन जाएगा, क्योंकि उसके भागीदार बनने के बाद के कार्य के लिए नहीं, जब से वो फायदे में सम्मिलित है ना, तब से जो भी कार्य किए ना भागीदारों ने, उन सब के लिए वो व्यक्तिगत रूप से पर व्यक्तियों के प्रति दायी हो जाएगा। और दूसरा है आगे से उसको फर्म की संपत्ति और लाभ में वही अंश मिलेगा जो कि प्राप्तव्य के तौर पर भागीदार था। और धारा 8 बताती है कि अगर वो ये चुनता है कि उसको भागीदार नहीं बनना है तो क्या क्या होगा। तो पहला तो है उसके अधिकार और दायित्व लोक सूचना देने की तारीख तक वैसे ही बने रहेंगे जैसे कि प्राप्तव्य के नाते उसके थे, कि लोक सूचना देने से पहले का जो भी लाभ है उसको तो उसको मिलेगा अभी, है ना। जैसे कि इस महीने की 30 तारीख को मैंने लोक सूचना दे दी, तो इस महीने का जो भी लाभ है वो तो मेरे को मिलेगा ही। और ख बताता है कि जैसे मैंने सूचना दे दी ना, उस तारीख के पश्चात से फर्म के किसी भी कार्यों के लिए मेरा अंश दायी नहीं रहेगा। मेरे पिताजी की जो भी पूंजी वगैरह लगी हुई है, मैंने सूचना दे दी, मेरे को भागीदार नहीं बनना, तो अब वो पूंजी किसी पर व्यक्ति के प्रति दायी नहीं रहेगी। और तीसरा बताया है कि जो मेरा अंश है ना, उसके लिए मैं वाद लाऊंगी, संपत्ति और लाभों में जो मेरा अंश है वो धारा 4 के अनुसार मैं वाद लाकर अपना निकलवा लूंगी। अब धारा 9 ये बताती है कि धारा 7 और 8 की कोई भी बात धारा 28 के बंदों पर प्रभाव नहीं डालेगी। बल्कि मैं भले क्या ही निर्वाचित कर रही हूँ, भागीदार होना या ना होना निर्वाचित कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन धारा 28 के अधीन अगर मैंने कोई कार्य कर दिया, मतलब कि मैंने किसी को ये दिखा दिया कि मैं चलो वयस्क हो गई हूँ, मैं अब इसका पार्टनर हूँ, किसी तीसरे व्यक्ति को मैंने भरोसा दिला दिया कि हाँ पार्टनर हूँ इनका, तीसरे व्यक्ति ने मेरे भरोसे पे आके कोई लेटर लोन वगैरह दे दिया, तो अब मैं भले ही कुछ भी दूंगा बाद में कि भागीदार हुआ नहीं, मैं उस व्यक्ति के प्रति तो दायित्व मेरा है ही, क्योंकि मैंने खुद होल्डिंग आउट करके, मतलब कि प्रदर्शन द्वारा मैंने भागीदार होना स्वीकार कर लिया। जैसे कि मैं वयस्क हुई, मैं फर्म में गई भाई अपने अधिकार दायित्व वगैरह निर्धारित करने के लिए, और कोई आया पर व्यक्ति और वो कह रहा है कि अच्छा आप पार्टनर बनना स्वीकार कर रहे हो, और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो लोन दे रहा है, तो मैंने उसको ऑब्जेक्शन कर दिया ना, मेरे को साफ कहना चाहिए था कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया तो मैं उत्तरदायी हूँ, भले मैं कुछ भी निर्वाचित करूँ फिर। अब अध्याय 5 में हम साझेदारी के या विभागीदारी के पुनर्गठन के तरीके पढ़ेंगे, और अध्याय 6 में बताया है फर्म का विघटन। तो एक फर्म के पुनर्गठन और फर्म के विघटन में अंतर होता है। जो एक फर्म का पुनर्गठन होता है ना, तो आप उसको साझेदारी का विघटन भी बोल सकते हैं, भागीदारी का विघटन, उसके संबंध में जो कुछ परिवर्तन होना। और एक फर्म का विघटन होता है ना कि फर्म जब भागीदारों को सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है, जब वो फर्म ही खत्म हो गई ना, तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या अंतर होता है इसमें। तो एक फर्म के विघटन भागीदारी के या फिर फर्म के पुनर्गठन में सभी साझेदारों के बीच का संबंध समाप्त नहीं होता है, बस उनके संबंधों में परिवर्तन होता है, कि कोई एक साझेदार आ जाता है, कोई चला जाता है, कोई दिवालिया हो जाता है, कोई मृत हो जाता है, कोई निवृत्त हो जाता है, ऐसे पुनर्गठित होती है साझेदारी। तो फर्म के विघटन में क्या होता है ना, सारे ही साझेदारों का संबंध समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो व्यवसाय ही खत्म, अब सब अपने अपने घर जाएंगे। तो दूसरा डिफरेंस यही है कि एक साझेदारी के विघटन या फिर उसको क्या कहेंगे, फर्म का पुनर्गठन। इसमें क्या होता है, व्यवसाय का संचालन बंद होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर फर्म का विघटन हो रहा है, फर्म का विघटन हो जाए तो वो व्यवसाय बंद हो जाता है। और दूसरा इनके बीच में संबंध कि फर्म का अगर विघटन हो रहा है ना, तो आपकी साझेदारी भागीदारी जो भी है वो स्वतः ही समाप्त हो जा रही है। लेकिन अगर आप फर्म का पुनर्गठन कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्म का विघटन हो रहा है, मतलब ये कह सकते हो कि फर्म का विघटन है ना बड़ी चीज़ है। फर्म का विघटन होगा ना तो साझेदारों के आपस के संबंध एक दूसरे से वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब साझेदारों का आपसी संबंध बदल रहा है, क्योंकि फर्म का अगर पुनर्गठन हो रहा है ना, तो उस फर्म का विघटन होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि एक साझेदार का संबंध खत्म होगा, एक नया साझेदार आ जाएगा, एक साझेदार दिवालिया हो सकता है, तो एक किसी स्पेसिफिक साझेदार से संबंध खत्म होता है, इसका मतलब ये नहीं कि फर्म विघटित हो जाएगी। ऐसे ही अगर जो फर्म का पुनर्गठन हो रहा है तो उससे बंटवारा नहीं किया जाता है, बस जिस जो साझेदार अलग हो रहा है उसका हिस्सा दे दिया जाता है। लेकिन अगर फर्म का विघटन हो रहा है ना, तो सारी संपत्ति बटेगी सब में। अब अगर फर्म का पुनर्गठन करना होता है ना, तो पहले जो साझेदारी पहले लोगों में थी ना, वो विघटित होगी। यहाँ फिर वर्ड याद रखना, भागीदारी विघटित हो रही है, क्योंकि जो भी सबका संबंध था पहले एक बार खत्म होगा, फिर जो नया जा रहा है उसको जाने देंगे, फिर जो नए लोग बच गए ना, वो वापस फर्म का पुनर्गठन करते हैं। तो अगर फर्म का पुनर्गठन हो रहा है ना, तो पहले वाले जो भागीदार थे उनका पहले विघटन होना जरूरी है। लेकिन अगर फर्म का विघटन होता है ना, फर्म का विघटन मतलब व्यवसाय खत्म हो रहा है, तो उसके बाद वापस फर्म जो है पुनर्गठित नहीं हो सकती है। तो ये समझे ना, फर्म का जब पुनर्गठन होता है ना, तो जो पहले ओरिजिनल साझेदार थे ना, उनके साझेदारों का जो संबंध है वो एक बार विघटित होता है, फिर जो नए फर्म में जो बच जाते हैं ना लोग, वापस उस फर्म को पुनर्गठित कर लेते हैं। लेकिन अगर एक बार फर्म का विघटन हो गया ना, उसके बाद उसको वापस पुनर्गठित नहीं करता है कोई। तो ये डिफरेंस था अध्याय 5 में और अध्याय 6 में। अब अपन पढ़ लेते हैं पुनर्गठन कब होता है, कैसे करते हैं। तो धारा 31 से बताती है कि नया भागीदार भागीदारी में कैसे प्रविष्ट होगा।
तो भागीदारों के बीच में कोई भी संविदा कर रखी है और उन्होंने कोई टर्म्स कंडीशन डिसाइड कर रखी है तो उसको छोड़कर और धारा 30 के जो प्रावधान है उसको छोड़कर कोई भी जो व्यक्ति अगर नया व्यक्ति भागीदारी में प्रविष्ट होना चाह रहा है तो उसको वर्तमान जो भागीदार है सबकी सम्मति लगेगी, तभी वो फर्म की में भागीदार के रूप में प्रविष्ट हो सकता है। और धारा 2 दायित्व बताती है उसके, तो धारा 30 के जो बंद है उसको तो साइड में रख दो, वो तो अपने अनुसार ही करेंगे। धारा 30 में क्या है, जो एक अवयस्क आ रहा है अगर, तो वो पहले के जो जब से वो लाभ में जुड़ा ना तब के जो भी कार्य किए रहते हैं ना फर्म के, उसके लिए दायित्व अधीन होता है। लेकिन उसको छोड़ दो, अगर कोई अन्य व्यक्ति फर्म में भागीदार के तौर पर नया प्रविष्ट हो रहा है तो उसके भागीदार बनने से पहले जो भी फर्म के कार्य थे वो उसके लिए दायी नहीं होता है। अब धारा 32 बताती है कि एक भागीदार निवृत्त कैसे हो सकता है, रिटायरमेंट कैसे ले सकता है। तो निवृत्ति क्या होती है कि एक भागीदार निकलेगा बस और बाकी के जो भागीदार है वो व्यवसाय चालू रखेंगे। तो ये कैसे किया जा सकता है, एक भागीदार जो है निवृत्त हो सकता है अन्य सब भागीदारों की सहमति से। बाकी के जो पार्टनर है वो सब सहमत हो जाए, मैं बूढ़ा हो गया तो मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, तो एक जना निकल सकता है सबकी सहमति से। दूसरा है कि अगर आपने कोई अभिव्यक्त करार ही कर रखा था साझेदारी में कि कोई 30 तक रिटायर हो सकता है, अपनी इच्छा से रिटायर हो सकता है तो उस करार के अनुसार। और तीसरा है कि अगर भागीदारी इच्छाधीन है, मतलब कि वो भागीदारी चलनी ही जब तक है जब तक कि आप इच्छा करें, तब कोई भी भागीदार जो है निवृत्त होने के अपने आशय की लिखित सूचना देगा और फिर वो निवृत्त हो जाएगा। तो ये 3 तरीके से निवृत्त हो जा सकता है। अब उदाहरण 2 में बताया कि अगर मान लो मैं आज निवृत्त हो रही हूँ तो उससे पहले जो भी फर्म वगैरह कार्य कर रही थी तो उसके दायित्व के लिए मैं दायित्वाधीन होंगी ना, क्योंकि जो मेरे रहते कार्य हुए हैं। लेकिन धारा 2 ही बताती है कि अगर मुझे उससे मुक्त होना है ना, तो जो कि मेरे निवृत्तन से पहले किए गए जो भी कार्य है फर्म के उससे मेरे को मुक्त होना है, तो पहले मेरे को पर व्यक्ति और जो पुनर्गठित फर्म है जिनके बाकी के जो भागीदार हैं उनके साथ एक करार करना होगा। तो मैं पर व्यक्तियों की भी सहमति लूँ कि यार देख लो मैं निवृत्त हो रहा हूँ, जो मैंने पहले कार्य किए हैं उसके लिए अब आप ये जो नए पहले वाले साझेदार पुनर्गठित फर्म के जो साझेदार है उनको जिम्मेदार ठहराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो उसके लिए पहले तीनों की सहमति लगेगी, तभी तो बात होगी ना, तो आपको करार करना पड़ेगा। पुनर्गठित फर्म भी राजी होनी चाहिए कि हाँ हम देख लेंगे, तू जा। अगर ऐसा करार आप कर लेते हो तो आपके जो पहले के कार्य है उससे आप मुक्त हो सकते हो, उन्मोचित हो सकते हो। और ऐसा करार है जो स्पेसिफिकली आपने बैठ के मौखिक लिखित रूप से किया हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर व्यक्ति है आपके निर्वाचन की ज्ञात होने के पश्चात उसका और जो पुनर्गठित फर्म के बीच जो व्यवहार चर्चा हो रही है उससे विकसित हो सकता है कि आपके बीच में ऐसा करार हुआ है कि नहीं। क्योंकि आप एक फर्म में थे, पहले आप सेल करते थे, वहाँ फर्म में जो भी बिकता था काउंटर पे आप बैठते थे। अब आप निवृत्त हुए, बाकी के जो कस्टमर आ रहे हैं उनको पता है कि आप निवृत्त हो गए, आप चले गए हो, उसके बाद वो बाकी दूसरे जो फर्म के साझेदार उनसे माल वगैरह खरीद रहे थे, विकसित है कि उनको पता है कि हाँ अभी निवृत्त हो गया तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। और जब मैं बैठी थी तब मैंने कोई ऑर्डर वगैरह लिया था माल का और वो पर व्यक्ति आ रहा है उसको पता है मैं निवृत्त हो गई, बाकी के साझेदार से वो माल मांग रहा है और वो बाकी के साझेदार उसको दे रहे हैं, मतलब कि बस मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, जो माल बेचनी था उसको। अब धारा 3 ये बताती है कि जैसे आप निवृत्त हो रहे हो ना, आपको एक लोक सूचना देनी होगी। जब तक आप ऐसी लोक सूचना नहीं देते हो ना, तब तक जो निवृत्त हो रहा है वो भागीदार खुद और जो बाकी के भागीदार बच गए वो भी निवृत्त होने वाले भागीदार के कार्यों से जो कि फर्म के लिए किए जाते थे पहले, अगर वो वैसा कुछ कार्य करता है तो जो बाकी के भागीदार है उसके कार्य से भी उत्तरदायी रहेंगे। और अगर बाकी के भागीदार कुछ भी कर रहे हैं और लोक सूचना निवृत्त होने वाले भागीदार ने नहीं दी है तो उसके लिए एक पर व्यक्ति जो निवृत्त हुआ है ना उस भागीदार को भी जिम्मेदार ठहरा सकता है। तो आपको लोक सूचना देनी नहीं तो दोनों फंसे रहोगे एक दूसरे के कार्यों से। मतलब लोक सूचना नहीं दी हुई है, वो जो साझेदार था वो निवृत्त हो रहा है, वो पहले माल उधार वगैरह खरीदता था आपकी फर्म के लिए, लोक सूचना नहीं दी उसने, फिर वो उधार खरीद के कुछ अपने बिजनेस में लगा रहा है, तब की फर्म जिम्मेदार हो जाएगी अगर लोक सूचना नहीं दी पर व्यक्ति को नहीं पता कि वो निवृत्त हो गया। तो लोक सूचना देना दोनों के लिए ही फायदेमंद है कि अगर बाकी के पार्टनर भी बिना सूचना दिए कुछ भी उधार वगैरह ले रहे हैं और ये नहीं पता है कि आप निवृत्त हो रखे हो, तो जो बाकी पर व्यक्ति हैं वो आपको भी उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। लोक सूचना देना जरूरी है। इन परंतु बताया है कि भागीदार ऐसे पर व्यक्तियों के प्रति दायी नहीं है जो कि फर्म के साथ जब व्यवहार कर रहे थे तो वो जानते नहीं थे कि आप भी भागीदार हो। जैसे कि एकदम बिल्कुल नया कस्टमर आया, कोई उसको पता ही नहीं कौन कौन पार्टनर है, बस उसको अपने माल से मतलब था, तो अब आप निवृत्त हो रहे हो उसको जानकारी नहीं है कि आप भी भागीदार हो, तो वो दोनों व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, तो अब आप निवृत्त होने वाला भागीदार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि कॉमन सी बात है ना, ऊपर व्यक्ति जानते नहीं कि कौन कौन पार्टनर है तो बात लाएगा भी कैसे, वो तो फर्म पे ही लेके आएगा। अगर स्पेसिफिकली वो आपको जानता होता और आपके गुडविल वगैरह से फिर वो फर्म से व्यवहार कर रहा होता तब आपको तो ठहराता, अगर आपने जानकारी नहीं होती कि निवृत्त नहीं हुआ, निवृत्त हो गया मैं तो। अब धारा 4 ये बताती है कि धारा 3 की जो लोक सूचना है वो या तो निवृत्त होने वाला भागीदार खुद दे दे या फिर जो पुनर्गठित बाकी के जो भागीदार बच गए हैं वो दे दे, कोई भी दे सकता है। क्योंकि दोनों की भलाई इसी में है कि वो जो सही सही सिचुएशन है सब लोग जनता को बता देवे, नहीं तो दोनों फंस सकते हैं एक दूसरे के कार्यों से। तो 2 तरीके पढ़ लिए अपन ने। 31 में क्या हो रहा था, एक कोई नया साझेदार आ रहा था, 32 में कोई साझेदार जा रहा है, और 33 में है अगर आप निकाल रहे हो किसी साझेदार को, क्या निकाल सकते हो आप किसी को। धारा 1 ये बताती है कि भागीदारों के बीच संविदा में जो भी शक्तियाँ अगर प्रदत्त कर रखी है तो उसका सद्भावपूर्वक प्रयोग करने के सिवाय आप कोई भी जो भागीदारों की बहुसंख्या है वो किसी एक भागीदार को निष्कासित नहीं कर सकती है। मतलब अगर आपने कोई अभिव्यक्त संविदा कर रखी है कि हाँ भाई कोई मिसकंडक्ट करेगा, कोई कपट वगैरह करेगा, तो बाकी के साझेदार उसको सद्भावपूर्वक निकाल सकते हैं, तब तो आप निकाल सकते हो। नहीं तो अगर ऐसी कोई संविदा वगैरह नहीं है तो बहुसंख्यक मिलकर 4-5 लोग मिलकर एक को निकाल नहीं सकते हैं किसी साझेदार से। और उन शक्तियों का जो संविदा से आपको मिली ना उसका भी आपको सद्भावपूर्वक ही यूज़ करना है। ये नहीं कि शक्ति मिल रखी है जगह आप अपन कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बस फंसाया उसको किसी भी कपट के मामले में और निकाल दिया। और धारा 2 ये बताती है कि धारा 32 की जो धारा 2, 3, 4 है वो वैसे ही लागू होंगे जैसे कि निवृत्त भागीदार के लिए, ताकि आप पर व्यक्तियों और जो पुनर्गठित साझेदारी उससे संविदा करके जो भी पुराने वगैरह काम है उससे मोचित हो सकते हो और लोक सूचना भी दे सकते हो जब तक नहीं दोगे, जब तक वैसे जिम्मेदार हो गया आप। धारा 34 बताती है कि अभी फर्म का पुनर्गठन होगा जब भागीदार दिवाला हो जाए। जनरली क्या होता है कि कोई भी भागीदार दिवाली हो जाता है तो फर्म का विघटन नहीं होता है, लेकिन अगर आपने संविदा कर रखी है तो नहीं होती विघटित फर्म, और जो बाकी के साझेदार होते हैं वो पुनर्गठन करके वापस चलाते हैं फर्म को। तो धारा 1 ये बताती है कि जब भी फर्म का कोई भागीदार दिवालिया निर्णित कर दिया जाता है तो जिस तारीख से वो आदेश आता है ना उस तारीख से वो भागीदार नहीं रहेगा, भले ही आप फर्म का वापस या तो विघटित कर दो, बाकी के साझेदार भी फर्म को ना चलाए, या फिर आप उसको पुनर्गठित कर दो, लेकिन उस तारीख के बाद से वो जो दिवालिया घोषित हो गया ना वो भागीदार नहीं रहता। बस ये बता रहा है। अब धारा 2 बताती है कि भागीदारों के बीच जो संविदा है उसके अधीन एक व्यक्ति के दिवालिया हो जाने से फर्म विघटित नहीं हो रही है अगर, तो जो भी दिवालिया व्यक्ति है ना उसकी जो संपदा है फर्म के ऐसे कार्यों के लिए जिस दिन से वो आदेश प्रवर्तन में आया ना उस दिन के बाद से फर्म के कार्यों के लिए वो दिवालिया साझेदार की संपत्ति उत्तरदायी नहीं रहेगी, क्योंकि जो सारी संपत्ति उसकी रिसीवर ले लेगा, उसके जो पहले के कार्य उसके लिए तो वो चुका देगा भले, लेकिन अब आगे से आप जैसे आदेश आ गया तो उस दिन से तो भागीदार है नहीं, उस दिन के बाद से जो भी फर्म कार्य करेगी उसके कार्यों के लिए उसकी संपत्ति उत्तरदायी नहीं रहेगी। अब धारा 35 बताती है कि मृत भागीदार है तो भी फर्म के जो बाकी के साझेदार अगर उस संविदा के अधीन फर्म का वितरण नहीं कर रहे हैं उसको चला रहे हैं तो जो मृत व्यक्ति है ना उसकी संपदा फर्म के ऐसे कार्यों के लिए जो कि स्मृति के पश्चात किए जा रहे हैं उत्तरदायी नहीं रहेगी। जैसे कि मतलब ये समझो कि मृत्यु हो जाती है ना तो आपको सार्वजनिक सूचना देने की भी जरूरत नहीं है कि अब जैसे कि धारा 32 में जरूरी थी अगर निवृत्त हो रहे हो तो, क्योंकि जैसे मृत्यु हुई ना वैसे ये धारा लग जाएगी और उसके बाद से कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा मृत व्यक्ति की जो भी संपत्ति है। अब धारा 36 जो है बाहर जाने वाले भागीदार भी, जो निवृत्त हो रहा है भागीदार या भले भागीदार उसको निकाल रहे हैं तो उसका कुछ अधिकार बताती है। तो वो जो है बाहर जाने वाला भागीदार वो जो भी फर्म का कारोबार था उससे प्रतियोगी कारोबार चला सकता है, ये उसका अधिकार है, उसका विज्ञापन भी कर सकता है।
लेकिन जब तक आपने कोई अलग संविदा नहीं कर रखी हो तब तक आपको ये कार्य करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि पहला तो न तो आप फर्म का नाम उपयोग करोगे कि जो अपना कारोबार कर रहे हो उसको फर्म के नाम से उपयोग करके कारोबार नहीं करोगे, और दूसरा है कि फर्म का कारोबार चला रहे हो आप ऐसा वेबडेशन भी नहीं करोगे दूसरों के माइंड में। लेकिन किसी को फर्म से कुछ माल खरीदना है तो आप ये वेबडेशन नहीं करोगे मैं भी तो भागीदार हूँ, अभी भी मैं हटा नहीं हूँ, तो ऐसा करके कोई भी अपना कारोबार नहीं चलाओगे। और तीसरा है कि जो व्यक्ति भागीदार के अंत हो जाने से पहले उस फर्म से व्यवहार करते थे उनके साथ व्यवहार करने की आप याचना नहीं करोगे। मतलब जो फर्म के कस्टमर है ना उनको अपने पास नहीं बुलाओगे कि आ जाओ, जो मैं भी वैसे ही कारोबार करता हूँ मेरे पास आ जाओ। लेकिन अगर आपने निकलने से पहले ही कोई संविदा कर ली है बाकी के भागीदारों से तो आप ये सब काम कर सकते हो। अब धारा 2 ये बताती है कि जो भी भागीदार जा रहा है ना वो अपने बाकी के भागीदारों से करार कर सकता है कि वो जो भागीदार नहीं रहेगा तो किसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक या फिर निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर वो फर्म का जो कारोबार उसके जैसा कारोबार नहीं करेगा। और अगर ये अधिरोपित जो निबंधन है युक्तियुक्त है ना तो ये भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा 27 है इसमें कुछ भी होते हुए भी ये करार जो है विद्यमान होगा। लेकिन निबंधन युक्तियुक्त होनी चाहिए, मतलब विनिर्दिष्ट कालावधि होनी चाहिए, विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाएं होनी चाहिए, और जो बाकी की शर्तें हैं वो भी युक्तियुक्त दिखनी चाहिए। तो ऐसा भागीदार जो निकल रहा है ना वो अपने पहले वाले भागीदारों से करार कर रहा है तो वो विद्यमान है। धारा 27 उसको प्रभावित नहीं करेगी भारतीय संविदा अधिनियम की। तो धारा 27 क्या बताती है कि कोई भी व्यापार अवरोधक जो करार होते हैं वो शून्य होते हैं, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन दिया है उसका। अब धारा 37 बताती है कि अगर फर्म का कोई सदस्य है तो मर गया है या फिर भागीदार नहीं रह गया है और जो बाकी के जो भागीदार है वो उस भागीदार की जो संपदा है उसके बीच लेखाओं का अंतिम परिनिर्धारण किए बिना, मतलब उसकी जो संपदा है उसका वापस उसको या फिर प्रतिनिधि या फिर उसको लौटाए बिना ही उसकी संपत्ति से फर्म का कारोबार चला रहे हैं। और अगर कोई प्रतिकूल संविदा नहीं करेगी, मतलब उसकी जो संपत्ति उसका यूज़ किया जा रहा है तो उसको फायदा तो मिलना चाहिए वापस, या फिर उसके विधिक प्रतिनिधियों को। तो अगर आपने कोई संविदा नहीं करी है तो इस अधिनियम के प्रावधान अपने आप लागू हो जाएंगे। तो आप इस भागीदार को जो निकल रहा है बाहर या फिर उसके प्रतिनिधि अगर मर गए तो उनको ये विकल्प होगा कि वो चुन सकते हैं कि जो भी वो लाभ हो रहा है ना उसकी भागीदार की संपत्ति से उसके भागीदार न रह जाने के पश्चात, तो या तो वो लाभ जो उसके अंश के कारण उपयोग से फर्म अर्जित करी है या फिर उसकी जो भी संपत्ति में उसका अंश है उसकी रकम पर 6% ब्याज, जो भी वो विकल्प चुने पाने का हकदार होगा। दोनों में से कुछ भी चुन सकता है वो। या तो फिक्स वो 6% ब्याज ही ले ले जो भी उसकी पूंजी वगैरह लगी हुई है उस पर, या फिर उसके अंश से जो भी लाभ हो रहा है वो ले ले। वो उसकी विकल्प है, उसको दिख रहा है जैसे कि लाभ ज़्यादा हो रहा है तो लाभ वाला विकल्प चुन सकता है, नहीं तो फिक्स अगर इनकम चाहिए तो 6% ब्याज वाला विकल्प चुन सकता है। और कौन सकता है अगर भागीदार जिंदा है तो भागीदार खुद, या फिर अगर उसकी मृत्यु हो गई फिर भी वो जो उसके विधि प्रतिनिधि या संपत्ति उसके लगे रहने दे रहे हैं तो वो विधि प्रतिनिधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परंतु में ये बताया हुआ है कि अगर भागीदारों के बीच ये संविदा हो रखी है कि जो उत्तरजीवी मतलब जो बने हुए साझेदार हैं वो या तो मृत या फिर बाहर जाने वाले भागीदार का जो हित है उसको खरीद सकते हैं, और इस विकल्प का किसी साझेदार ने समय रूप से प्रयोग किया है, वहाँ जो मृत भागीदार की संपदा है बाहर जाने वाले भागीदार की संपदा है उसके लाभों में से कोई भी अंश वगैरह पाने का हक उस भागीदार या फिर उसके विधि प्रतिनिधियों को नहीं होगा। तो क्या होता है जैसे कि 3 पार्टनर है, एक की या तो मृत्यु हो गई है तो वो बाहर जा रहा है, खुद ही निकल रहा है या फिर उसको निकाला जा रहा है, तो उसकी जो भी संपदा होगी ना, मतलब कि मान लो कोई भी दूसरा साझेदार उसको खरीदना चाह रहा है कि अब जैसे कि पहले तो 3 साझेदार थे तो उनको सबको 1/3 हिस्सा मिल रहा था। अब एक साझेदार जो है उस ये चाह रहा है कि मैं उसका हिस्सा खरीद लूँ, तो खरीदेगा अपने पैसे लगा के उसके जो भी विधि प्रतिनिधि या फिर उस साझेदार को भुगतान करेगा, उसकी पूंजी वगैरह जो भी लगी हुई उसका भुगतान करेगा, उसका अंश खरीद लिया ना वैसे। अब क्या होगा लाभों में उसको हिस्सा उसका हिस्सा ही मिलेगा, मतलब कि अब उसको 1/3 अपना भी मिलेगा और 1/3 उसका भी मिलेगा, जो बाकी का वो जो साझेदार रहेगा उसको अपना 1/3 मिल जाएगा। लेकिन इनका रेशियो 1:2 हो गया, मतलब कि जो फायदा होगा वो दुगना तो एक साझेदार को मिलेगा, उसका एक हिस्सा एक साझेदार को मिलेगा, समझ गए ना। अगर इस संविदा नहीं होती उसका हित खरीदने का विकल्प नहीं होता, उसने विकल्प नहीं यूज़ किया होता तो अब किससे हिस्सा होता बराबर बराबर बढ़ता, सबको 50-50 मिलता था। लेकिन जो हिस्सा खरीद रहे हैं उसको फायदा और उसको अब डबल फायदा मिलेगा, जिसका हिस्सा उसने खरीदा उसका फायदा उसको मिलेगा, इसलिए खरीदते लोग। तो वैसे उसने खरीदा है तो जो भागीदार निकाल रहा है उसके विधि प्रतिनिधियों को उसने भुगतान कर दिया होगा ना, सारे उसका लेखा जोखा दे दिया होगा। और अगर मान लो ये आगे लिखा हुआ है कि वो जो धारण करने वाला साझेदार है वो सारे निबंधनों का अनुवर्तन अगर नहीं कर रहा है, मतलब कि वो सही तरीके से लेखा जोखा करके उसके जो भागीदार है उसको उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, जो निकल रहा है उसको जिसका हिस्सा खरीद रहा है, तो वो नहीं कर रहा है, सारे निबंधन पूरे नहीं कर रहा है, तो इस धारा के जो पूर्ववर्ती उपबंध है ना उसके प्रावधान लागू हो जाएंगे। मतलब अब वो भागीदार जो है निकल रहा है वो पहले वाले प्रावधान के अनुसार लाभ वगैरह पा सकेगा, हिस्सा या फिर ब्याज पा सकेगा, क्योंकि आप हिस्सा खरीद नहीं पा रहे उसका तो फिर वो अपना विकल्प तो यूज़ करेगी ना। अब धारा 38 बताती है कि कोई चलत प्रत्याभूति है तो उसमें फर्म में जो भी अगर तब्दीली हो रही है तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे कि किसी ने फर्म को कोई चलत प्रत्याभूति दी है या फिर फर्म के व्यवहारों के बारे में किसी पर व्यक्ति को कोई चलत प्रत्याभूति दी हुई है, तो जैसे ही अगर आपने कोई विपरीत करार नहीं कर रखा है तो उस तारीख से जिस तारीख से फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन होने की कोई साझेदार आ रहा है जा रहा है मृत्यु वाली हो रही है तो वैसे कि वो जो गलत प्रतिभूति है भावी समयवारों के लिए अपने आप प्रतिसंहत हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि आपकी पार्टनरशिप थी, सोने का फर्म था, सोने का व्यवसाय आप करते थे, सोना खरीदते बेचते थे, तो आपके यहाँ एक कर्मचारी काम करता था तो किसी व्यक्ति ने उस कर्मचारी की चलत प्रत्याभूति दी थी कि वो अच्छा कारीगर है, वो जब तक रहेगा ईमानदारी से काम करेगा। और जैसे आपके फर्म में कोई गठन में परिवर्तन होगा ना, जैसे कि कोई साझेदार जा रहा है आ रहा है मृत्यु हो रही है, तो वैसे ही उसकी जो चलत प्रत्याभूति है ना उस दिन से खत्म हो जाएगी। अगर आपने करार नहीं कर रखा विपरीत में करार कर रखा है कि भाई पुनर्गठन होगा तो भी ये तो चलती रहेगी तो बात अलग है, नहीं तो अगर कोई करार नहीं कर रहा है तो जनरल रूल ये है कि वो खत्म हो जाएगी उसके भावी समयवारों, क्योंकि गठन में परिवर्तन होने से पहले अगर उसने कोई भी फर्जीवाड़ा कर रखा है तो उसके लिए तो जिम्मेदार होगा प्रत्याभूति जिसने दी है वो। ऐसे हो सकता है फर्म ने किसी व्यक्ति को प्रत्याभूति दी हुई हो, जैसे कि बैंक से लोन वगैरह लिया था फर्म ने, तो अगर चलत प्रत्याभूति दी हुई थी कि हमेशा लोन लेते रहेंगे और हम चुकाते रहेंगे, प्रत्याभूति दी थी किसी फर्म ने के पार्टनर ने, तो जैसे ही गठन परिवर्तन होगा ना वो चलत प्रत्याभूति अपने आप खत्म हो जाएगी अगर करार नहीं कर रखा आपने। अब अध्याय 6 है फर्म का विघटन। तो धारा 39 ये बताती है कि जब सब भागीदारों के बीच भागीदारी का विघटन हो जाता है ना तो उसको कहते हैं फर्म का विघटन। तो ऐसे ही अपन समझ सकते हैं कि भागीदारी का विघटन अलग चीज होती है, फर्म का विघटन अलग होती है। तो सारे साझेदार भागीदारों के बीच में जब भागीदारी विघटित हो जाती है ना तो हो जाता है फर्म का विघटन। लेकिन एक साझेदार की भागीदारी विघटित हो रही है, मतलब वो भागीदार नहीं रह रहा है तो उसका आप अपन फर्म का पुनर्गठन कर लो, वापस चलती रहती है। लेकिन जब सारे ही साझेदार जा रहे हैं ना तो फर्म का विघटन होना तय है। तो धारा 40 बताती है कि विघटन होगा कैसे। तो या तो फर्म के जो भागीदार हैं सारे वो सब सहमति से उसको विघटित कर दे, या फिर अगर आपने पहले से संविदा कर रखी थी कि ऐसी सिचुएशन हो गई तो विघटित हो जाएगी, या फिर कोई किस तरीके से आप विघटित कर सकते हो तो संविदा के अनुसार भागीदारी को फर्म को विघटित कर सकते हो। अब धारा 41 वो सिचुएशन बताती है कि जहाँ विवशता होगी फर्म अब विघटित होने होगा, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो कब आती है, तो पहले तो है सब भागीदारों के या फिर एक के सिवाय अन्य सब भागीदार अगर दिवालिया न्यायान्वित हो जाए तो। अभी सभी दिवालिया हो गए तो फर्म का व्यवसाय चलाएगा कौन। मान लो एक जना रह गया है बाकी सब दिवालिया हो गए तो एक से तो साझेदारी चलती नहीं, साझेदारी के लिए 2 जने तो कम से कम चाहिए ना। और दूसरा है कि कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिससे कि फर्म का कारोबार चलाना या फिर भागीदारी के रूप में उस काम को चलाना विधि विरुद्ध हो गया। जैसे कि मान लो कि किसी एरिया में 3-4 ही बस कपड़ों के निर्माता थे और वो एक बार पार्टनरशिप कर रहे थे ताकि मोनोपोली बना सके
और प्राइस वो खुद कंट्रोल कर सकें, उनकी मजबूरी हो जाएगी लोगों की उसी प्राइस पे वस्तुएं खरीदना। तो ऐसा देख के अगर सरकार रोक लगा दे कि आप ये जो वस्त्रों के जो उद्योगपति है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, तो जैसे ही पार्टनरशिप के रूप में उस वस्त्र का व्यवसाय करना विधि विरुद्ध हो गया ना, उस दिन से आपकी पार्टनरशिप खत्म होनी तय है। या मान लो कुछ साझेदार मिलकर कोई ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया, जैसे कि आप मिलकर बियर बियर फैक्ट्री चलाने की सोच रहे हो और बैन लगा दिया सरकार ने अगर बियर पे, तो वैसे ही आपकी भागीदारी खत्म। लेकिन परंतु में बताया हुआ है कि अगर फर्म एक या एक से अधिक पृथक प्रोद्यमों या फिर उपक्रमों के लिए चलाई जा रही है तो एक या अधिक का अगर अवैध घोषित कर भी दिया जाता है तो वो जो विधिपूर्ण प्रोद्यम या फिर उपक्रम है वो उसके बारे में फर्म विघटित नहीं होगी। अगर आपने मिलकर अगर 4-5 ठेके लिए हैं और एक ठेका विधि विरुद्ध हो गया है, तो इसका मतलब जो विधिपूर्ण है उसको तो चलाओगे ना, फर्म विघटित थोड़ी होगी। जैसे आपने 4-5 मूवियाँ बनाने की ट्राई करी और एक को जो है सरकार ने बैन लगा दिया, कुछ भी ऑफेंसिव था उस मूवी में उसको बंद करवा दिया, तो बाकी की तो बनाओगे ना, फर्म तो चलेगी ना अभी। तो धारा 41 बताती है कि कब मजबूरी हो जाएगी कि आपको विघटित करनी पड़ेगी। अब धारा 42 बताती है कि कुछ और ऐसी घटनाएं हैं जब विघटित हो जाती है, अगर आपने विपरीत कोई संविदा नहीं कर रखी, अगर संविदा कर लेते हो तब तो विघटित नहीं होगी, लेकिन जनरल रूल ये है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो विघटित हो जाती है फर्म। लेकिन आप संविदा करके इसको बचा सकते हो, लेकिन ऊपर वाली जो सिचुएशन थी उसमें तो संविदा करके भी नहीं बचा सकते आप। तो पहली तो है अगर कोई फर्म जो आपने नियत अवधि के लिए गठित की थी और जैसे वो अवधि खत्म होगी वैसे आपकी फर्म विघटित हो जाती है समझा जाता है, लेकिन मान लो उस नियत अवधि के बाद भी आप फर्म चला रहे हो तो वो आपने संविदा कर लिया तो वो चलती रहेगी। और दूसरा है कि एक या अधिक प्रोद्यमों या फिर उपक्रमों को चलाने के लिए आपने गठित की थी, वो जैसे ही खत्म हो जाएंगे वैसे आपकी फर्म का विघटन हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे प्रोद्यम भी ले रहे हो और चला रहे हो तो चल भी सकती है, संविदा है के ऊपर है। और तीसरा है जनरल रूल क्या है कि अगर कोई भागीदार की मृत्यु हो जाती है तो विघटित होती है फर्म, लेकिन अगर आप विपरीत करार कर लेते हो कि नहीं अपन चलाएंगे बाकी मिलकर तो वापस पुनर्गठित हो जाती है। और चौथा है कि अगर कोई भागीदार दिवालिया या निर्णित हो जाता है तो भी फर्म विघटित होती है। तो ये सब जनरल रूल है, आप विपरीत संविदा करके वापस पुनर्गठित भी कर सकते हो फर्म को। अब धारा 43 और 44 बताती है कि विघटन होगा कैसे। तो धारा 43 में तो बताया हुआ है अगर भागीदारी इच्छाधीन है, मतलब कि अगर भागीदारी इच्छाधीन बनाई हुई है ना तो किसी भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य भागीदारों को फर्म के विघटन के अपने आशय की लिखित सूचना देकर किया जा सकता है। मतलब कि या तो अपन ने कुछ भी नहीं लिखा था अपने साझेदारी करते टाइम की कब तक चलेगी, किस उपक्रम पे चलेगी, तो वो इच्छाधीन हो जाती है बाय डिफॉल्ट। अगर इच्छाधीन है तो एक भी साझेदार अगर सूचना दे देता है कि अभी भागीदारी को विघटन करना है तो जैसे सूचना दे देता है तब से वो विघटित हो जाती है। तो कब से प्रवर्तन में आएगा विघटन, धारा 2 बताती है कि उस तारीख से जो कि सूचना में विघटन की तारीख लिखी हुई है, मैं सूचना दे रही हूँ बाकी साझेदारों को उसमें लिख रखा है 10 तारीख से अपनी साझेदारी विघटित हो रही है तो उस तारीख से विघटित हो जाती है। लेकिन अगर तारीख नहीं लिख रखी मैंने तो उस तारीख से जिस दिन मैं सूचना संसूचित कर रही हूँ बाकी साझेदारों को जिस दिन मैं दे दूंगी नहीं सूचना पकड़ा दूंगी उस दिन जिस संसूचना के दिन से वो विघटित हो जाती है। अब धारा 44 ये बताती है कि कोई भी भागीदार जो है न्यायालय में वाद लाकर फर्म को विघटित करने का आदेश प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या क्या आधार होंगे। तो पहला तो है कोई भागीदार जो है विकृत हो गया है तो आप न्यायालय में वाद लेगा कोई भागीदार विकृत हो गया इसको विकृत कर दो। लेकिन अगर मान लो कि जो विकृत हुआ है उसी को वाद लाना है तो उसकी ओर से एक वाद मित्र वाद लाएगा और वैसे ही ला सकेगा जैसे कि कोई दूसरा भागीदार लाता है ना। तो जिसको आपत्ति हो रही है जो अगर विकृत हो गया है कोई तो या तो दूसरे साझेदार लिया है उनको आपत्ति हो रही है तो कि भाई अब विकृत करो, और मान लो विकृत हुआ है उसके ही बिहाफ पे अगर सूट लाना है तो एक वाद मित्र ला सकता है कि भाई ये जो भागीदार विकृत हो गया है तब इस फर्म को विकृत कर दो। अब दूसरा बताया हुआ है कि अगर कोई भागीदार जो भागीदार के तौर पर अपने कर्तव्य का पालन करने में स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है तो दूसरा भागीदार जिसको भी आपत्ति है वो वाद ला सकता है कि फर्म को विकृत कर दो। और तीसरा है कि अगर मान लो कोई भागीदार ऐसा आचरण कर रहा है जिससे कि कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कारोबार को चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो कोई भी भागीदार जो है वाद ला सकता है कि भाई देखो दूसरे साझेदार का ऐसा आचरण है तो आप फर्म को विकृत करो तो अच्छा है। अब चौथा है कि मान लो अगर कोई भी साझेदार जानबूझकर बार-बार ऐसा कार्य कर रहा है जो कि या तो कामकाज के प्रबंध या फिर कारोबार से संबंधित है और उसका जो ऐसा आचरण है इससे दूसरे साझेदारों के लिए युक्तियुक्त नहीं है कि वो उसके साथ कार्य कर सके, जैसे कि कोई साझेदार जो है सट्टा वट्टा खेल रहा है या फिर जो हिसाब किताब की पुस्तकें है वो चोरी कर ले रहा है, जो साझेदारी के कार्य हैं उसमें उपेक्षा कर रहा है, कार्य करने से इनकार कर रहा है, जो दूसरे साझेदार की पत्नी के साथ अवैध संबंध बना रहा है, तो ऐसा व्यवहार करने वाले भागीदार के साथ अगर व्यवसाय करना युक्त नहीं लग रहा है तो कोई भी भागीदार वाद ला सकता है कि फर्म को विघटित कर दिया जाए। लेकिन ध्यान ये देखना है कि उसके व्यक्तिगत जीवन के दुराचरण से अगर फर्म के व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है विपरीत तो उसको ऐसे विघटित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बैंक का साझेदार है और वो किसी पर स्त्री गमन का दोषी है तो ऐसे फर्म पर उसके आचरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि उससे ग्राहक के धन तो असुरक्षित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं कोई डॉक्टर की फर्म थी और वो डॉक्टर जो है अपने ग्राहकों के साथ कोई अनैतिकता का दोषी है तो ऐसे फर्म को विघटित करने का अच्छा आधार है। तो ये निर्धारित किया गया था स्नो बनाम मिलफीड के मामले में। अगर पांचवा है कि अगर कोई भागीदार है जिसने कि अपने जो फर्म में अपना हित था उसको किसी सारे हित को किसी पर व्यक्ति को अंतरित कर दिया है या फिर CPC 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 49 के दिन उसका जो अंश है वो भारित हो गया है या फिर उसका अंश जो है भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के रूप में शोध्य होने के कारण बिक गया है। किसी भी भागीदार ने अपना अंश जो है बिकने या तो बेच दिया है फिर बिकने दिया है किसी भी कारण से, तो जो अन्य भागीदार है वो आवेदन कर सकते हैं कि फर्म को विघटित कर दिया जाए। और छठा है कि अगर फर्म को इतनी हानि हो रही है कि अब उसको चलाना संभव नहीं है तो भी आवेदन किया जा सकता है न्यायालय से कि विघटित कर दे। और सातवां अन्य कोई भी आधार ये बताए हुए इस आधार से जरूरी होना किसी आधार पर किया जाए, कोई और भी हो सकते हैं आधार न्यायसंगत या फिर साम्यपूर्ण जो भी न्यायालय को लगे उस पर विघटित की जा सकती है फर्म। अब धारा 45 ये बताती है कि एक बार विघटन हो गया तो उसके पश्चात भागीदारों के क्या दायित्व रहेंगे। तो फर्म अगर विघटित हो जाती है तो जब तक आप विघटन की लोक सूचना नहीं दे देते तब तक वो जो भागीदार है तो बाकी के भागीदारों के किसी के भी द्वारा किए गए हर कार्य के लिए जो विघटन के पहले अगर फर्म करती तो उसका कार्य माना जाता तो वो कर व्यक्तियों के प्रति दायी होंगे। क्योंकि फर्म अगर विघटित हो रही है और अभी भी एक भागीदार जाके उधार माल खरीद रहा है कहीं से आपने लोक सूचना नहीं दी है तो आप उसके कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे बाकी के भागीदार भी। इन परंतु बताया कि अगर कोई भागीदार मर गया है या फिर दिवालिया निर्णित हो गया है या पर व्यक्ति जो फर्म के साथ व्यवहार कर रही है ना उसको ज्ञात ही नहीं है कि फर्म से कोई व्यक्ति जो निवृत्त हुआ है वो भागीदार है फर्म का, तो वो बिना जान पहचान के कि कौन भागीदार है नहीं उस हिसाब से फर्म से व्यवहार कर रहा है तो इन लोगों की जो संपदा है ना जो मर गया दिवालिया हो गया उनकी संपदा ऐसे तारीख से फर्म के कार्य के लिए दायित्व के अधीन नहीं होती। अगर कोई भी साझेदार मरा दिवालिया हुआ और या कोई निवृत्त हुआ और इसके कारण आप फर्म को विघटित करवा रहे हो तो जब तक लोक सूचना नहीं दी जाती तब तक इनकी संपदा जो होती है ना वो उत्तरदायी नहीं होती पर व्यक्ति के लिए। अब धारा 2 बताती है कि धारा 1 की जो सूचना है वो किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकती है। अब धारा 46 बताती है कि फर्म जब विघटित होती है ना तो हर भागीदार को या फिर अगर किसी भागीदार की मृत्यु हो गई तो उसका प्रतिनिधि को अन्य सब भागीदार
लोग या फिर उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध अधिकार होता है कि जो फर्म की संपत्ति है ना, उसमें फर्म के जो भी ऋण है, दायित्व है, उनको संदाय करने के लिए उपयोजित करने के बाद जो भी अधिशेष बचा है वो सारे भागीदारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच अधिकारों के अनुसार वितरित करवाए, क्योंकि सबको अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 47 बताती है कि कुछ अधिकार है भागीदार के जो बने रहेंगे जबकि फर्म का विघटन हो गया तो भी। तो जैसे कि एक भागीदार के फर्म को आबद्ध करने के का जो प्राधिकार है या फिर अन्य पारस्परिक जो भी अधिकार है और बाध्यता है वो फर्म के विघटन पर भी बनी रहेगी, जब तक कि वो जो संव्यवहार है वो फर्म के कामकाज के परिसमापन के लिए या फिर जो विघटन के समय आरंभ किए गए थे कार्य, उन कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। क्योंकि फर्म का विघटन हो रहा है ये तो फर्म को पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भागीदार ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो कि विघटन के लिए जरूरी है, फिर विघटन के समय कोई भी माल वगैरह किसी को पहुंचाना बाकी था और उसको पहुंचा रहे, तो उस भागीदार के वही अधिकार होंगे और वो वैसे ही फर्म को आबद्ध कर सकता है जैसे कि विघटन के पहले कर सकता था। इन संव्यवहारों के लिए उसको कुछ अधिकार दिए हुए हैं अभी भी, क्योंकि जैसे डिक्लेयर किया वैसे फर्म का काम ठप बंद तो हो नहीं सब जाता। पहले के जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रखे उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, परिसमापन के लिए भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो उसके जो अधिकार होंगे ना भागीदार के वैसे बने रहेंगे। लेकिन परंतु बताता है कि अगर किसी भागीदार को दिवालिया न्याय कर दिया गया ना, तो वो कोई भी संव्यवहार कर रहा है ना, तो उसके लिए फर्म उत्तरदायी नहीं होगी। जैसे कि कोई फर्म का विघटन हो रहा है लेकिन कोई जो भागीदार दिवालिया हो रखा है वो तो कोई संव्यवहार कर ही नहीं सकता है ना फर्म के लिए, तो उसके लिए तो आबद्ध होगी नहीं फर्म के। लेकिन परंतु में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि दिवालिया न्यायित होने के बाद भी भागीदारी होने का व्यवदिष्ट कर रहा है लोगों के भागीदार और उस हिसाब से व्यवहार कर रहा है लोगों से, और या तो फर्म उसका नाम उपयोग कर रही है दिवालिया होने के बाद भी और उसको करने दे रहा है, तो ऐसा दिवालिया व्यक्ति है ना वो अब दायित्व लेगा और लोगों के प्रति, भले ही वो दिवालिया हो गया हो। तो जनरल रूल यहाँ क्या चलता है कि फर्म उत्तरदायी नहीं होती है दिवालिया द्वारा किए हुए किसी भी कार्य के लिए, जैसे फर्म विघटित हो रही है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्या बताया हुआ है कि अगर जो दिवालिया व्यक्ति है वो खुद मैं फर्म का भागीदार हूँ ये दिखा रहा है या फिर दिखाने दे रहा है किसी को कि वो भागीदार है, तो अब वो जो व्यक्ति दिवालिया हो गया ना वो भी दायित्व उठाएगा उसका, क्योंकि उसने एक एस्टोपल विबंधन क्रिएट किया है खुद। तो जनरली क्या होता है दिवालिया होने के बाद ना तो उसकी संपत्ति फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है ना तो फर्म उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन बताया हुआ है कि उसकी संपत्ति भी अब उत्तरदायी होगी अगर उसने खुद ने व्यवदेशन किया। अब धारा 48 बताती है कि विघटन तो हो रहा है तो भागीदारों के बीच लिखाओं का परिनिर्धारण कैसे होगा। तो अगर आप करार कर ले रहे हो तो उस करार के अधीन, लेकिन कुछ नियम अधिनियम में बताया हुआ है कि किस अनुसार लिखाएं परिनिर्धारित होगी। तो पहला तो क्या बताया हुआ है कि कोई भी हानियाँ, इसमें पूंजी की कमियाँ भी आती है। पूंजी की कमी क्या होती है? पूंजियाँ वो होती है जैसे कि कोई भी संपत्ति खरीदी जाती है फर्म में, जो साझेदार वगैरह लेके आते हैं धन, तो ऐसे धन में अगर कोई भी कमी है, कोई भी साझेदार जो है नहीं लेके आया धन या फिर किसी भी कारण से आपके जो दायित्व वगैरह चुकाने में वो पूंजी कम होगी, पूंजी में से आपको पेमेंट करना पड़ गया, संपत्ति बेच के पेमेंट करना पड़ गया, तो पूंजी की कमी आ गई। और एक तो हानियाँ होती है, वो तो नॉर्मल होती है जैसे कि माल बिका लेकिन पैसे वगैरह नहीं आए, डूबत वगैरह हो गई तो हानियाँ हो गई आपको लाभ से ज़्यादा। तो हानियाँ या फिर पूंजी की कमियाँ जो भी है वो पहले तो लाभों में से, देखिए पहले कि आपने जो भी लाभ वगैरह रिजर्व रख रखे थे तो उस लाभों में से पहले नियोजित कर ली जाएगी, फिर उसके बाद में आपकी पूंजी में से जो कि बाकी साझेदारों की पूंजी वगैरह ना उस पूंजी को भी की जो संपत्तियां है जिस पूंजी से खरीदी है उन सबको बेच के फिर आपका जो हानियाँ उसकी भरपाई की जाएगी। और अगर फिर भी पूंजी वगैरह सब कुछ खत्म हो गया आपका फर्म का, फिर भी आपके जो दायित्व है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो भागीदार खुद अपने व्यष्टि उस अनुपात में जिसमें वो लाभ आते हैं ना वापस पैसे लेके आएंगे और फिर चुकाएंगे जो भी हानियाँ वगैरह हुई है, जो भी दायित्व वगैरह है फर्म के। तो एक क्रम बताया हुआ है कि अगर फर्म का विघटन हो रहा है तो सारे दायित्व ऋण वगैरह चुकाए कैसे जाएंगे। तो पहले तो आपके जो भी लाभ पड़े हैं उस लाभों को यूज़ किया जाएगा, फिर आपकी जो पूंजी लाई हुई है उसको यूज़ कर दिया जाएगा, फिर कुछ बच रहा है तो अब आपको खुद पर्सनली लेके आना पड़ेगा अपने घर से पैसा। ख बताता है कि फर्म की जो भी अस्तियां है जिसमें कि फर्म की या पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए जो भी भागीदार रकम लेके आए वो भी सम्मिलित है, उनका उपयोजन कैसे किया जाएगा। तो प्रोसेस समझो, पहले आपकी लेखा वगैरह देखे जाएंगे कि आपकी एसेट कितनी है, आपके दायित्व कितने हैं। और पहले देखिए दिख रहा है कि आपके दायित्व ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी जो संपत्ति वगैरह बिके उतना नहीं आएगा, तो अब जो भागीदार है ना वो अपनी पूंजी के रूप में अपना अंश लेके आएंगे। जैसे अपने ऊपर पड़ा ना, ये अगर आपके दायित्व इतने हैं कि लाभों में से आपकी पूंजी जो लगी हुई उसमें से वो पूरे नहीं होंगे तो आपको और पूंजी लानी पड़ेगी। तो जो भागीदार लेके आएंगे ना वो भी आपकी जो संपत्ति है उसमें सम्मिलित होगा, पैसे लिए अपन अब बराबर हो गए दोनों हिसाब, दायित्व और आपकी एसेट बराबर हो गई। तो अब इसका क्रम क्या होगा, किसको पहले चुकाया जाएगा दायित्व। हाँ, तो पहले लेखा बनाकर अपन निर्धारित कर लेते हैं कि भाई आपकी संपत्ति है भी कि आप दायित्व चुका सकते हो, अगर कम पड़ रही है तो जब लेके आओ अपने घर से तो उसको कहेंगे आपकी पूंजी की कमी के लिए जो आप भागीदार लेके आ रहे हो ना वो। तो अब हो गई सारी संपत्तियां जिसमें आपकी पूंजी की कमी के लिए जो आप धन लेके आए ना वो भी इंक्लूड है, उसको क्रम में किस क्रम में भुगतान किया जाएगा सबको। तो सबसे पहले तो जो फर्म पर जो व्यक्तियों के ऋण है उनका संदाय किया जाएगा। बाहर के जो लोग ऋण दे रखे थे फर्म को पहले उनका भुगतान किया जाएगा। चलो भाई बाहर के लोगों का सब कुछ चूक गया, अब अगर कोई भागीदार था जो बेचारा भोला भाला सब जितनी पूंजी लगाए थे उससे एक्स्ट्रा कोई मनी लेके आया, तो पहली जिम्मेदारी क्या है, जो एक्स्ट्रा पैसे लेके आया उसको चुका दो, है ना। तो जो भागीदार को शोध दिए अन्य अधिदाय है जो कि पूंजी से सुभिन्न है तो उसका अनुपातिक संदाय किया जाएगा। कि मान लो सबको 100 रुपये पूंजी लानी थी लेकिन एक व्यक्ति है जो कि 200 रुपये ले गया, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेके आया, तो जो भी अब बच रहा है उसको पहले 100 रुपये उसको दिए जाएंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है अनुपातिक संदाय क्या होता है कि मान लो दो जने मिलकर 100 रुपये एक्स्ट्रा लेके आए, अब बच रहे हैं 100 रुपये, सब बिक गए, बाहर के दायित्व को चुकाने में 100 रुपये बच रहे हैं और दो जने पूंजी से एक्स्ट्रा लेके आए थे 100 रुपये, तो ये जो 100 रुपये उसमें अनुपातिक बचेंगे, 50 रुपये उनको पहले दे देंगे ना, क्योंकि पूंजी तो सबकी डूबी रही है। 100 रुपये बचे हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा बेचारा लेके आए थे उसको भुगतान करोगे ना। अब दो जने मिलकर लेके आए थे एक्स्ट्रा पैसे तो दोनों को अनुपातिक रूप में बांट दो। चलो अब मान लो कि अपने पास इतना है कि जो एडवांस लेके आया था उसको भी अपने पेमेंट कर दिया, फिर भी अपने पास कुछ बच रहा है, तो अब आ जाएगा जो कि भागीदार पूंजी लेके आए उनको अनुपातिक रूप में संदाय कर दिया जाएगा। देखिए सब इनिशियली 100 रुपये पूंजी लेके आए थे तो अब बची 100 रुपये हैं तो सबको अनुपातिक रूप में बढ़ जाएंगे 100 रुपये। 5 भागीदार है तो 5 रुपये 5 भागीदारों में बांट दो 100 रुपये, 20 रुपये सबके पास आ जाएंगे, बाकी उनके 80 रुपये पूंजी के डूब गए मान लो। और मान लो चौथी सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है, भाई फर्म अच्छी खासी चल रही थी, आपकी संपत्तियाँ ज़्यादा है, दायित्व कमी है तो दायित्व भुगतान कर दिया, फिर कुछ बच गया तो अब साहब साझेदार उसको लाभ के अनुपात में ले जाएंगे अपने घर। अब धारा 49 बताती है कि अगर फर्म द्वारा शोध दिए कोई संयुक्त ऋण है और किसी भागीदार द्वारा शोध दिए पृथक ऋण भी है। एक तो होता है फर्म का ऋण जो कि कारोबार चलाने के लिए फर्म लेती है अपने नाम से, ना जैसे कि माल वगैरह खरीदना है तो फर्म ले रही है, संपत्ति खरीदनी है तो उसके लिए लोन ले रही है फर्म। और एक होता है साझेदार का पृथक ऋण, कि वो उसने अपने अपने हैसियत में लिया है, कि एक साझेदार है उसका जो केबिन वगैरह है उसको बनाने के लिए उसने खुद ने ऋण लिया, लेकिन काम तो फर्म का है लेकिन ले वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में रहा है क्योंकि उसका खुद का काम है, जिसको अलग इंटीरियर वगैरह चाहिए फर्म उसके केबिन का, उसने लोन लिया है तो वो फर्म का ही काम, लेकिन है तो लेकिन उसका पृथक ऋण ना वो खुद ले रहा है अपने नाम से। तो अब अगर ऋण वगैरह चुकाया जाएगा, सब साझेदारों का संपत्ति है तो जो पहले फर्म का ऋण चुकाया जाएगा जो भी संपत्ति है उसमें से, फिर सब कुछ चुका के मतलब फर्म का वगैरह सब फर्म का चुकाने में सबको हिस्सा देना पड़ेगा, सबको दे दिया हिस्सा। अब मान लो 300 रुपये बच रहे हैं, 300 रुपये साझेदारों में बांटने, ये 300 रुपये जो पर्सनल कैपेसिटी में एक फर्म के साझेदार ने लिए ना उसके ऋण को भुगतान करने के लिए उपयोग नहीं दिया जाएगा। उसका जो हिस्सा है ना 100 रुपये, 3 साझेदार मतलब तो उसका जो हिस्सा है ना 100 रुपये वाले का, तो उसी हिस्से से उसका जो पृथक ऋण उसने लिया था उसको चुकाया जाएगा। और मान लो उस ऋण में कुछ बच रहा है 100 रुपये से उसका नहीं चुक रहा है तो वो खुद ही चुकाएगा उस ऋण को, फर्म उत्तरदायी नहीं होती उसके लिए।
कहना यही चाह रहा है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से किसी भागीदार ने ऋण लिया है तो उसके हिस्से में से ही झुकेगा, सारे साझेदार उसके लिए दायी होंगे। और ऐसे ही होता है कि मान लो एक भागीदार है जो कि प्रत्यक्ष संपत्ति ला रहे हैं, मतलब उसकी गाड़ी यूज़ होती है फर्म के काम में, है ना, तो है तो उसकी प्रत्यक्ष संपत्ति वो लेके आ गया, फर्म यूज़ कर ले रही है, तो उसका बड़पन है ना। तो अब उसकी जो संपत्ति है उसको फर्म के ऋणों का भुगतान करने वाले पर व्यक्ति के प्रति तो वो चलो जिम्मेदार है, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, उसकी संपत्ति है ना। तो उसने जो पर्सनल कैपेसिटी में पृथक ऋण ले रखा है ना, उसका भुगतान करने के लिए उसकी संपत्ति का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि है तो उसी का अंश। और अगर मान लो उसकी जो पृथक ऋण है उसको भुगतान करने के बाद भी उसकी संपत्ति, जैसे उसकी गाड़ी को बेचने के बाद उसका ऋण चुका, फिर भी कुछ बच रहा है ना, तब उसको फर्म के जो ऋण है उसके लिए उपयोग किया जा सकता है। अब धारा 50 ये बताती है कि भागीदार की अगर बीच में संविदा कुछ हो रखी है तो उसको साइड में रख दो, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन जनरल रूल क्या है कि जो धारा 16 के खंड का के उपबंध है ना, क्या कहती है धारा 16 का कि अगर कोई भी फर्म के नाम से कुछ भी लाभ कमा रहा है तो उसका लेखा जोखा आपको सब फर्म को देना पड़ेगा। तो ये उपबंध है ना, वहाँ उस सब व्यवहार को भी लागू होंगे जहाँ की अगर भागीदार की मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हो रहा है उसके बाद में, और कामकाज का पूर्ण रूप से परिसमापन होने से पहले किसी भी साझेदार ने या फिर किसी मृत भागीदार के प्रतिनिधि ने अर्जित किए हैं, तो उसका लेखा जोखा आपको फर्म को देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक फर्म में 3 साझेदार थे, एक साझेदार की मृत्यु हुई, तो अब बाकी के 2 साझेदार चाह रहे हैं कि चलो विघटन कर लेते हैं, अपन दोनों नहीं चलेंगे फर्म का। वैसे जो साझेदार की मृत्यु हुई ना, उसके पास कुछ स्टॉक उसके घर पे पड़ा था फर्म का। अब इस फर्म का विघटन होगा तो परिसमापन होगा, तो सारी संपत्तियां वगैरह वहाँ लगेगी। अब वो जो स्टॉक था ना, उसका जो उसके विधिक प्रतिनिधि थे उन्होंने बेच दिया उसको फर्म के नाम से, क्योंकि वो साझेदार था, उसके ग्राहक वगैरह पते थे, उसके विधिक प्रतिनिधियों को उन्होंने फर्म के नाम से वो स्टॉक को बेच दिया किसी को। तो उसका लेखा जोखा अब आपको फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अर्जित हुआ उसका विघटन होने पर यूज़ किया जाना है ना, वो फर्म की संपत्ति थी। तो या तो विधिक प्रतिनिधि या फिर कोई अन्य साझेदार भी फर्म के नाम से कोई जैसे विघटन हो रहा है, अब जो बाकी के भागीदार है वो फर्म का नाम यूज़ करके अभी भी जो ग्राहक है उनसे व्यवहार वगैरह कर रहे हैं, अभी परिसमापन नहीं हुआ है, पूरा लेखा जोखा पूरा बटा नहीं है, तो भी अगर वो व्यवहार करें ना तो उनको बताना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट भी यूज़ होना है विघटन में जो भी आएगा, तो वहाँ की संपत्ति में वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जब तक पूरी तरीके से परिसमापन नहीं हो जाता है ना, तब तक आप जो भी व्यवहार कर रहे हो फर्म के नाम से वो फर्म का ही है। लेकिन यहाँ परंतु में बताया हुआ है कि अगर कोई भागीदार या फिर विधिक प्रतिनिधि फर्म की गुडविल खरीद लेना, तो वो फर्म का नाम उपयोग करके कोई भी अगर लाभ वगैरह अर्जित कर रहा है तो उस अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब फर्म का विघटन हो रहा है, अब एक साझेदार है उसने गुडविल खरीद ली पैसे देकर, तो अब गुडविल खरीद ली ना, तो फर्म के नाम से वो व्यवसाय कर सकता है, चालू रख सकता है, अपना काम कर सकता है, उसको लेखा जोखा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी फर्म को। लेकिन जहाँ विघटन हो रहा है तो रिसीवर वगैरह होगा उसको, क्योंकि उसने गुडविल खरीदी इसीलिए क्योंकि उसको व्यवसाय करना है फर्म के नाम से, तो पैसे दिए उसने गुडविल के लिए, तब तो यूज़ करेगा, उसका अधिकार है। अब धारा 51 बताती है कि अगर कोई भागीदार है नियत अवधि के लिए वो भागीदारी में प्रवेश करता है, उसके लिए कोई प्रीमियम भी देता है बाकी के भागीदारों को, क्योंकि कोई भागीदार है सम्मिलित हुआ भागीदारी में, उसको जो भागीदारों ने है किसी निश्चित अवधि के लिए, कि साल भर के लिए सम्मिलित किया और उसके लिए उससे एक्स्ट्रा पैसे भी लिए कि भाई तुला 10-15 हज़ार रुपये लेके आ प्रीमियम के रूप में, और बेचारा प्रीमियम दिया, भागीदार बना और आप भागीदारी को विघटित कर रहे हो उसकी अवधि पूरी होने से पहले। तो अगर ऐसा विघटन मृत्यु या किसी के कारण भागीदार की मृत्यु के कारण हो रहा है तब तो बात अलग है, लेकिन जनरली अगर विघटित हो रही है उस अवधि के अवसान से पहले अगर फर्म, तो अब आप उस भागीदार को उसका प्रीमियम जो है या फिर उसका कोई भाग वापस प्रतिसंदाय करोगे उन निबंधों को ध्यान में रखते हुए जिस पर वो भागीदार बना था, और उस समय की लंबाई को ध्यान में रखते हुए ये प्रीमियम का जितना भाग लौटाना है वो निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि 10,000 रुपये लाया तो 1 साल के लिए वो सम्मिलित हुआ था, 6 महीने तो उस भागीदार आना, तो अब उसको 5,000 रुपये वापस दे दो, समय को ध्यान में रखा जाएगा, उसके जो निबंधन थे उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, जिससे निबंधनों को सम्मिलित हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से जो भी प्रीमियम है उसका प्रतिसंदाय कर दिया जाएगा। लेकिन ये तब नहीं किया जाएगा जबकि वो जो विघटन है वो खुद उस भागीदार के औजार के कारण ही हो रहा है, क्योंकि साझेदार का ही आचरण गलत था जिसके कारण फर्म विघटित हो रही है, तो उसको प्रीमियम वापस नहीं लौटाया जाएगा। और दूसरा है कि अगर कोई जो विघटन है वो अपन करार करके कर रहे हैं सब मिलकर साझेदार है ना, उस करार में उस प्रीमियम के या फिर उसके किसी भाग को वापस लौटाने का कोई अपन ने उपबंध नहीं किया है, तो आपको प्रीमियम नहीं लौटाया जाएगा, क्योंकि अपन सब मिलकर ही तो करार कर रहे हैं ना। अगर अपन को प्रीमियम लौटाना होता तो अपन उपबंध करते कि हाँ भाई ये बेचारा आया था इसका प्रीमियम था इसको लौटाना है, अगर नहीं किया उपबंध तो नहीं लौटाया जाएगा। और अगर नहीं लौटा रहे हैं और आप वो करार ही मत करो फिर तो वो सहमत नहीं होगा, तो करार नहीं होगा, वो सहमत इसलिए तो करार हुआ, और करार हो गया तो अब क्या किस बात का प्रीमियम। अब धारा 52 बताती है कि अगर किसी भागीदारी की जो संविदा है वो किसी भागीदार के कपट या दुरुद्देशन के आधार पर विखंडित की जा रही है, तो जिस व्यक्ति ने विखंडित करने का अपने हक का उपयोग करके विखंडित कराई है संविदा को, उसको निम्न अधिकार होंगे। जैसे कि अपन 3 जने हैं, अपन कोई संविदा करके साझेदारी कर रहे हैं और 2 जो भागीदार हैं वो कपट कर रहे हैं भागीदारी में, तो मेरे को अधिकार आ गया कि मैं इस संविदा को विखंडित करा, न्यायालय में जा रही हूँ, दारू भाई कपट कर रहे हैं, इस साझेदारी का विघटन कर दो, तो जो मैं मेरे कुछ अधिकार होंगे, अब ऐसे में विघटन करा रही हूँ, उन्होंने फ्रॉड किया तो मेरे कुछ अधिकार दिए हुए हैं। तो पहला तो क्या है कि फर्म का अंश प्राप्त करने के लिए, मतलब फर्म में हिस्सा लेने के लिए जो भी मैंने राशि दी, प्रीमियम वगैरह कुछ भी दिया है, या और जो भी पूंजी मैंने लगाई है फर्म में, तो ये सब राशि जो फर्म के ऋण पर व्यक्ति के जो ऋण चूक जाएंगे ना, उसमें से जो भी विशेष बचेगा ना, उसमें से पहले मेरे को अधिकार होगा, उस पर धारणा अधिकार होगा मेरा, और उसको मैं वापस प्रतिधारण कर सकती हूँ। तो जनरली क्या होता है, बाहर के लोगों के सारे भुगतान किए जाते हैं, फिर जो बाकी बचता है वो सारे भागीदारों में बढ़ता है, लेकिन यहाँ बांटने की बजाय मेरा उस पर धारणा अधिकार हो जाएगा, मतलब मेरी जो पूंजी ना वो पहले निकलेगी, बचेगा तो तुम देख लेना। लेकिन जो कपट कर रहे हैं ना उनको ये कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, मेरे को अपनी मेरी पूंजी पहले लेने का अधिकार आ जाएगा। और दूसरा है कि अगर मैंने फर्म को कोई ऋण वगैरह दिया था तो उस ऋण को लेने के लिए मैं लेनदारों की पंक्ति में रखी जाऊंगी, मतलब मैं पर व्यक्ति की तरह ट्रीट होंगी, मतलब जो लोन वगैरह दिया ना मैंने, जनरली उसका भुगतान तब होता है जब पर व्यक्तियों के जो भी ऋण होते हैं उसको भुगतान कर दो, फिर बचेगा तो मेरे ऋण, फिर उसमें से बचेगा तो मेरी पूंजी निकलती है ना, तो पहले पूंजी में तो मेरे को बाहर वालों का लेने के बाद पूरा अधिकार मेरा हो जाएगा उस जो बचा पैसे पे। लेकिन अगर मैंने कोई ऋण दिया ना तो उस ऋण के लिए भी वो पर व्यक्तियों के साथ में खड़ी होंगी, कि सबसे पहले जो मेरे ऋण है ना वो चुकाए जाएंगे बाकी के लेनदारों के साथ। और तीसरा है कि फर्म के ऋणों की बाबत जो भी क्षतिपूर्ति वगैरह हो रही है, जो कि जो दोषी भागीदार है ना जिन्होंने कपट या दुरुपदेशन किया है उनसे क्षतिपूर्ति का पाने का मेरे को अधिकार हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने भी कपट दुरुपदेशन किया उससे फर्म को लॉस हुआ, ऋण हुए फर्म पर, तो ये जो भी फर्म को चुकानी पड़ी उनके दोष के कारण, पर व्यक्ति के अधिकार पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, पर व्यक्ति को फर्म को चुकाना पड़ेगा, उन्होंने दोष कर दिया, चाहे भागीदार ने किया ना दोष तो भुगतना तो फर्म को पड़ेगा। अब फर्म को लॉस हो रहा है उनके करतूतों के कारण, बाकी को बाहर वाले लोगों को तो आपने पेमेंट कर दिया, तो वो जो चुकाएगा कौन, जो कपट कर रहे हैं दुरुपदेशन कर रहे हैं, उससे क्षतिपूर्ति पाऊंगी मैं कि भाई तुम्हारी वजह से बाहर के लोगों को भी मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ गया, तो अब उसकी क्षतिपूर्ति तुम मेरे को करो। क्योंकि बाहर के लोगों को मैं मना नहीं कर सकती कि भाई नहीं देना है, क्योंकि फर्म तो एजेंट थी, कपट करने वाले भी एजेंट थे फर्म के, तो वो तो मेरे को भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन भुगतूंगी तो वापस चुकाऊंगी तुमसे। धारा 53 फिर अधिकार बताती है कि जहाँ फर्म का विघटन हो गया उसके पश्चात हर भागीदार या उसके प्रतिनिधि को हक होगा कि अगर प्रतिनिधि को संविदा नहीं करेगी, संविदा करेगी तो कोई भी यूज कर सकता है फर्म की संपत्ति या फिर उसके नाम को। अगर संविदा नहीं हो रही तो जनरल रूल ये हर भागीदार को अधिकार है कि विघटन हो गया ना उसके पश्चात अन्य कोई भागीदार या उसका प्रतिनिधि फर्म के नाम के समरूप कोई कारोबार न करे, और ना ही जो फर्म की संपत्ति उसको अपने निजी फायदे के लिए उपयोग करे, जब तक कि फर्म का जो कामकाज है पूरी तरह परिसमापित न हो जाए। तो मतलब मैं रोक सकती हूँ किसी साझेदार को जब तक कि पूरा परिसमापन नहीं हो जाता तब तक आप फर्म के नाम से
कोई समरूप कारोबार मत चलाओ जब तक कि परिसमापन नहीं देता और जब तक उस जो संपत्ति है फर्म की उसको भी अपने निजी काम में मत लगाओ। लेकिन अगर फर्म की गुडविल किसी भागीदार ने खरीद ली है तो आपका ये अधिकार नहीं होगा, जबकि वो भागीदार तो नाम का उपयोग करेगा। तो धारा 54 ये बताती है कि अगर विघटन हो रहा है या फिर विघटन का पूर्वानुमान है उससे पहले अपन करार कर लेवे किसी भी दशा में, जब विघटन हो रहा है उस टाइम कर ले फिर उसके पहले कर लेवे करार, तो ऐसा करार किया जा सकता है कि जो भागीदार है फिर में से कुछ जो है किसी विनिर्दिष्ट कालावधि या फिर विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं में फर्म के समान कोई कारोबार नहीं चलाएंगे। तो ये जो कार्बन होता है ना, अगर ये आपके जो निबंधन है युक्ति प्रतीत होते हैं तो ये करार भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 27 के कुछ भी बात होते हुए भी विधिमान नहीं होगा। अब ऐसा ही करार आप धारा 36 में जो भागीदार बाहर जा रहे हैं ना उससे भी कर सकते हो, सिर्फ उस पे लागू होगा वो करार। लेकिन अगर विघटित हो रही है ना साझेदारी तो आप सारे साझेदार फिर में से कुछ पे भी ऐसा करार करके ऐसा निबंधन लगा सकते हो, वो वैध होता है अगर आपकी जो शर्तें हैं वो युक्तिक हो। तो 54 और 36 में सेम प्रावधान है, अपन याद रख सकते हैं। 36 में तो बाहर जाने वाले पर है और 54 में विघटन में सारे साझेदार फिर कुछ साझेदारों पर अपन ऐसा निबंधन लगा। अब धारा 55 ये बताती है कि गुडविल का विक्रय कैसे होगा, कोई खरीद लेता है तो उसके क्या अधिकार होंगे। तो धारा 1 बताती है कि विघटन के पश्चात जब फर्म का लेखा का परिनिर्धारण होगा तो उसमें गुडविल भी जो भागीदार के बीच संविदा है उसके अधीन रहते हुए एसेट्स में सम्मिलित की जाएगी, अस्थियों में सम्मिलित की जाएगी आपके, और या तो प्रत्यक्ष रूप से इसको बेचा जा सकता है या फिर फर्म की संपत्ति के साथ साथ भी इसको बेचा जा सकता है। तो गुडविल क्या है, फर्म के नाम से जो ग्राहक बने हुए हैं ना, फर्म का नाम उपयोग करने का अधिकार इसको बेचा भी जा सकता है। तो धारा 2 ये बताती है कि अगर मान लो फर्म की गुडविल बिक गई है तो उसके बिकने के पश्चात भी जो कोई भी भागीदार था फर्म का, पहली वाली भागीदार फर्म का जो भी भागीदार था, वो जो क्रेता जिसने गुडविल खरीदी ना उसके कारोबार के प्रतियोगिता कारोबार चला सकता है, उस कारोबार का विज्ञापन भी कर सकता है। तो जनरल रूल क्या है, गुडविल बिक गई इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई भी भागीदार जो है वो उस गुडविल जैसा कार्य जो फर्म करती थी वैसा कारोबार नहीं कर सकता, उसका विज्ञापन कारोबार आप कर सकते हो। लेकिन उस गुडविल के क्रेता भी या और जो भागीदार अपने बीच किए गए किसी कारोबार के अधीन रहते हुए निम्न कार्य नहीं कर सकते कि अगर आप क्रेता से करार कर लो तो ये कार्य भी कर सकते हो, लेकिन जनरल रूल ये है कि ये काम तो आप नहीं कर सकते हो। तो जब तक आप करार नहीं कर लेते क्रेता से आप उस फर्म का नाम उपयोग में नहीं ला सकते, आप ये किसी ग्राहक को व्यवदिष्ट नहीं कर सकते कि आप फर्म का कारोबार चला रहे हो, किसी को नहीं पता है कि फर्म विघटित हो गई वगैरह, तो आप ये व्यवदिष्ट करके कोई सेवा नहीं कर सकते। और तीसरा है कि जो भी विघटन से पहले ग्राहक बने हुए थे उनसे आप व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ग्राहक तो जिसने गुडविल खरीद ली उसके है ना। अब धारा 3 फिर धारा 1 का एक एक्सेप्शन बताती है कि अगर कोई भागीदार है जो फर्म की गुडविल एक क्रेता से ये करार कर सकता है कि वो जो भागीदार है वो निर्दिष्ट समय पर या फिर निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर फर्म के जैसा कारोबार नहीं चलाएगा, और ये अगर निबंधन युक्त है तो ये भागीदारी संविधा अधिनियम की धारा 27 में कुछ भी होते हुए भी ये करार विद्यमान नहीं है। तो जनरल रूल क्या है कि कोई भी भागीदार अगर गुडविल बिक गई है तो भी कारोबार चला सकता है फर्म के जैसा, लेकिन अगर आप जो क्रेता है उससे करार कर लेते हो कि भाई नहीं चलाएंगे हमेशा कारोबार, तो ये अगर युक्त है तो वो विद्यमान नहीं रहेगा करार। अब अपन समझते हैं कि फर्म की प्रकृति क्या है। जो फर्म होती है ना वो वैधानिक व्यक्ति नहीं होती है, फर्म बस एक नाम है जिसके नाम से जो भागीदार है वो कारोबार चला रहे हैं। फर्म का अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है, ये निर्धारित किया गया था CIT बनाम RM चिदम्बरम में 1977, CIT बनाम RM चिदम्बरम। केवल कराधान से संबंधित जो मामले होते हैं ना उसी में फर्म का अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व माना जाता है, क्योंकि टैक्स लोग जो भागीदार है फर्म के नाम से चुकाते हैं क्योंकि फर्म के नाम से वो व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन फर्म का कोई विधिक अस्तित्व अलग नहीं है जैसे कि कंपनी का होता है, क्योंकि फर्म पर किसी साझेदार के आने जाने दिवालिया होने मृत्यु होने से प्रभाव पड़ता है, फर्म विघटित हो सकती है ऐसे। लेकिन अगर एक कंपनी है तो वो कंपनी का विघटन ऐसे नहीं होता है कि कोई भी अंशधारी आ रहा जा रहा है, उसके अंशधारियों से पृथक अस्तित्व होता है कंपनी का। तो आप समझते हैं कि साझेदारी संलेख क्या होता है, भागीदारी संलेख क्या होती है। तो ऐसे तो आप जो भागीदारी है वो किसी भी तरीके से लिखित मौखिक स्पष्ट कर किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा दीर्घकालीन सफलता के लिए जो भागीदार होते हैं ना वही भागीदारी संलेख बना देते हैं। तो भागीदारी संलेख क्या है, भागीदारों का वह लिखित मुद्रांकन युक्त अनुबंध पत्र है जिसमें की सारी शर्तें और व्यवस्थाएं होती है जिसके अनुसार भागीदारी चलाई जाएगी। तो जो भागीदारी बनती है तो जनरली लोग कर लेते हैं, नहीं तो फर्म जब भी चल रही है तभी भी कभी भी अपन को लग रहा है कि अरे अपने जो राइट्स लाइबिलिटीज है उसमें कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, जरूरत है अपन को लिखित में कर लेंगे, सब लिखित में कर लेते हैं अपन। तो साझेदारी संलेख में अपन क्या लिखते हैं, फर्म का नाम, साझेदारों का नाम, व्यवसाय की क्या प्रकृति है, कब शुरू हुआ अपना व्यवसाय, कब तक अवधि रहेगी भागीदारी की, कौन कितनी पूंजी लाएगा, लाभ हानि का वितरण कैसे होगा, पूंजी पर ब्याज कैसे लगेगा, कौन अगर किसी को विशेष काम है तो आहरण कैसे कर सकेगा, कितनी सीमा तक कर सकेगा, अगर वो कुछ आहरित कर रहा है पैसे निकाल रहा है साझेदार तो उस पर कितना ब्याज लगेगा, साझेदार को ऋण दे रहा है फर्म को तो उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, क्या भागीदार को पारिश्रमिक दिया जाएगा, अगर फर्म का पुनर्गठन होता है तो लेखों का निपटारा कैसे होगा, जो भी फर्म भागीदार निकलेगा आएगा उसके जो व्यवहार है उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, फर्म का विघटन होगा तो खातों का निपटारा कैसे किया जाएगा, सब लिख देते हैं अपन पहले ही। तो जो भागीदारी संलेख होता है उसका हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है और स्टाम्प भी लगाई जानी चाहिए उस पर अगर आप फर्म को रजिस्टर करा लेते हो ना तो आपको इस संलेख को भी रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराना पड़ता है, और अगर इसमें कोई परिवर्तन संशोधन करते हो तो उसको भी आपको पंजीयन कराना पड़ता है बाद में। तो अब ये संलेख बनाना अनिवार्य तो है नहीं, मर्जी होती है तो साझेदार बना लेते हैं ताकि टर्म्स कंडीशन फिक्स रहे। अब आ जाते हैं बैरक पर अध्याय 7 फर्मों का रजिस्ट्रीकरण। अब फर्मों का रजिस्ट्रीकरण भी अनिवार्य नहीं है लेकिन कुछ फायदे होते हैं आपको रजिस्ट्रीकरण करवाने के। तो एक साझेदारी संलेख भागीदारी संलेख समझ लिया अपन ने, वो जो करार होता है रिटर्न एग्रीमेंट होता है साझेदारों के बीच में, वो भी अनिवार्य नहीं, करो तो मर्जी है। तो अब अपन पढ़ते हैं फर्मों का रजिस्ट्रीकरण कैसे करवाया जाता है। तो धारा 56 तो पहले क्लियर कर दे रही है कि कोई भी राज्य सरकार जो है एक राजपत्र में अधिसूचना लाके निर्देश दे सकती है कि इस अध्याय के जो भी उपबंध है या तो उस पूरे राज्य में या उसके किसी भाग में लागू नहीं होंगे। तो जहाँ लागू नहीं होंगे वहाँ तो बिल्कुल ही जरूरत ही नहीं होगी, रजिस्टर वगैरह भी नहीं होंगे, लेकिन जहाँ लागू है ना वहाँ पर भी मैंडेटरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करो। और धारा 56 प्रावधान कर देती है कि राज्य सरकार बिल्कुल हटा ही सकती है कि भाई ये लागू नहीं है। तो धारा 57 बताती है कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फर्म को रजिस्टर करने के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकेगी और उस क्षेत्र को परिभाषित कर सकेगी जिसमें वो शक्तियों का और प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा। अब धारा 2 ये बताती है कि जो रजिस्ट्रार है भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक होगा, और BNS की धारा 2 की 28वीं परिभाषा, IPC की तो धारा 21 की है। तो धारा 58 बताती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाएगा। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन उस क्षेत्र में जहाँ की आप कारोबार का स्थान है या फिर स्थित करने का आप सोच रहे हो वहाँ विहित प्रारूप में फीस सहित निम्न को कथित करते हैं जो उसका फॉर्मेट में क्या लिखना है आपको ये बताया हुआ यहाँ, डाक द्वारा भेज दो या फिर आप खुद खरीद कर दो, और किसी भी समय करवा सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आज बन रही है तो आज करवाओ, आप किसी भी समय करवा सकते हो फर्म का रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आपको फर्म के नाम से किसी को वाद आना है और आपको पता है वाद आने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो आप वाद आने से पहले भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसमें लिखना क्या कि आपको फर्म का नाम, फर्म का जो कारोबार का स्थान है, मुख्य स्थान कहाँ होगा, और तीसरा है कि अन्य कोई स्थान जहाँ पर फर्म और कारोबार करी थे मुख्य स्थान होगा और कहीं और कार्य करे तो बताओ। चौथा है कि वो तारीख बताओ जिसको कि हर एक भागीदार फर्म में शामिल हुआ, और फिर भागीदारों के पूरे नाम, उसका स्थायी पता, और लास्ट है कि फर्म कब तक चलेगी वो अवधि बता दो। अब ये जो भी कथन है तो भागीदार या फिर उसके कोई जो अभिकर्ता है वो जो कि प्राधिकृत हो विशेषता है वो हस्ताक्षर करेंगे। धारा 2 बताती है कि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति
उसको सत्यापित भी करेगा। अब धारा 3 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो फर्म का नाम आप लिखोगे ना उसमें ये शब्द नहीं होने चाहिए। तो पहला तो क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पीरियर, किंग, क्वीन, रॉयल या ऐसे कोई भी शब्द जैसे कि सरकार की आपको फर्म को कोई मंजूरी, अनुमोदन, प्रतिश्रय का या तो व्यक्त या फिर वक्षित होना दिखे तो ऐसे वर्ड का आप यूज़ नहीं कर सकते हो, सिवाय इसके कि राज्य सरकार खुद आपको ऐसे नाम को भाग स्वरूप शब्दों में जोड़ने की लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे। अब धारा 59 में बताया हुआ है कि जैसे ही रजिस्ट्रार को ये समाधान हो जाता है कि सेक्शन 58 के जो बंदे सम्यक रूप से अनुवर्त हो गए हैं तो वो फर्म के रजिस्टर में प्रविष्टि कर लेगा और आपने जो कथन किया है उसको फाइल कर लेगा उस रजिस्टर में। अब धारा 60 की धारा ये बताती है कि जैसे ही रजिस्ट्रीकृत फर्म के या तो नाम में या फिर कारोबार के मुख्य स्थान में कोई परिवर्तन होता है तो आपको विहित फीस के साथ इन परिवर्तनों को बताने वाला एक कथन फाइल करना होगा जो कि धारा 58 के जो अपेक्षित प्रकार से ही हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा। अब धारा 2 बताती है कि जैसे रजिस्ट्रार को समाधान हो जाता है कि धारा 1 के जो बंद है उसका समय रूप से अनुवर्तन हो गया है तो वो उन जो आपकी कथन कर रहे हो उसके अनुसार संशोधन कर लेगा फर्म के रजिस्टर में। अब धारा 61 बताती है कि अगर आप किसी शाखा को बंद कर रहे हो फर्म की या फिर खोल रहे हो तो इसकी टिप्पणी भी करवानी पड़ेगी आपको। तो कोई अगर फर्म रजिस्ट्रीकृत है तो अगर वो अपना कारोबार कहीं चलाना बंद करती है या फिर नया चलाना आरंभ करती है जो कि कारोबार का मुख्य स्थान नहीं था उससे भिन्न स्थान पर कोई भी कारोबार था उसको बंद कर रहे हो फिर चला रहे हो तो आपको या तो फर्म का भागीदार या फिर उसका कोई अभिकर्ता एक प्रज्ञापना रजिस्ट्रार को भेजेंगे और रजिस्ट्रार इस प्रज्ञापना की टिप्पणी कर लेगा उस रजिस्टर में। रजिस्ट्रार को इसी प्रकार बरतेगा जैसे कि धारा 61 में है वैसे ही उसको जैसे धारा 59 के अनुसार फाइल कर लेगा जो भी आपकी प्रज्ञापना है उसको। धारा 61 में तो खुद बताया 59 के जो प्रोसेस उसको अपना लेगा फिर 62 फिर बता रहे 61 के अनुसार कर लेगा। तो धारा 63 बताती है कि अगर फर्म के गठन में कोई तब्दीली हो रही है या फिर विघटन हो रहा है या फिर प्राप्तव्य है जो कि प्राप्तव्य होने पर किसी विकल्प को चयन कर रहा है तो उसकी सूचना भी देनी होगी रजिस्ट्रार को। अगर रजिस्ट्री करते फर्म तो ये सब काम करने होते हैं। तो धारा एक बताती है कि जब कोई फर्म रजिस्ट्री करता है तो उसके गठन में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है उनकी कोई भागीदार आ रहा है जा रहा है दिवाली हो रहा है तो या तो जो भागीदार बने हुए हैं वो और या तो जो बाहर जा रहा है भागीदार वो कोई भी दोनों में से। और मान लो अगर विघटन हो रहा है फर्म का तो कोई भी व्यक्ति जो विघटन के पहले भागीदार था या फिर उसका कोई विशेषतया प्राधिकार अभिकर्ता रजिस्ट्रार को ऐसी तब्दीली या विघटन की तारीख का विनिर्देशन करते हुए उसकी सूचना देगा और रजिस्ट्रार इस सूचना का अभिलेख धारा 59 के अनुसार ही फाइल कर लेगा या फर्म विघटित हो गई है या फिर पुनर्गठित हो गई है उसकी जो टिप्पणी वो कर लेगा उसमें। अब धारा 2 ये बताती है कि अगर कोई अप्राप्तव्य है और वो भागीदार के फायदे में सम्मिलित था और अब वो प्राप्तव्य हो गया है तो अब वो निर्वाचन करेगा या तो भागीदार बनना चाह रहा है या नहीं बनना चाह रहा है वो जो भी निर्वाचन कर रहा है अगर वो फर्म रजिस्ट्री का है ना तो वो या फिर उसका कोई अभिकर्ता खुद जो प्राप्तव्य हो गया ना उसको खुद को जाना है फिर उसके अभिकर्ता को भेज सकता है वो विशेषता है जो अपराधिगत हो ये सूचना देने के लिए कि वो भागीदार बन रहा है या नहीं बन रहा है और रजिस्ट्रार इस सूचना को धारा 1 के अनुसार ही बरतेगा मतलब वही 59 के अनुसार उसकी प्रविष्टि कर लेगा। तो धारा 64 भूलों को सुधारने का अधिकार देती है। पहला तो अधिकार रजिस्ट्रार को खुद को है कि उसको शक्ति है कि उसको किसी भी समय अगर उसने किसी फर्म रजिस्टर में प्रविष्टि की है फर्म से संबंधित तो इस अध्याय के दिन जो फाइल किए हुए दस्तावेज है ना उस प्रविष्टि को उसके अनुरूप बनाने के लिए अगर उसमें कोई भूल कर दी है तो उसको परिशोधित कर सकता है। क्योंकि रजिस्ट्रार से कुछ भूल होगी ना तो उसको परिशोधित कर सकता है फर्म के जो दस्तावेज उनके उसके अनुरूप। और धारा 2 बताती है कि अगर जो पक्षकार है वो भी आवेदन कर सकते हैं वो पक्षकार जिन्होंने जो फर्म से संबंधित दस्तावेज या हस्ताक्षर किए रजिस्ट्रेशन करवाया तो सबने हस्ताक्षर किए होंगे तो वो भागीदार होना चाहिए हस्ताक्षर किया होना चाहिए तो वो पक्षकार ही आवेदन कर सकेगा कि अगर रजिस्टर में फाइल की हुई कोई भी सूचना है उसमें कोई भूल है तो रजिस्ट्रार उसको सुधारे। धारा 65 में न्यायालय को आदेश देने की शक्ति दी हुई है कि अगर कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म है और उससे संबंधित कोई विनिश्चय न्यायालय कर रहा है तो वो निर्देश दे सकता है रजिस्ट्रार को कि वो फर्म से संबंधित कोई प्रविष्टि है उसमें संशोधन कर ले जो कि न्यायालय के विनिश्चयों के परिणाम स्वरूप हो रही है तो रजिस्ट्रार इस प्रविष्टि में संशोधन करेगा। अब धारा 66 बताती है कि फर्मों का जो रजिस्टर है वो फीस के संदाय करने पर निरीक्षण के लिए सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा और दूसरा इस अध्याय के दिन जो भी फाइल किया गया कथन सूचना प्रज्ञापना वगैरह है वो शर्तों के अधीन रहते हुए फीस का संदाय देने पर निरीक्षण के लिए खुली रहेगी। अब धारा 67 में बताया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति आवेदन करे तो रजिस्ट्रार ऐसी फीस के संदाय पर जो फर्म का रजिस्टर है उसकी जो कोई भी प्रविष्टि है उसका कोई भाग है उसको अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करते हुए प्रति देगा। अब सेक्शन 68 जो है साक्ष्य का नियम है कि जो फर्म के रजिस्टर में अभिलेख की जो भी टिप्पणी या कोई कथन प्रज्ञापन सूचना है उसका तथ्य का निश्चायक सबूत होगी मतलब आप उसको खंडित नहीं कर सकते हो। तो निश्चायक सबूत है जिस उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने उस कथन प्रज्ञापन या सूचना को हस्ताक्षरित किया है। जैसे कि मैं साझेदार हूँ और मैंने जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस पर हस्ताक्षरित कर दिया विलेखों पर तो अब मैं साझेदार होने से मुकर नहीं सकता हूँ निश्चायक सबूत है मेरे हस्ताक्षर में मैं साझेदार हूँ। तो धारा 2 बताती है कि फर्म के रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि की जो प्रमाणित प्रति है वो उस फर्म के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन सब तथ्यों की भी जो कि अभिलिखित टिप्पणित कथन प्रज्ञापन या सूचना के अंतर्वस्तु के रूप में है उसके सबूत माने जाएंगे। मतलब कि आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रूव करना है या फिर कोई भी कथन टिप्पणी वगैरह प्रूव करनी है तो आप उसकी रजिस्ट्रार के यहाँ से प्रमाणित प्रति लेके आओ तो वो सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। अब धारा 69 जो है रजिस्ट्रेशन न कराने के प्रभाव बता रही है मतलब कि नहीं कराओगे तो ये सबसे जूझना पड़ेगा सबसे अच्छा रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो धारा 1 क्या बताती है कि कोई भी वाद जो कि किसी संविदा से उद्भूत हुआ हो या फिर अधिनियम में आपको कोई अधिकार दिया हुआ है तो उसको प्रवर्तित कराने के लिए हो कोई भी फर्म का भागीदार के नाते आप नहीं ला सकते हो या कि भागीदार की ओर से भी कोई नहीं ला सकेगा या किसके विरुद्ध फर्म के विरुद्ध या फिर किसी अन्य भागीदार के विरुद्ध। तो इस बात को आप तब तक न्यायालय में संस्थित नहीं कर सकते हो जबकि आपका फर्म रजिस्ट्रीकृत ना हो और उस फर्म के रजिस्टर में आप भागीदार के तौर पर दर्शित ना हो। तो एक अरजिस्ट्रीकृत फर्म का जो भागीदार है वो अन्य भागीदारों के विरुद्ध और ना ही फर्म के विरुद्ध कोई वाद ला सकता है जब तक कि वो फर्म को रजिस्ट्रेशन न करा ले और उस रजिस्ट्रेशन में उसका खुद का नाम हो कि वो भागीदार है। जैसे कि मान लो कि अब एक फर्म है जो कि पहले से रजिस्टर्ड थी अब मैं नया साझेदार हूँ और मेरा नाम नहीं उस रजिस्ट्रेशन में तो मैं ना तो अन्य भागीदारों के विरुद्ध कोई वाद ला सकती हूँ चाहे वो संविदा से उद्भूत हो रहा हो या फिर इस अधिनियम में कोई अधिकार दिया है तो उसको प्रवर्तन मैं उस भागीदार के विरुद्ध नहीं कर सकती ना तो फर्म के विरुद्ध करा सकती हूँ। उसके लिए मेरे को क्या जरूरी है कि उस रजिस्ट्रेशन में मैं अपना नाम भी डलवाऊँ संशोधन करवाऊँ। तो क्या है भागीदार के नाते में कोई वाद नहीं ला सकती क्योंकि भागीदार होने के लिए आपको भागीदारी प्रूव करनी पड़ेगी प्रूव करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन मैं पर्सनल कैपेसिटी में तो ला सकती हूँ ना भाई देखो मेरे पैसे उस व्यक्ति से बाकी है भागीदार के रूप में नहीं ला सकती हूँ बस। तो धारा 2 बताती है कि फर्म की ओर से भी फर्म द्वारा या फिर फर्म की ओर से भी कोई भी संविदा में उद्भूत किसी अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए कोई वाद वाले व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता जब तक कि फर्म रजिस्ट्रेशन ना हो और जो वाद ला रहे हैं ना वो व्यक्ति फर्म के रजिस्टर में फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित ना हो। तो आप फर्म द्वारा या फिर फर्म की ओर से नहीं ला पाओगे किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध। यदि फर्म ने किसी पर व्यक्ति को माल बेचे हैं तो अब फर्म के नाते फर्म के नाम से आप नहीं ला सकते क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फर्म का नाम है। लेकिन फिर आप पर्सनल कैपेसिटी में तो ले सकते हो मैंने उस व्यक्ति को माल बेचा है तो मेरा वसूल करो पैसा। आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि फर्म है हमारी। तो धारा 3 ये बताती है कि धारा 1 और 2 के जो प्रावधान है किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार के प्रवर्तित कराने में लाए जाने वाले मुद्राई के दावे या फिर अन्य कार्यवाही पर भी लागू होंगे। जैसे कि कोई पर व्यक्ति है वो माल सप्लाई करता है आपकी फर्म को तो वो
अगर उसके माल के कुछ भी बाकी वगैरह है तो उसके लिए आप वाद लेके आ सकता है फर्म के नाम पर भी, क्योंकि परिवर्ती के अधिकार पर तो प्रभाव पड़ नहीं रहा, लेकिन फर्म जो है उसने अगर कोई एडवांस पैसे दे रखे थे या फिर उस फर्म का कोई बकाया था तो वो उससे सेट ऑफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो फर्म के नाम से कर रहा है, फर्म का ही नहीं। तो वो 10,000 रुपये का वाद लेके आया यहाँ पर, तो फर्म के भी उसको पे कुछ 500 रुपये बाकी थे, तो आप उसको सेट ऑफ नहीं करवा सकोगे 500 रुपये काट ले, क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन उपधारा 1 और 2 के जो भी प्रावधान है उसका प्रभाव निम्न पर नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई फर्म है उसके विघटन के लिए या फिर विघटित फर्म की जो है लेखा लेने के लिए अगर कोई वाद ला रहा है भागीदार, तो वो ला सकता है, फर्म का विघटन करवा सकता है और विघटित फर्म के लिए लेखा भी मांग सकता है, और विघटित फर्म की जो संपत्ति प्राप्त हुई उसमें भी किसी अधिकार या शक्ति को प्रवर्त करवा सकता है। तो विघटन में ये नहीं कहा जाएगा कि भाई फर्म ही नहीं है तो विघटन कैसे होगा, विघटन के लिए बाद लाया जा सकता है। और दूसरा है कि अगर कोई दिवालिया भागीदार है तो उसकी संपत्ति प्राप्त करनी है ना अगर फर्म से, तो भी कोई शासकीय समुद्देशी या फिर रिसीवर या फिर न्यायालय प्रेसिडेंसी नगर दिवालिया अधिनियम 1909 के या फिर प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अधीन जो भी शक्ति है उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया है तो वो किसी फर्म में था ना, तो उसकी वहाँ फर्म से संपत्ति भी निकाली जाएगी, ये नहीं कहा जाएगा कि भाई फर्म ही नहीं थी तो उसकी कहाँ से संपत्ति। तो ऐसे में फर्म के रजिस्टर्ड होने या फिर अरजिस्टर्ड होने का कोई मतलब नहीं है। और धारा 4 ये बताती है कि ये धारा निम्न को लागू नहीं होगी। तो पहला तो कहाँ है, जहाँ फर्म जो है ऐसी जगह कारोबार कर रही है जहाँ पे उस राज्य क्षेत्र में जहाँ इसका अधिनियम का विस्तार नहीं है, फिर उस भाग में है राज्य के जहाँ पे इस अधिनियम का विस्तार नहीं है, तो उस पर लागू होना ही नहीं है। तो जहाँ ये अधिनियम लागू ही नहीं है वहाँ तो मैंडेटरी है ही नहीं, वहाँ प्रोविजन ही नहीं है आपको रजिस्टर कराने का, तो फिर आप न्यायालय में जाओगे तो भागीदारी अपनी सिद्ध कर सकते हो ना। और दूसरा, आप 100 रुपये से जो अधिक की राशि है ना उसका वाद या मुजराई का दावा कर सकते हो। तो अब कोई आपसे 1,000 रुपये मांग रहा है तो आप 100 रुपये एडजस्ट कर सकते हो या 100 रुपये का वाद ला सकते हो, उस पर ये धारा प्रभाव नहीं डालेगी। अगर वो जो वाद है वो प्रेसिडेंसी नगरों के प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय अधिनियम 1882 की धारा 19 में विदिष्ट किस्म का ना हो, और प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम 1887 की द्वितीय अनुसूची में विदिष्ट किस्म का ना हो, ये भी जरूरी है। जनरली आप ये समझ लो ना कि 100 रुपये से अनधिक का अगर कोई वाद है ना 100 रुपये तक का, तो उसके लिए आप वाद या मुजराई कर सकते हो, वो यहाँ जो बताया वो किस्म का नहीं होना चाहिए। अब दूसरा भी एक और कंडीशन की, अगर निष्पादन में किसी भी कार्यवाही या अन्य कार्यवाही को जो कि ऐसे वाद या दावे से आनुषंगिक या उद्भूत हो, उस पर भी इस धारा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन निष्पादन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो इस धारा को ध्यान में नहीं लगाया जाएगा। मतलब जो न्यायालय निर्णय देगा ना उसमें तो नहीं लिख सकता कि भाई भागीदार है इसको इतने रुपए एडजस्ट करने हैं, इतने रुपए का वापस दावा बनता है। लेकिन जब निष्पादन होगा ना तब आप ये कर सकते हो कि अरे जो एक्स है भागीदार है उसने 1,000 रुपये पहले एडवांस पेमेंट कर रखा था, तो निष्पादन में कट जाएंगे वो पैसे। तो निष्पादन की कार्यवाही में इस धारा का प्रभाव नहीं होगा। बस जजमेंट देखते टाइम ना आपकी जो भागीदारी है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि भागीदारी है। तो अब धारा 70 बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी भी कथन, संशोधित कथन, सूचना, प्रज्ञापन को हस्ताक्षरित करता है, उसमें कोई ऐसी विशिष्ट अंतर्विष्ट है जो कि मिथ्या है या फिर सत्य है, ये आपको विश्वास नहीं है उसके, तो आपको 3 मास तक के कारावास से और जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब धारा 71 में राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति दी हुई है। तो धारा 1 में तो फीस भी कर सकेगी, जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज भेजे जाएंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, फिर दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जरूरी है। लेकिन इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि अनुसूची 1 में बताई हुई, उससे अधिक फीस नहीं निर्धारित कर सकती फर्म क्या राज्य। और धारा 2 में बताया हुआ है कि जहाँ भी इस अधिनियम में बताया हुआ है ना कि विहित किया जाएगा वहाँ राज्य सरकार नियम बना के विहित कर देगी। और धारा 3 बताती है कि जो भी नियम बनाए जाएंगे उनका पूर्व प्रकाशन होगा, क्योंकि जनता को पहले दिखाया जाएगा कि हाँ ऐसे नियम बन गए हैं। और धारा 4 बताती है कि इस नियमों को यथाशीघ्र राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अब धारा 72 लोक सूचना का ढंग बताती है कि अगर आपको लोक सूचना देनी होती है ना भागीदारों वगैरह को, तो कैसे दी जाएगी। तो काम में बताया हुआ है कि अगर भागीदारी फर्म आपकी रजिस्ट्रीकृत है, तो अगर भागीदार निवृत्त हो रहा है या फिर आप निकाल रहे हो किसी भागीदार को, या रजिस्ट्रीकृत फर्म का विघटन हो रहा है, या फिर रजिस्ट्रीकृत फर्म में कोई ऐसा व्यक्ति भागीदार था जो कि फायदे के लिए भागीदार था और अब प्राप्तव्य था और अब वो प्राप्तव्य हो गया है, तो वो बनना चाह रहा है या नहीं बनना चाह रहा है, इसका निवारण के लिए जो भी सूचना देनी होती है उसको लोक सूचना। तो कैसे देगा, वो पहले फर्मों के रजिस्ट्रार को धारा 63 के दिन पहले सूचना दे देगा, फिर उसके बाद में एक तो शासकीय राजपत्र में और एक देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में इसकी सूचना देगा, जो उस जगह में जहाँ पे फर्म या तो कारोबार कर रही है या फिर उसका मुख्य स्थान है। तो इस सूचना का प्रकाशन करना है आपको शासकीय राजपत्र में और जो जिले का एक लोकल देशी भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में। तो अगर आपकी फर्म रजिस्ट्री करनी है तो अन्य दिशा में आपको कहाँ सूचना देनी है, शासकीय राजपत्र में और देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में जिसका परिचालन जिले में हो, और जहाँ पर आपकी फर्म कारोबार या स्थान करी मुख्य स्थान है उसका वहाँ पर प्रकाशित करना है आपको। रजिस्ट्री करते तो एक एडिशन ये हो गया, बस रजिस्ट्रार को भी सूचित करना है आपको धारा 63 में। अब धारा 73 निश्चित हो गई 1938 में, धारा 74 में व्यावृत्ति दी हुई है, तो इसका प्रभाव कहाँ नहीं होगा। तो अगर इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले कोई भी अर्जित उद्भूत उपगत कोई अधिकार बाध्यता है दायित्व है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा बताया है कि कोई भी कार्यवाही या फिर उपचार जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूरा आपने साइन कर ली उस पर लागू नहीं होगा, कार्यवाही या उपचार जो पहले हो गई है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है इसके प्रारंभ होने से पहले आपने कोई भी बात सहन कर ली है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा है भागीदारी से संबंधित कोई भी अधिनियम जो इस अधिनियम से पहले चल रहे थे और इसको अभिव्यक्त निरसन नहीं किया गया तो वैसे ही चलता रहेगा। और पांचवा है भागीदारी से संबंधित दिवाली के जो भी नियम है वो चलते रहेंगे। और लास्ट है कोई भी अन्य नियम जो कि इस अधिनियम से संगत नहीं है वो भी वैसे चलता रहेगा। अब अनुसूची 1 में फीस बताई हुई है, तो धारा 58 के लिए 3 रुपये मतलब कि बस, बाकी सबके लिए 1 रुपये है। धारा 58 के रजिस्ट्रेशन करोगे तो 3 रुपये लगेंगे, बाकी क्योंकि धारा 60 से 64 के अधीन जो भी आवेदन है उसके लिए 1 रुपये है। धारा 58 के लिए 3 रुपये, 58 के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए 3 रुपये बस। और बाकी रजिस्टर की जिल्द के रजिस्ट्रेशन के लिए भी 8 आना और इसके लिए भी 8 आना, और फर्म का रजिस्टर की प्रतियां प्राप्त करनी है आपको तो उसके लिए 4 आना, प्रति 100 शब्द या उसके किसी भाग के लिए 4 आना।